आज का टॉपिक स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, कन्वेक्स और कनकेव। एक स्फेयर को आप सोचिए, उसका हाफ हमने काट लिया तो क्या बनेगा? एक बाहर वाला सरफेस बनेगा और एक अंदर वाला सरफेस बनेगा। अंदर वाला सरफेस क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? कनकेव। और बाकी जो हाफ रह गया था उसमें भी दो सरफेस बनेंगे, एक भीतर वाला और एक बाहर वाला। जो बाहर वाला होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, अंदर वाला ओपेक होगा। चलिए इसको हम बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। चलिए, एक स्फेयर स्फेयर को हमने दो टुकड़ों में बांट लिया। पहला टुकड़ा ये काट लिया, तो इसमें दो तरह के सरफेस बनते हैं, एक तो अंदर और एक तो बाहर। ये जो बाकी का पार्ट है उसको भी हमने सेम तरह के काट लिए, वो भी एक बाहर वाला और एक अंदर वाला, जो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करेगा और एक ओपेक सरफेस की तरह काम करेगा। चलिए देखते हैं। इस सरफेस में रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है, मतलब कन्वेक्स मिरर में बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा और अंदर वाला जो होगा वो ओपेक होगा। सिमिलरली कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर होगा और बाहर वाला क्या होगा? ओपेक सरफेस। चलिए अब रे की बात करें तो रे अगर आके कन्वेक्स मिरर पे हिट किया तो क्या होगा? रिफ्लेक्ट बैक करके चारों तरफ बिखर जाएगा, मतलब डाइवर्जिंग एक्शन दिखा रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे डाइवर्जिंग मिरर। अब कनकेव मिरर क्या करेगा? यहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, तो रे आएगा, आके हिट करेगा और एक ही पॉइंट पे आके फोकस पे मीट हो जाएगा। ये कन्वर्ज हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग मिरर। याद रखिए। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन टर्म्स की बात करते हैं। पहले एक ट्रांसपेरेंट स्फीयर को आप हमने ले लिया। सोचिए एक ट्रांसपेरेंट स्फीयर के बारे में। उसका उसको जो सर्कल बना है उसका मिड पॉइंट को हमने सी पकड़ा और उसको दो मिरर में डिवाइड करना है, जैसे कि मैंने पिछले लाइन में किया था। तो दो मिरर बनेंगे, एक तो कनकेव मिरर बनेगा और एक कन्वेक्स मिरर बनेगा। जो सेंटर वाला पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे सी। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन देखिए। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। मतलब मिरर का पार्ट जो है उसको एक स्फीयर की तरह सोचिए और बीच वाले पॉइंट मतलब सेंटर में अगर सी पॉइंट को अगर सोचे उसी को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट देखिए, पोल की अगर बात करें, पोल है जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ द मिरर। मतलब स्फेयर का जो एक पार्ट होता है उस स्फेरिकल सरफेस कहलाता है, उसका सेंटर वाला पार्ट, मतलब ये जो स्फेयर वाला स्फेरिकल सरफेस बना है ना किसी भी मिरर के लिए, कॉनकेव कन्वेक्स दोनों के लिए, उसका सेंटर मतलब देखिए, सेंटर मतलब क्या है? ये देखिए, ये जो पूरा आपने पूरा जो मिरर ले लिया उसका सेंटर क्या है? पी पॉइंट। तो ये पी पॉइंट को हम बोलेंगे पोल। समझ में आया? ओके चलिए, नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। सी और पी को जोड़ते हुए एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग पोल ऑफ द मिरर टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट जो आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये सी से पी तक का डिस्टेंस जो है उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको आर द्वारा डिनोट किया जाता है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच द मिरर इज अ पार्ट। डेफिनेटली इसको अच्छे से आप समझ लीजिए, क्योंकि ये रटने वाली चीज नहीं है, एक बार अच्छे से समझ लिया तो पूरा चीज आपको याद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर किसे कहते हैं? हमने एक कनकेव मिरर ले लिया। कनकेव मिरर में डेफिनेटली सी आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आ गया पी पोल, आप प्रिंसिपल एक्सिस को जोड़ दिए। अब रे आया, रे आके जो अंदर वाले सरफेस होंगे उसमें क्या होगा? हिट करेगा। हिट करने के बाद क्या होगा? रिफ्लेक्ट करके एक पॉइंट पे मीट होगा। जो पॉइंट पे मीट हो रहा है उसको हमने नाम दे दिया एफ। तो ये आ गया फोकस। तो देखिए, कनकेव मिरर द रिफ्लेक्टिंग रेज मीट एट पॉइंट एफ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एफ पॉइंट पे मीट कर रहा है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे कनकेव मिरर का। तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है। अब कन्वेक्स मिरर की अगर बात करें तो देखिए, कन्वेक्स मिरर के लिए हमने ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया। तो ये बन गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बन गया पोल और ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गया। अब रे आया, रे आके रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होके बाहर की तरफ जाने लगे। अगर ये रिफ्लेक्टेड रे को हमने डॉट डॉट करके एक पॉइंट पे मिलाया जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, तो उस पॉइंट को हम नाम देंगे क्या? एफ। तो ये बन गया फोकस। अब देखिए कन्वेक्स मिरर का डेफिनेशन, प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन कैसे बनता है? A convex mirror of the reflecting rays do not meet at any point, but the appear to come from a straight from a point F on the principal axis। जैसे कि
ए पॉइंट से वो आ रहा है, ऐसे लग रहा है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। ओके, अब चलिए देखते हैं, कनकेव मिरर का जो फोकस है वो रियल वाला होगा, और कन्वेक्स मिरर जैसे कि लग रहा है कि अंदर से आ रहा है, तो ये वर्चुअल फोकस होगा। अच्छे से याद रखिए, रियल और वर्चुअल कौन से होते हैं। चलिए, फोकल लेंथ की बारी। आप फोकल लेंथ किसे कहते हैं एक बार देख लेते हैं। फोकल लेंथ का अगर डेफिनेशन की बात करें, द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। मतलब क्या है, देखिए ये डायग्राम को देखिए, फोकस से पोल के तक जो डिस्टेंस है, दैट इज पी एंड एफ का जो डिस्टेंस है यहां पर, इसको हम फोकल लेंथ बोलेंगे। किसके लिए, कनकेव के लिए। यहां पर भी देखिए, प्रिंसिपल फोकस और डेफिनेटली पोल का जो डिस्टेंस एफ द्वारा डिनोट किया गया है, इसको हम क्या बोलेंगे, डेफिनेटली बोलेंगे फोकल लेंथ। और यहां से भी बोल सकते हैं पी और एफ जितना है, सी और एफ उतना है, तो ये सी और एफ भी फोकल लेंथ बनेगा। सेकेंड, डेफिनेटली चलिए, तो इसका एक रिलेशन भी है। क्या है वो रिलेशन, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के जो रिलेशन है, एफ इक्वल टू आर बाई टू। क्या है, एफ इक्वल्स टू आर बाई टू। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हमने डिस्कस किया, ये बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में, तो आपको इसको अच्छे से देखना है। आज का टॉपिक रे डायग्राम। रे डायग्राम में इमेज हमको मिलता है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी मिरर के सामने बैठा होता है। जैसे कि ये डॉगी क्या कर रहा है, एक मिरर के सामने बैठा हुआ है, तो इसका इमेज आ रहा है और ये खुद एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। चलिए, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम कब होता है, जब कोई हम रे डायग्राम से इसका मेथड से निकालेंगे। चलिए देखते हैं कैसे होता है। रे डायग्राम क्या होता है, इट इज अ मेथड ऑफ लोकेटिंग द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। जैसे कि मान ले ये एक कौन सा इमेज आ गया, एक इरेक्ट इमेज होता है, ये आ गया मैग्नीफाइड इमेज जो बड़ा होता है, ये आ गया इन्वर्टेड इमेज जो उल्टा होता है, और ये आ गया डिमिनिश्ड इमेज। चलिए देखते हैं, रे डायग्राम के कुछ रूल्स होते हैं। बेसिक रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करें उसको पहले मैं डिस्कस कर देता हूं। एक स्केल और पेंसिल से आप क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ये जो स्ट्रेट लाइन होगा ये बन गया प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद फिर से स्केल का मार्किंग लेंगे, 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस में एक पॉइंट पी को रखेंगे आप। ओके, ये पी क्या बनेगा, पोल। ओके, अब नेक्स्ट एक कर्वेचर ड्रॉ करना है जो मिरर की तरह काम करेगा, तो डेफिनेटली प्रोटेक्टर से हम इसको ड्रॉ करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऐसे एक मार्किंग कीजिए और इसका बाहर की तरफ डॉटेड वर्जन कर दीजिए, क्योंकि ये ओपैक सरफेस होगा, अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगा। दोनों मिरर के लिए अलग होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स के लिए। ये कनकेव मिरर की मैं बात कर रहा हूं। चलिए बढ़ते हैं, फिर 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस में पीपोल से एक पॉइंट को बनाइए जो फोकस होगा। फिर से उसमें मार्किंग कर दीजिए एफ। फिर से मार्क स्केल से हम 2 सेंटीमीटर दूर में और एक पॉइंट बनाएंगे जिसको हम कहेंगे सी, जिसको हम जिसका नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो ये स्फीयर का जो पूरा भाग है उसका सेंटर बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए, अब कैसे ड्रॉ करना है, देखिए, सी से एफ 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, एफ से पी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं। अब देखिए, रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि पहला रूल, a ray of light which is parallel to the principal axis of a concave mirror passes through the focus। मतलब ये एक कनकेव मिरर है, जो एक इमेज बनेगा, कहां बनेगा, जो पैरेलल में होगा। किससे होगा, जब एक लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में होगा। कैसे बनेगा देखते हैं हम। ये आ गया ऑब्जेक्ट, इसका नाम दे दिया ए बी, ये लाइट गया, लाइट किस तरफ गया ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में गया। तब क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा। रिफ्लेक्ट बैक करके कहां आएगा, डेफिनेटली फोकस के ऊपर से रिफ्लेक्ट बैक करेगा। याद रखिए, जब भी कोई रे कनकेव मिरर पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाएगा तो रिफ्लेक्ट बैक करके फोकस में से निकल जाएगा। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे आ गया। चलिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो रूल नंबर 2। देखते हैं रूल नंबर 2 में क्या है। जब एक लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेगा कनकेव मिरर में, सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा है, सी है, तो वो कैसे काम करता है देखिए। देख, एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, ये आ गया ए बी, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, तो इसका रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जब पास करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ये इंसिडेंट रे आएगा, मिरर में हिट किया तो रिफ्लेक्ट कहां से करेगा, सेम पाथ पे। याद रखिए, सेम पाथ पे, ये बन गया रिफ्लेक्टेड रे, और सेम पाथ पे ही रिफ्लेक्ट बैक करके चला जाएगा। ये 2 नंबर रूल था। अब चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ।
क्या है रूल नंबर 3? अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, जब रे ऑफ लाइट फोकस में से पास करेगा और कनकेव मिरर पे हिट करेगा तो क्या होगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। कैसे काम करता है हम देखेंगे। चलिए, ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, किससे पास करवाना है? फोकस से। तो ये फोकस में से लाइट आया, कहां हिट किया? डेफिनेटली कनकेव मिरर पे हिट किया, इंसिडेंट रे। अब रिफ्लेक्ट बैक करेगा। देखिए ग्रीन कलर का जो लाइट देख रहे हैं हम और रे देख रहे हैं वो रिफ्लेक्टेड रे है। तो कहां गया? ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना उसके पैरेलल में निकल गया रिफ्लेक्टेड रे। नंबर 3 रूल बहुत अच्छे से इसको याद करके जाइएगा, क्योंकि रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ये सारे चीज होना जरूरी होता है। और आखिरी वाला जो रूल होता है नंबर 4 रूल, क्या होता है देख लीजिए। अ रे ऑफ लाइट व्हिच इज इंसिडेंट ऑन द पोल, जब कोई रे ऑफ लाइट पोल पे हिट करेगा कनकेव मिरर पे तो क्या होगा? रिफ्लेक्ट बैक करेगा और कुछ एंगल बनाएगा। देखिए कैसे काम करता है। ये आ गया हमारा इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट। तो ए भी आ गया ऑब्जेक्ट। अब ये सीधा जाके पोल पे हिट कर रहा है। ओके, पोल पे हिट करने से क्या बनेगा? एक एंगल, एंगल हो गया। कौन सा वाला एंगल हो गया? देखिए ए पी बी, आप नाम दे सकते हैं। ये जो एंगल बना इसके लिए रिफ्लेक्टेड रे भी एक एंगल बनाएगा, और ये जो इंसिडेंट रे जो एंगल बना रहा है जिसको हम आई मार्किंग कर रहे हैं इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट एंगल। ओके, अब ये रिफ्लेक्ट बैक कर गया, रिफ्लेक्ट बैक करने से भी एक एंगल बना, अब उसका नाम देते हैं आर। रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बना रहा है उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। हमें पता ही है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में से हमें पता है कि एंगल आई और एंगल आर इक्वल होते हैं, वही ना। तो चलिए अब रे डायग्राम्स कुछ ड्रॉ करेंगे। जो 4 रूल्स मैंने बताया एक तरफ आपको एक ही पेज पे दिखा देते हैं कैसे काम कर रहा है। जब इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो कहां जाएगा? रिफ्लेक्ट होके फोकस में से गुजर जाएगा। ओके, नंबर 1 पॉइंट है ये। नंबर 2 पॉइंट क्या था? इंसिडेंट रे अगर सी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेगा तो रिफ्लेक्टेड रे वही पाथ फॉलो करेगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, सेम पाथ फॉलो करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड के। नेक्स्ट रूल नंबर 3 क्या था? जब इंसिडेंट रे डेफिनेटली फोकस में से पास करेगा तो क्या होगा? ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगा। और नंबर 4 देखिए आप, ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे कहां से आया? पोल में आके जब गिरेगा तब क्या होगा? रिफ्लेक्ट बैक करेगा, रिफ्लेक्ट बैक करके कहां जाएगा? डेफिनेटली एक एंगल क्रिएट करेगा, जो एंगल आई और एंगल आर इक्वल होंगे। तो ये 4 रूल्स आपको याद रखने हैं, सिर्फ 4 रूल्स हैं ये। अगर इसको आपने याद रखा तो कोई भी आपका रे डायग्राम कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। चलिए देखते हैं रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करना होता है। देखिए इसके लिए कुछ मैं जो 4-5 नियम है रे डायग्राम क्या तो मैंने बता दिए। और अब चलिए, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखेंगे, आप बोलेंगे बियॉन्ड सी क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखेंगे तो कैसे ड्रॉ करना होता है। देखिए पहले हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। उसके लिए हम एक बीच पॉइंट, बड़ा पॉइंट पे आप नाम दे दो पी, 3 सेंटीमीटर दूर से, आखिरी वाला लाइन से 3 सेंटीमीटर दूर से पी दे दो, और ये यहां पर कनकेव मिरर ड्रॉ कर दो। ओके हो गया, बढ़िया। अब उससे 2 सेंटीमीटर दूर पे फोकस एफ एक पॉइंट ले लो, और उससे फोकस से 2 सेंटीमीटर दूर पे एक पॉइंट ले लो सी। ये 3 पॉइंट आपको ऐसे ही लेने हैं। ऐसे अगर लोगे तो कोई भी तरह की दिक्कत नहीं आएगा, रे डायग्राम हमेशा करेक्ट आएगा, बहुत बढ़िया आएगा। चलिए, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड रखना है हमें इमेज ऑब्जेक्ट, तो हम क्या करेंगे? 1 सेंटीमीटर दूर पे एक ऑब्जेक्ट को ले लेंगे, और ये ऑब्जेक्ट बना ए बी। चलिए हो गया। अब हमें ड्रॉ करना है। चलिए, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हट गया। अब चलिए कैसे ड्रॉ करना है। तो हम ए बी ऑब्जेक्ट से रे को निकालेंगे। पहला रे जाएगा जो पैरेलल होगा किससे? प्रिंसिपल एक्सिस से, हिट करेगा, फोकस से निकल जाएगा रिफ्लेक्ट बैक होके, क्योंकि ये हमने कुछ देर पहले पढ़ा है कौन सा वाला रूल में। नेक्स्ट, फोकस से जो डायरेक्ट पास कर जाएगा, जो जाके हिट करेगा मिरर पे, तो वो तो डेफिनेटली एक एंगल बना के पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस में चला जाएगा। ये जो हमने देखा यहां पर 2 रे यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, एक जगह मीट कर रहा है। कहां पर मीट कर रहा है? देखिए ये जो वाला पोर्शन है यहां पर क्रॉस कर गया, मतलब यहां क्या बनेगा? यहां इमेज बन जाएगा। तो इसको हमने एक पॉइंट दे दिया और ये बना दिया इमेज, ठीक है, इसको बना दिया इमेज। तो इमेज का ए बी ऑब्जेक्ट था और इमेज जो बना ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज क्या बना? बी डॉट ए डॉट, मतलब उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। उल्टे को हम क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड।
चलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होता है देख लेते हैं। पोजीशन ऑफ द इमेज कहां पर है, देखिए बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमारा इमेज बन चुका है। कहां बना, फिर से देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ये बना आपका इमेज। तो पोजीशन ऑफ द इमेज की अगर बात करें तो सी एंड एफ के बीच में है। दूसरा है नेचर। देखिए नेचर रियल होगा, कनकेव मिरर में जब भी लेफ्ट साइड में आपका कोई भी इमेज क्रिएट होगा उसका हमेशा रियल होगा, याद रखिए। अगर राइट साइड में होता, जबकि इस तरफ होता, तो वर्चुअल होता। जितने भी लेफ्ट साइड वाले इमेज होंगे जहां पर होंगे वो हमेशा रियल होगा। और नेक्स्ट जो होगा वो है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्या है, देखिए ए बी जो ऑब्जेक्ट था तो सीधा था, यहां पर इमेज आके उल्टा हो गया, तो ये क्या बन गया, इन्वर्टेड बन गया। अब साइज देखिए, जो ऑब्जेक्ट का साइज था ए बी उससे छोटा बन गया। छोटा मतलब क्या होता है, इसमें डिमिनिश्ड होता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी अगर पूछे तो ऐसे आपको करना है। नेक्स्ट वाले पे देखिए, ऑब्जेक्ट एट सी, अगर हमने सी पे रख दिया, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया, तो क्या होगा, वैसे ही आपको प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेना है और एंड पॉइंट से 3 सेंटीमीटर दूर आपको पी पॉइंट ड्रॉ कर लेना है, उसके 2 सेंटीमीटर दूर एफ फोकस, उससे 2 सेंटीमीटर दूर सी ड्रॉ कर लेना है। और सी पे हमें क्या रखना है, ऑब्जेक्ट को रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट एट सी बोला है ना। ये सारे कंडीशन देके आपको ड्रॉ करने को देते हैं। तो क्या आएगा, अब देखिए रे कैसे काम करेगा, ये गया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट बैक करेगा और फोकस में से निकल जाएगा, बढ़िया। अब देखिए दूसरा वाला, देखिए ये गया फोकस में से और ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में निकल जाएगा। तो कहां ब्रेक क्रॉस कर रहा है, मतलब कहां कट कर रहा है, ये वाला पोर्शन पे कट कर रहा है। तो यहां क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा इमेज। और ये में इमेज जो होगा वो इन्वर्टेड तो जरूर होगा लेकिन सेम साइज वाला होगा। देखिए ए बी और बी डॉट ए डॉट सेम साइज वाला है, क्योंकि याद रखिएगा जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे जो इमेज क्रिएट होगा सेम साइज वाला होगा, आप देख रहे हैं। चलिए इसका नेचर देख ले, पोजीशन कहां पर है, डेफिनेटली जब हम ऑब्जेक्ट को सी पे रखेंगे तो इमेज भी सी पे ही क्रिएट होगा। और नेचर क्या होगा, नेचर रियल होगा, मैंने पहले ही बता दिया, जितने भी मिरर के लेफ्ट साइड वाले इमेज आएंगे वो सारे रियल होंगे। और क्या होगा, इन्वर्टेड, जरूर देख पा रहे हैं आप इन्वर्टेड, और डेफिनेटली सेम साइज। ये जो पॉइंट्स मैंने लिख दिया, पोजीशन, नेचर, ये सारे आपको लिखने हैं एग्जाम पे, सिर्फ ड्रॉ करने से नंबर नहीं मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट वाला ड्राइंग देखते हैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे, धीरे धीरे करके पास ला रहे हैं हम। तो क्या होगा, पहले वाले की तरह एक्सिस ड्रॉ कर लो, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल ले लो, फोकस ले लो, सी ले लो। ये सारे मैं बार बार नहीं बताऊंगा कैसे ड्रॉ करना है, अभी तक 2-3 जो पिक्चर आपने ड्रॉ किए हैं उससे आपको याद हो जाएगा। अब कहां रखना है, सी और एफ के बीच में। तो हमने सी और एफ के बीच में रख दिया, क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट को रख दिया। चलिए कैसे रे काम करेगा, ये गया, हिट किया और ये फोकस में से निकल जाएगा, ठीक है, बढ़िया। और एक रे जाएगा फोकस में से और रिफ्लेक्ट बैक करके ये चला गया। तो क्रॉस कहां किया, देखिए 2 रे यहां पर क्रॉस किया, यहां पर क्रॉस किया, मतलब यहां क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो इमेज ऐसे बनेगा, तो ये आ गया बी डॉट ए डॉट, ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बना बी डॉट ए डॉट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, पोजीशन कहां पर है, बियॉन्ड सी, क्योंकि सी के बाहर है। और कैरेक्टरिस्टिक्स में इमेज का जो नेचर आएगा पहले बता दो, रियल होगा कि इन्वर्टेड होगा, डेफिनेटली रियल होगा। अब दूसरी तरफ देखो, इन्वर्टेड होगा क्या, हाँ उल्टा हो रहा है तो इन्वर्टेड होगा। और साइज क्या होगा, सेम, छोटा या बड़ा। देखो ए बी ऑब्जेक्ट का बी डॉट ए डॉट जो इमेज बना है ये तो बड़ा बना गया ना, तो ये डेफिनेटली मैग्निफाइड होगा, बड़ा हो गया मतलब मैग्निफाइड होगा। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट एट एफ, ऑब्जेक्ट एट एफ, चलिए ये चला गया हमारा, क्या चला गया, प्रिंसिपल एक्सिस। उसी तरह आप ड्रॉ कर लो पी, उसी तरह एफ सी। अब कहां पर रखना है, फोकस पे रखना है। फोकस पे ए बी को हमने खड़ा कर दिया, ये वाला क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब कैसा रे काम करेगा, ये गया हिट किया और ये गया निकल गया फोकस में से। दूसरा जो आएगा फोकस में आएगा, फोकस में सीधा निकल जाएगा, तो क्या होगा, ये हमें ऐसे मिलेगा। तो कहां ऑब्जेक्ट हो रहा है, पोजीशन कहां पर हो रहा है, देखिए पोजीशन हो रहा है इंफिनिटी पे, क्योंकि 2 रे कभी नहीं मिलेंगे, ये जो 2 रे हैं कभी नहीं मिलेंगे, तो ये हमें मिलेंगे कहां पे, इंफिनिटी पे। तो पोजीशन ऑफ द इमेज बन गया इंफिनिटी। नेचर क्या होगा, रियल होगा।
इन्वर्टेड होगा और हाईली मैग्नीफाइड हो जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट को हम कहां पर रखने से, फोकस में रखने से। और इस ड्राइंग का, कनकेव मिरर का आखिरी वाला जो ड्राइंग है, मतलब ऑब्जेक्ट को हम P और F के बीच में से रखेंगे तो क्या होगा। देखिए ऑप्टिकल एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस में हमने ड्रॉ कर लिया और यहां पर पोल आ गया, C और F दोनों ही आ गए। अब हमको रखना है F और P के बीच में, तो F और P के बीच में रखना, A भी रख दिया। तो ये अब कैसे काम करेगा, देखिए ये आया रे और ये निकल गया F में से। दूसरा वाला ये ऐसे रिफ्लेक्ट बैक होके फोकस में से निकल जाएगा। अब देखिए इसको हमने अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकाल दिए तो क्या होगा, तो देखिए ये आके यहां पर मीट करेगा। जैसे कि देख रहे हैं, जैसे लग रहा है कि मिरर के पीछे में, पीछे से आ रहा है, तो इसलिए यहां पर क्रॉस कर रहा है। यहां पर क्रॉस कर रहा है मतलब यहां पर इमेज बनेगा, बियॉन्ड मतलब बिहाइंड द मिरर इमेज बनने लगेगा। एक ही कंडीशन है कनकेव मिरर का, जब हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तब बिहाइंड द मिरर इमेज बनता है। अब देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा, पोजीशन कहां पर है, डेफिनेटली बिहाइंड द मिरर, वेरी गुड। नेचर क्या है, डेफिनेटली देखिए बिहाइंड द मिरर मतलब मैंने पहले बोला था, जब बिहाइंड द मिरर होगा तब क्या होगा, वर्चुअल। और इधर लेफ्ट साइड वाले में हुए तो क्या होता है, रियल। तो यहां पर बिहाइंड द मिरर मतलब वर्चुअल। 2 नंबर इरेक्ट हुआ, क्या इरेक्ट मतलब सीधा, उल्टा हो रहा था, इन्वर्टेड हो रहा था अभी तक, लेकिन इस कंडीशन पे सिर्फ इरेक्ट हो गया। नंबर 3 बड़ा हुआ, ए बी ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ा हो गया, तो ये बन गया मैग्नीफाइड इमेज। तो ये था रे डायग्राम कनकेव मिरर के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये जो 5-6 ड्रॉ करवाए हैं हमने, इसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि ये सारे एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पकड़ के देखिए, खोल के देखिए, तो देखने आपको मिलेगा कि ऐसे क्वेश्चन भर भर के आते। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी ये छूट गया था हमारा पिछले वीडियो में कनकेव मिरर में। चलिए अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहा तो कैसे ड्रॉ करना है, ये आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, हमने ड्रॉ कर लिया कनकेव मिरर, ये पोल बन गया। 2 सेंटीमीटर दूर में हमने क्या फोकस को करना है, फिर से 2 सेंटीमीटर दूर पे हमें क्या करना है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से रे आएगा ना, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को रखिए, रख के ये दोनों तरफ 1-1 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्यों, पैरेलली रे हमें लाना है। तो देखिए कैसे काम करेगा, ये आया रे, पहला रे जो हिट किया और निकल गया फोकस में से, ओके। और ये आया दूसरा रे जो हिट किया और ये भी निकल गया फोकस में से। तो ये हमें क्या देख रहा है, कहां पर ये क्रॉस हुए, ये क्रॉस हुए फोकस में। तो यहां क्या बना, यहां बन गया इमेज। और ये इमेज जो बना, ये किस तरह की इमेज बनी, पोजीशन कहां पर है, फोकस में। तो पोजीशन ऑफ द इमेज आपको लिखना है, जो इंफिनिटी पे पोजीशन होगा तो उसके लिए इमेज कहां बनेगा। नेचर ऑफ द इमेज होगा, देखिए रियल, ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में हो रहा है तो रियल होगा। और इन्वर्टेड होगा क्या, जरूर होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में जितने भी मिरर के बनते हैं रियल और इन्वर्टेड होता है। और हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, या आप कह सकते हैं कि ये पॉइंट साइज इमेज बनेगा। हाईली डिमिनिश्ड की जगह आप पॉइंट साइज इमेज भी बोल सकते हैं। चलिए क्विक रिवीजन दे देते हैं, रिवाइज ऑल मिरर रे डायग्राम्स इन 3 मिनट्स। चलिए कैसे काम करता है, ये पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज, ये चारों कॉलम मैंने बना लिए क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि रिवीजन चल रहा है कनकेव मिरर का। इसके बाद कन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम हम करवाएंगे। तो इंफिनिटी पे अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो क्या आएगा, ऐसे रे डायग्राम आएगा, अभी अपने आपको दिखाया। तो कहां पर बनेगा पोजीशन, ये फोकस पे बनेगा, ओके। साइज क्या आएगा, हाईली डिमिनिश्ड आएगा, एग्जैक्टली। नेचर क्या आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, पहला पॉइंट खत्म। दूसरा हम रखेंगे फोकस में, एट फोकस पे रखने से क्या होगा, फोकस पे अगर रखेंगे तो ये बनेगा इनफिनिटी पे जाके इमेज बनेगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। और क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट वाला देखिए, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी पे अगर रखेंगे मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर, तो क्या होगा, बिटवीन एफ एंड सी पे आपका इमेज बन जाएगा। आप देख पा रहे हैं, ये ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं। डिमिनिश तो होगा ही, छोटा होगा, और रियल और इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट वाला पॉइंट, बिटवीन एफ एंड सी, अर्थात यहां पर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमने ये रख दिया, क्या रख दिया, आपका ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो कहां बनेगा, बियॉन्ड सी,
डेफिनेटली, और मैग्नीफाइड होगा और ये रियल इन्वर्टेड हो जाएगा। अब चलिए सी पे अगर रखने से क्या होगा, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर के रखने से सी पे ही ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा। तो क्या होगा, डेफिनेटली एट सी, और सेम साइज होगा और रियल इन्वर्टेड होगा। ये 5 जो कंडीशन होते हैं इसके लिए हमेशा नेचर ऑफ द इमेज को देखिए, रियल और इन्वर्टेड होते हैं। देखिए ये पूरा जो है रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड आप देख पा रहे हैं, पूरा पोर्शन रियल इन्वर्टेड। अब आखिरी कंडीशन, जब पोल और फोकस के बीच में हमने ये पोजीशन रख दिया तो क्या होगा, देखिए ऐसा काम करेगा। तो ये पोल और फोकस के बीच में रख दिया तो ऑब्जेक्ट कहां बना, बियॉन्ड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो बिहाइंड द मिरर बनने से इसका क्या होगा, डेफिनेटली मैग्नीफाइड होगा, वर्चुअल और इरेक्ट, एक ही कंडीशन जहां पर ये वर्चुअल इरेक्ट होता है, ये इस कंडीशन पे। तो इसको अच्छे से करके जाइएगा, ये आपको डेफिनेटली मिलेगा एग्जाम में। चलिए ये रिवीजन हो गया, आप बढ़ते हैं एक न्यूमेरिकल की तरफ। अ कनकेव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, 10 सेंटीमीटर। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर so as to obtain image in real inverted and same size। अब कहां पर रखने से रियल इन्वर्टेड और सेम साइज मिलेगा, जिसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो कैसे गिवन डेटा में आप देख लीजिए कि ऐसे आपको ड्राइंग को आपको इस सोचना है, क्योंकि सेम साइज का कहां बनता है, एक ही कंडीशन पे बनता है। अगर आपने ऑब्जेक्ट को सी पे रखा तो सेम साइज वाला इमेज आपको सी पे ही मिलेगा। The image formed by a concave mirror real inverted and the same size, so object should be placed at C। Definitely, very good। तो F तो दिया गया है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, क्या फाइंड करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C। चलिए देखते हैं फॉर्मूला क्या है, C इक्वल टू 2F हमें पता है, क्योंकि C और P से डिस्टेंस जितना होता है वो क्या होगा, CAP प्लस PF के बराबर, मतलब ये सारे इक्वल डिस्टेंस के होते हैं। अब सॉल्यूशन देखिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो फोकल लेंथ को, क्या बन गया 20 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका आंसर। ओके, बहुत आसान वाला न्यूमेरिकल था, लेकिन कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है, आपको ये डेफिनेटली पढ़ के जाना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आ गया 20 सेंटीमीटर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल फिर से है, एक एमसीक्यू है। We wish to obtain an erect image of an object using concave mirror of focal length 15 centimeter। Okay, focal length बनाया गया है। What should be the range of the distance of the object from the mirror। एक न्यूमेरिकल, बड़ा वाला न्यूमेरिकल, 4 पॉइंट हमें करना है। तो चलिए कैसे है, अब देख क्या होगा। नंबर 1 का क्वेश्चन, What should be the range of distance of object from the mirror in order to obtain the erect image of an object with concave mirror। The object should be at a distance less than the focal length। हमें अगर ये इरेक्ट इमेज होना चाहिए तो ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ से लेस होगा, क्योंकि पोल और फोकल लेंथ के बीच में ऑब्जेक्ट को अगर रखेंगे सिर्फ वही कंडीशन पे आपको इरेक्ट और वर्चुअल मिलेगा। दैट्स व्हाई द फोकल लेंथ यहां पर दिया गया है 15 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट को लेस देन 15 पे रखना है। मैं फिर से बता रहा हूं, एक ही कंडीशन पे कनकेव मिरर इरेक्ट और वर्चुअल करता है, कब, जब पोल और फोकल के बीच में आपको ऑब्जेक्ट को रखना है। तो फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर, लेस देन 15 पे रखोगे तो इरेक्ट हमको मिल जाएगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर क्या होगा, ऑब्वियसली वर्चुअल एंड इरेक्ट एक ही कंडीशन पे होता है, जब पोल और फोकस के बीच में रखे। इज लार्जर और स्मॉलर, डेफिनेटली इमेज विल बी लार्जर, मैग्नीफाइड इमेज हो जाएगा। ड्रॉ द रे डायग्राम। अब रे डायग्राम को देखिए, ये आ गया आपका रे डायग्राम। तो कैसे काम कर रहा है देखिए, ये हमने रख दिया फोकस और पोल के बीच में एक ऑब्जेक्ट को ए बी, उसका हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया आप देख पा रहे हैं, बिहाइंड द मिरर ड्रॉ कर जो डायग्राम बना है ए डॉट बी डॉट, ये वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, मैग्नीफाइड होगा, एंड डेफिनेटली ये सारे कंडीशन इस कंडीशन पे फॉलो करते हैं। चलिए ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है। सुनीता टेक्स अ मिरर व्हिच इज depressed at the center and mount it on a mirror stand and erect an enlarged image of her face is formed। ये कंडीशन को आप मार्किंग कीजिए, क्या हो रहा है, इरेक्ट हो रहा है और enlarged हो रहा है इमेज। She placed the mirror at on a stand along the meter scale 15 centimeter mark। ये 15 सेंटीमीटर मार्क में वो रखा है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर सी माउंटेड अ वाइट स्क्रीन एंड मूव इट बैक एंड
Fourth, along the meter scale wheel sharp, well-defined inverted image of a distance tree is formed at a 35 सेंटीमीटर मार्क। कहां पर ये ट्री का मार्क हुआ है? 35 सेंटीमीटर है। तो ये मिरर का नाम बताना है, फोकल लेंथ बताना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, अब कनकेव मिरर की अगर बात करें तो फोकल लेंथ क्या होगा, वो निकल माइनस करना पड़ेगा। 35 सेंटीमीटर में बना है और 15 सेंटीमीटर का वो मार्क किया है, तो माइनस कर दो, तो कनकेव मिरर का फोकल लेंथ बन गया 20 सेंटीमीटर। बिकॉज द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू ईच अदर। 2 नंबर पॉइंट का आंसर देखिए, व्हाई डज सुनीता गेट शार्प इमेज ऑफ द डिस्टेंस बिल्डिंग एट 35 सेंटीमीटर? कि 35 सेंटीमीटर में क्यों इसका शार्प इमेज बन रहा है? बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट रे पैरेलल टू ईच अदर, after reflection from the concave mirror meet at focus, product should be sharp and focus। इसलिए एक बहुत ही यूनिक और बढ़िया न्यूमेरिकल है ये। फॉर द गिवन टेबल शोइंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, यहां पर एक टेबल दिया गया है जहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ दिया गया है। आपको क्या निकालना है? आउट ऑफ द थ्री इन व्हिच केस द मिरर विल फॉर्म इमेज हैविंग सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसमें से कौन से कंडीशन पे ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज सेम होगा? और नंबर 2, उसका रे डायग्राम निकालो। तो कैसे निकालना है इसका? देखिए, ये जो कंडीशन है आपके, ये कंडीशन पे आपको क्या है? द मिरर विल फॉर्म द इमेज इन द सेम साइज एज द केस नंबर 3, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ है 10। आप फोकल लेंथ 10 मतलब सोचिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा? 20, क्योंकि फोकल लेंथ से डबल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 हुआ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 हुआ, तो मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रहेगा ना ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहा तो सेम साइज वाला इमेज भी मिलेगा आपको, इसीलिए नंबर 3 कंडीशन फॉलो कर रहा है। ये वाला डायग्राम आप देख लीजिए। नंबर 2, नेक्स्ट चलिए, यूज ऑफ अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का यूज क्या होता है? कनकेव मिरर जो लाइट व्हीकल्स होते हैं उसका हेडलाइट पावरफुल पैरेलल बीम निकालते हैं, इसलिए लाइट्स एंड व्हीकल हेडलाइट में यूज होता है। नंबर 2, सेविंग मिरर में यूज होता है। सेविंग मिरर, सेविंग जो मिरर होता है, सेव करने के लिए जो मिरर होता है। नंबर 3, डेंटिस्ट जो यूज करते हैं, दांतों के डॉक्टर होते हैं, वो लार्ज इमेज को देखने के लिए, दांत का लार्ज इमेज देखने के लिए ये यूज करते हैं। नंबर 4, सोलर फर्नेस में यूज होता है। सोलर फर्नेस में यूज होता है। ये 4-5 यूजेस आपको देख के जाना है। 5वां है डॉक्टर्स हेड मिरर, कनकेव मिरर और ऑल्सो यूज टू द डॉक्टर्स हेड मिरर। ठीक है, जो बॉडी पार्ट देखते हैं जैसे कि नोज हो गया, थ्रोट हो गया, ईयर हो गया, टीथ हो गया, ये सारे देखने के लिए वो यूज करते हैं। तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चन है। यूजेस ऑफ कनकेव मिरर बहुत बार पूछा जा चुका है। अब चलिए हम डिस्कस करेंगे रे डायग्राम ऑफ किसका? कन्वेक्स का। तो चलिए, रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम। रूल नंबर 1 क्या होगा? जब कोई रे पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस का कन्वेक्स मिरर के लिए, तो कैसे बनेगा? डाइवर्जन एक्शन क्रिएट करेगा। देखिए, ये हमने एक लाइन ड्रॉ किया प्रिंसिपल एक्सिस का, 3 सेंटीमीटर दूर हमने पोल ले लिया। पोल कहां पर लिया? ये देखिए, 3 सेंटीमीटर दूर में एक पोल ले लिया। पोल में हमने क्या ड्रॉ कर दिया? कन्वेक्स मिरर। उससे 2 सेंटीमीटर दूर में फोकस करो, उससे 2 सेंटीमीटर दूर में सी सेंटर ऑफ कर्वेचर करो। अब क्या आएगा? यहां पर हमने रख दिया क्या? ऑब्जेक्ट। तो क्या आएगा? ये रे आएगा, रिफ्लेक्ट करेगा और चला जाएगा, जैसे कि लगेगा कि ये फोकस से आ रहा है। ये वर्चुअल होगा डेफिनेटली। चलिए, रूल नंबर 2 क्या कहलाता है? देखिए, रूल नंबर 2 बोल रहा है जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से कन्वेक्स मिरर पे आएगा तो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा सेम पाथ पे। देखिए, ये वही वाला डायग्राम आ गया। अब ये आ गया ऑब्जेक्ट, ये आ गया रे, और ये जैसे लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर मीट होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट बैक करके चला जाएगा, लग रहा है। नेक्स्ट, रूल नंबर 3 क्या आएगा? रूल नंबर 3 कह रहा है जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस में डायरेक्टेड टुवर्ड प्रिंसिपल एक्सिस, तब क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। देखिए, वही वाला रे आ गया, ऑब्जेक्ट ये आ गया। प्रिंसिपल एक्सिस में क्या होगा? रिफ्लेक्ट बैक करके सी से जब निकलेगा तो पैरेलल हो जाएगा। ये 3 नंबर रूल था। नंबर 4 रूल क्या कहलाता है? देखिए एक बार, रे ऑफ लाइट व्हिच इंसिडेंट ऑन द पोल ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, जब कोई पोल में हिट करेगा तो रिफ्लेक्ट बैक करके सेम एंगल बना देगा। जैसे कि ये आ गया ऑब्जेक्ट, ये पोल में से निकला, तो क्या होगा? एंगल बना रहा है आई। ओके,
तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा तो ये आर एंगल बना देगा। ये 4 रूल्स होते हैं कन्वेक्स मिरर के लिए। जैसे कि कनकेव मिरर का मैंने पिछले वीडियो में पूरा डिस्कस करवा दिया था, ये कन्वेक्स के लिए। चलिए अब रे डायग्राम देखते हैं। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो क्या होगा, ये पहले हमको ड्रॉ कर लेना है प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बाद सी, उसके बाद 2 सेंटीमीटर में एफ, उसके बाद 2 सेंटीमीटर में पी आ गया। तो उसमें पी में क्या करेंगे, हम कन्वेक्स मिरर को ड्रॉ कर लेंगे। तो एक ऑब्जेक्ट को रखना है कहां पर, इंफिनिटी पे। तो इंफिनिटी पे रखेंगे तो उसका रे आके हिट करेगा सरफेस पे, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वहां पर, किसके, कनकेव कन्वेक्स मिरर के। तो ये रिफ्लेक्ट बैक होके कहां चले जाएंगे, बाहर की तरफ। अगर इसका हर एक पोर्शन को हमने डॉटेड करके जोड़ा तो कहां जुड़ जाएगा, फोकस में। जैसे कि फोकस से ये सारे रे निकल रहे हैं, तो इसलिए ये बन गया फोकस में। तो ये पोजीशन कहां पर बना, देखिए पोजीशन बन गया फोकस में एट एफ। इसका नेचर क्या होगा, राइट साइड में 100% वर्चुअल, एग्जैक्टली। और इसका डेफिनेटली इरेक्ट होगा कि इन्वर्टेड होगा, राइट साइड मतलब इरेक्ट होगा, हमेशा बता दिया हूं मैंने आपको। और नेचर में और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड या फिर बोल सकते हैं आप पॉइंट साइज इमेज। हाईली डिमिनिश्ड या फिर बोल सकते हैं पॉइंट साइज। याद रखिएगा क्या, कन्वेक्स मिरर के सिर्फ 2 ही रे डायग्राम है, एक इंफिनिटी पे और नंबर 2 एट एनी पोजीशन, किसी पोजीशन पे। तो ये इंफिनिटी वाला रे डायग्राम था, आपने शायद कर लिया होगा। अब चलिए एट एनी पोजीशन, इंफिनिटी, पोल और कन्वेक्स मिरर पे कहीं पर रख दो, इन बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। चलिए तो ये आ गया ड्राइंग, जैसे कि आपको करना है CFP ऐसे आपको ड्रॉ करना है। और ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, कहां पर रखा, एट एनी पोजीशन। तो कैसे ये रे आएगा, देखिए ये रे आया, रिफ्लेक्ट करके चला गया, और ये एक रे आया जो सी पे मीट होकर रिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब ये दोनों, एक तो रे फोकस से निकल रहा है लग रहा है, दूसरा रे निकल रहा है सी से। तो यहां पर क्रॉस किया तो यहां पर क्या बन जाएगा, बन जाएगा हमारा इमेज। क्रॉस किया ना उस पॉइंट पे तो वहीं पे तो इमेज बनेगा ना। तो इमेज जो था वो क्या हो गया, ए डॉट बी डॉट, मतलब ऑब्जेक्ट था ए बी और इमेज बन गया ए डॉट बी डॉट। ए डॉट बी डॉट जो है वो सीधा है, मतलब इरेक्ट है, राइट साइड में है तो वर्चुअल है। अब देखिए इसका पोजीशन क्या आता है, पोजीशन ऑफ द इमेज कहां पर है, एट एफ पे, मतलब फोकस और पोल के बीच में आएगा ये एक्चुअल में। तो ये पी एंड एफ के बीच में आएगा। नेचर क्या होगा, डेफिनेटली वर्चुअल, डेफिनेटली इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, साइज जो है छोटा होता है। चलिए शॉप, सिक्योरिटी शॉप में ये जो आप देख रहे हैं सिक्योरिटी शॉप वाला पूरा कवर किया है मॉल को, तो ये कौन से वाले मिरर है, तो डेफिनेटली ये जो मिरर है डेफिनेटली कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो आप ये सारे यूज जो होते हैं ना, इसको आप डेफिनेटली पढ़िएगा। Why is convex mirror used as a rear view mirror in vehicle? रियर व्यू जो होता है ना, जो ड्राइवर कार चला रहे होते हैं उसका राइट साइड में जो देखने के लिए व्यू मिरर होता है उसको रियर व्यू मिरर बोलता है। ये कन्वेक्स मिरर ही क्यों होता है, ये और एक यूजेस है। देखिए इसका जो कारण है, कन्वेक्स मिरर क्या करता है, वाइड व्यू देता है, मतलब पूरा आपको पीछे का जो सिनेरियो है आपको पूरा दिखे। क्यों दिखे, अगर ये पूरा नहीं दिखेगा तो पीछे क्या हो रहा है ये आपको नहीं दिख पाएंगे, तो आपका जो पीछे से कौन कार आ रहा है या फिर क्या आ रहा है नहीं दिख पाएंगे। तो इसलिए कन्वेक्स मिरर को हम यूज करते हैं। द इमेज फॉर्म्ड इन अ कन्वेक्स मिरर इज डिमिनिश्ड ड्यू टू व्हिच कन्वेक्स मिरर गिव्स अ वाइड व्यू। ये डिमिनिश्ड प्रोड्यूस करता है ना मिरर, जो ऑब्जेक्ट होता है उसका डिमिनिश्ड मतलब छोटा वाला इमेज देता है, इसलिए हमें पूरा कवर होना चाहिए, पूरा कवरिंग के लिए हम ये यूज करते हैं। और प्लेन मिरर का क्या होता है, नैरो फील्ड व्यू होता है, इसलिए हम प्लेन मिरर को यूज नहीं करते। चलिए वाई कन्वेक्स मिरर यूज्ड रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, ऑलरेडी हमने ये बता दिया है कि इन्वर्टेड इमेज होता है। एक तो देखिए इन्वर्टेड इमेज होता है मतलब डेफिनेटली कन्वेक्स मिरर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो कनकेव मिरर का तो एक तो उल्टा दिखता है इसलिए हमें नहीं दिखता, हमें उल्टा लिखेगा तो क्लियर विजन नहीं होगा, मतलब जो ड्राइवर चला रहे हैं उसको दिक्कत आ जाएगा। तो ये सारे चीज प्रॉब्लम के लिए हम नहीं करते। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट। कैसे होगा, तो ये प्लेन मिरर पे होगा, कनकेव, कन्वेक्स या फिर कोई भी। देखिए तो इसका जो राइट आंसर है आइदर प्लेन और कन्वेक्स मिरर, मतलब क्यों, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड इन अ मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट। इरेक्ट का भी होता है, आइदर प्लेन होगा या फिर कन्वेक्स होगा, इसलिए। तो इसका प्लेन
कैसे, देखिए प्लेन का कैसे काम करेगा। आप अगर खड़े हो गए किसी प्लेन मिरर के, ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इरेक्ट इमेज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस वेयर यू ऑब्जेक्ट इज। ऐसे आपको प्लेन मिरर के आगे खड़े होंगे तो ऐसे दिखेगा। आप देखिए कनकेव मिरर कैसे काम करेगा। तो कनकेव मिरर तो ऐसे काम करते हैं, रे डायग्राम को आपको बता ही चुका हूं कि कनकेव मिरर का रे डायग्राम क्या करेगा कि ये डेफिनेटली कनकेव मिरर जब फोकस और पोल के बीच में रख देंगे तो पीछे क्या होगा, ये इनलार्ज्ड और डेफिनेटली आएगा। तो ये कन्वेक्स मिरर का कैसे काम करेगा, ये कन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस इरेक्ट इमेज, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का इरेक्ट इमेज क्लियर करता है। चलिए, both plane and convex mirror produced erect image. Name a mirror that can give an erect and enlarged image of an object. concave mirror क्या बोला, कंडीशन क्या है, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड क्या है, कनकेव मिरर में हो सकता है कब, जब फोकस और पोल के बीच में हम रखेंगे। आज का टॉपिक कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। 90% स्टूडेंट से ऊपर इसमें प्रॉब्लम आते हैं। कैसे इसको सॉल्व करना है, एकदम से पूरा समझ में आए ऐसा ही ये वीडियो है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो किसी चीज को रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं होगा, सिर्फ आपको ये देखने से ही पूरा समझ में आ जाएगा और पूरा याद भी रह जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ये डिस्कवर किया था सर डिस्क्रिट्स ने। तो ये कैसे काम करता है चलिए देखते हैं। पहले जो जैसे ग्राफ पेपर होता है उसमें आप एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट मार्क कर लीजिए। जैसे ये आ गया हमारा कोऑर्डिनेट्स। अब इसमें क्या होता है, राइट साइड वाले में क्या होता है, प्लस एक्सिस होता है। तो हमने यहां पर प्लस जो 1 से 5 तक मार्किंग कर लेना है। और लेफ्ट साइड हैंड साइड में भी ये लेफ्ट -1 से -5 तक मार्क कर लेना है। अब वाई एक्सिस ऊपर में 1 से 5 तक प्लस वैल्यू और नेगेटिव वाई एक्सिस में 1 से 5 तक नेगेटिव वैल्यू। अब चलिए इसको कैसे मिरर में कन्वर्ट करें। देखिए ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ये O कहलाएगा, और यहां पर अगर मिरर हमने ड्रॉ कर दिया तो ये क्या बन गया, O पोल बन जाएगा। तो चलिए बिहाइंड द मिरर, ये कॉनकेव मिरर है तो बिहाइंड द मिरर दो फोकल पॉइंट बनेंगे F2 और 2F2 हो गया। और सामने फ्रंट ऑफ द मिरर क्या होगा, F1 और 2F1। याद रखिए F1 और 2F1 जितना दूरी पे होगा F2 और 2F2 उतना ही दूरी पे होगा। तो ये आपको ही पता तो चल गया होगा क्योंकि आपने जरूर ये जो वीडियो हमने डाला है कनकेव और कन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम के ऊपर वो देख लिया होगा। अगर नहीं देखे हो तो चैनल पे अभी है, जाके देख लीजिएगा। चलिए तो ये हमारा आ गया कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का पूरा डायग्राम। अब देखिए कैसे याद रखना है, कौन सा प्लस होगा, कैसे रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखिए अब ये अगर ऑब्जेक्ट को हमने F और 2F के बीच में रखा तो क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। मतलब हमेशा ऑब्जेक्ट को मिरर के लेफ्ट में रख के ड्रॉ करना होता है। कंडीशन नंबर 1 समझ लिए, हर वक्त हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है मिरर के। ओके, तो ये इमेज आ गया, इमेज ड्रॉ हो गया राइट हैंड साइड पे, हो सकता है कभी कभी लेफ्ट हैंड साइड में भी हो, तो इमेज आ गया। नंबर 2 पॉइंट हमेशा याद रखना, ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से सभी डिस्टेंस पैरेलल में होगा। और डेफिनेटली जो ऑप्टिकल सेंटर है ना, ऑप्टिकल सेंटर जो हमें O कहलाता है, उसके रिगार्डिंग हमें यूज करना है, उसके रिगार्डिंग हमें मेजर करना है। ठीक है। नंबर 3 पॉइंट देखिए, डिस्टेंस जो राइट ऑफ द ओरिजिन होगा, मतलब ये जो ऑप्टिकल एक्सिस है इसमें जो राइट साइड में जितने भी डिस्टेंस होंगे वो पॉजिटिव में होगा, और लेफ्ट साइड में मिरर का जो लेफ्ट साइड वाला होगा जितने भी डिस्टेंस हम लेंगे वो नेगेटिव में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट 3 नंबर पॉइंट है। फिर बता रहा हूं, ऑप्टिकल सेंटर मतलब मिरर के जो बीच वाले पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर, उसमें राइट साइड में जितने पॉइंट होंगे वो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जितने वैल्यू आएंगे वो सारे नेगेटिव में आएंगे। नंबर 4 ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला। चलिए बढ़ते हैं नंबर 4। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो मेजर कर रहे हैं, जो एबव वाला होता है, एबव वाला मतलब ये ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर वाला जो डिस्टेंस होगा ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू। मान लीजिए यहां पर कोई ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया तो ऑब्जेक्ट हाइट हो गया, तो ऑब्जेक्ट हाइट ऊपर में हाथ मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। अगर नीचे होगा तो क्या होगा, नेगेटिव में आएगा। देखिए ये आ गया डिस्टेंस, तो ये हमेशा पॉजिटिव में हो गया।
अगर नीचे डिस्टेंस आए तो क्या होगा, नेगेटिव में। द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो आएगा वो हमेशा नेगेटिव में आएगा। फिर बता रहा हूं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर में जितने भी हाइट मेजर करेंगे पॉजिटिव में, और नीचे जितने हाइट होंगे वो नेगेटिव में आएगा। ओके, अब देखिए ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट से जो भी है हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब देखिए नंबर 6 पॉइंट, फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर हमेशा नेगेटिव में आता है, याद रखिएगा। और ये फोकल लेंथ क्यों नेगेटिव में आता है, क्योंकि जितने भी रे आते हैं वो रिफ्लेक्ट करके कहां पर मीट होते हैं, फोकस में। फोकस कहां पर है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर मतलब नेगेटिव वैल्यू। अब देखिए फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, क्यों आते हैं। अब देखिए फोकल लेंथ हमेशा कन्वेक्स मिरर के क्यों पॉजिटिव आता है, क्योंकि फोकल लेंथ हम अगर बात करें तो क्या आएगा, कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा बिहाइंड द मिरर बनता है। बिहाइंड द मिरर मतलब देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट ओ है, उसमें राइट साइड में आ रहा है वैल्यू। राइट साइड मतलब हमेशा पॉजिटिव में, इसीलिए इसको हमें हमेशा पॉजिटिव में डालना होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का फॉर्मूला होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल करने के लिए आपको ये हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, हमेशा याद होना चाहिए। तो ये फोकल लेंथ कैसे काम करता है, या फिर इसका किसको पॉजिटिव मिले, तो इसको हमेशा आपको याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आएगा सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब आपको याद होना चाहिए कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या होता है। वी यू और एफ क्या होता है, वी यू एफ ये तीनों चीज मिरर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी है इमेज डिस्टेंस, यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और एफ है फोकल लेंथ। ठीक है, और मिरर का जो फॉर्मूला बनते हैं वो बनते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ओके, अब मैग्निफिकेशन और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है, साइज ऑफ द इमेज जिसे हम कहते हैं h2 बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसे कहते हैं h1। तो h2 बाय h1 का रेशियो है मैग्निफिकेशन। और एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है m इक्वल टू माइनस v बाई यू, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन h2 बाई h1 को हम माइनस v बाई यू लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा न्यूमेरिकल करने के लिए कुछ मिरर फॉर्मूला हमें याद रखने हैं। वी यू एफ और तीनों चीज के अलावा हमें क्या करना है, इन तीनों चीज के ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि वी इमेज डिस्टेंस होता है, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, और एफ फोकल लेंथ होता है, जिसका ये फॉर्मूला बनता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अगर फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे तो कुछ भी नहीं न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। और यहां मैं बता दूं कि मिरर फॉर्मूला एक तरह के नहीं, 3 से 4 टाइप के होते हैं। यहां पर मैं पूरा 3 से 4 टाइप का टोटल जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो सारा सॉल्व करवा दूंगा। एनसीईआरटी से शुरू करके सब कुछ आपका हो जाएगा, तो ये सिर्फ देखते रहिए। तो मैग्निफिकेशन की बात करूं तो साइज ऑफ द इमेज बाई साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट h2 बाई h1 होता है, हमें पता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आज का न्यूमेरिकल। जो टाइप ए न्यूमेरिकल है हम वो पहले डिस्कस करते हैं। टाइप ए न्यूमेरिकल में जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, जो हमें अभी कुछ देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था कि ये मिरर का फॉर्मूला होता है। ऑलवेज रिमेंबर, ये चीज आपको याद रखना है कि कब u पॉजिटिव नेगेटिव होता है, v पॉजिटिव नेगेटिव होता है, f पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तब आप ये पूरा चीज समझ में जाएंगे। देखिए u हमेशा नेगेटिव में होता है क्योंकि मिरर के फ्रंट में रहता है। याद रखिए, कोई भी चीज अगर मिरर के फ्रंट में हो तो वो हमेशा नेगेटिव में होगा। u क्या होता है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा मिरर के फ्रंट में रहता है, इसलिए हमेशा वो नेगेटिव में आएगा। कनकेव कन्वेक्स दोनों के लिए नेगेटिव में आएगा। ठीक है, अब चलिए एफ की बारी, फोकल लेंथ की बात करते हैं। फोकल लेंथ कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होगा और फोकल लेंथ कनकेव के लिए नेगेटिव होगा। आप बोलेंगे क्यों होगा, देखिए क्यों का अगर बात करें तो फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर का कहां पर होता है, बियॉन्ड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, तो इसलिए वो पॉजिटिव। और कनकेव के लिए वो फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, इसलिए वो नेगेटिव। आपको सिर्फ याद रखना है कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ डेफिनेटली पॉजिटिव और कनकेव के लिए फोकल लेंथ डेफिनेटली नेगेटिव होता है। ठीक है, और भी की अगर बात करें, भी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस की अगर बात करें तो कनकेव मिरर में 5 ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें वो नेगेटिव वैल्यू में आएगा। एक कंडीशन होगा जब वो पॉजिटिव में आएगा। कब वो होगा, जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होगा, तब क्या बनेगा, तब वो भी कहां पर बनेगा ना, डेफिनेटली बिहाइंड द मिरर। ये सारे चीज आपको याद रखने हैं, न्यूमेरिकल करते करते आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं, ये सारे चीज आपको स्क्रीनशॉट हो चुका होगा। चलिए शुरू करते हैं पहला न्यूमेरिकल।
An object is placed at a distance of 36 cm from a concave mirror of focal length 12 cm. Find the image distance. यहां पर क्या दिया गया है, एक ऑब्जेक्ट है जो 36 सेंटीमीटर के दूरी पे है कनकेव मिरर से और उसका फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा। पहले पहले आसान वाले न्यूमेरिकल आएंगे, धीरे 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 करके स्टैंडर्डिटी बढ़ते जाएगा। तो चलिए इसका एक इमेज ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया कनकेव मिरर, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ फॉर फोकस और पी इज द पूल। तो ये क्या है, हमें क्या है 36 सेंटीमीटर पे कनकेव मिरर का एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो ए भी ऑब्जेक्ट है और ये u आ गया जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताया गया है न्यूमेरिकल पे 36 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ उसका 12 सेंटीमीटर बताया गया है। ठीक है, चलिए हमें क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस भी निकालना है। तो ये बन गया इमेज और इसका ए डॉट बी डॉट इमेज आ गया और इसका डिस्टेंस कहां पर है, वी हमें निकालना है। तो गिवन डेटा में देखिए यू हमेशा क्या में आता है, नेगेटिव में आता है, कनकेव कन्वेक्स दोनों के लिए नेगेटिव। तो ये आ गया v इक्वल टू -36 सेंटीमीटर, बढ़िया। और फोकल लेंथ किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए माइनस बताया है मैंने, तो ये आ गया -12। क्यों आया मैं एक बार बता दूं, ये है मिरर के बीच में ये जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इस एक्सिस को। प्रिंसिपल एक्सिस के जो लेफ्ट मिरर का जो लेफ्ट हैंड साइड होता है ये और राइट हैंड साइड होता है ये, तो लेफ्ट हैंड साइड जो जितने भी यहां बनेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर का इमेज बनेगा या फिर फोकल लेंथ बनेगा, वो सारे नेगेटिव में आएंगे। देखिए यहां पर u भी लेफ्ट हैंड साइड में है, v भी लेफ्ट हैंड साइड में है, f भी लेफ्ट हैंड साइड में है, इसलिए सारे नेगेटिव बनेंगे। तो चलिए फोकल लेंथ नेगेटिव आ गया, हमें निकालना है v। तो कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला तो आसान वाला है, 1/v + 1/u = 1/f। हमें निकालना है v, तो v को सब्जेक्ट कर दो और बाकी सारे चीज लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड में ले चले गए। तो क्या बना, 1/v = 1/f - 1/u। अब सिर्फ वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करने से ही तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। देखो आप प्लस प्लस माइनस में से प्लस बन जाता है, तो -1/12 जैसे था वो रह गया और माइनस ऑफ -1/36, तो +1/36 बन गया। तो इसको सोल्यूशन कैसे करें, तो इसका एलसीएम निकालो। 12 और 36 का एलसीएम क्या होता है, 36 होता है। तो 36 12 × 3 36 होता है, तो 3 × -1 तो -3 बन गया और 36 को 1 से डिवाइड करोगे तो 36 से आएगा, तो 1 × 1 को 1। ये तो क्लास 2-3 में सीखे होंगे, तो ये इसका कोई जरूरत नहीं है डिस्कशन करने की, फिर भी मैं बता दिया। तो चलिए, तो ये भी कितना आएगा, 1/v = -2/36। तो अब इसको उल्टा कर दो तो कितना आएगा, तो ये आ गया v = 18 सेंटीमीटर। तो 1/v = आया था -1/18, तो v = -18 सेंटीमीटर। तो हमें यहां पर फाइंड द इमेज डिस्टेंस पता करना था। इमेज कहां पर है, -18 सेंटीमीटर पे, मतलब फ्रंट ऑफ द मिरर पे। कहां पे, मतलब फ्रंट ऑफ द मिरर। द इमेज इज फॉर्म्ड इन द एट द फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, चलिए 18 सेंटीमीटर पे बढ़ते हैं दूसरे वाले न्यूमेरिकल पे। देखिए दूसरा न्यूमेरिकल क्या है, at what distance from concave mirror of focal length 10 cm should be an object be placed so that image is from 20 cm behind the mirror। यहां पर फोकल लेंथ किसका दिया गया है, दिया गया है कनकेव मिरर के लिए। तो फोकल लेंथ कनकेव मिरर का क्या होता है, नेगेटिव में आता है। क्या बोला है कि कहां पर इमेज को प्लेस करना है, यू निकालना है कि हमें इमेज मिले कहां, हमें ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करना है, जैसे कि इमेज को हमें बिहाइंड द मिरर 20 सेंटीमीटर पे मिले। चलिए ये अगर पहले मैंने ड्रॉ कर लिया तो फोकल लेंथ आ गया 10 सेंटीमीटर। अब हमें यहां पर इमेज मिला है कहां पर, बिहाइंड द मिरर, कितनी दूरी पे, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो हमें ऑब्जेक्ट को कहां रखने से ये सारे चीज मिलेंगे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है यहां पर। तो ये आ गया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट एक ही कंडीशन पे बिहाइंड द मिरर, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक ही कंडीशन पे कनकेव मिरर का बिहाइंड द मिरर बनता है फोकस और पोल के बीच में रखने से। तो ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमें निकालना है ये डिस्टेंस, मतलब यू हमें निकालना होता है। फोकल लेंथ बताइए कनकेव मिरर के लिए क्या होता है, ऑब्वियसली नेगेटिव में। अब v क्या आएगा, v बिहाइंड द मिरर, राइट साइड में आया है। ये देखिए ये मिरर है, राइट साइड में आया है, राइट साइड मतलब प्लस, तो v आ गया +20 सेंटीमीटर। बढ़िया, हमें निकालना है u। चलिए तो u कैसे निकालें, 1/v + 1/u = 1/f। तो u को सब्जेक्ट कर दो, बाकी सारे चीज को राइट हैंड साइड में ले चले जाओ और इसको सिंपल आप वैल्यू पुट करो। तो f का वैल्यू -10, v का वैल्यू 20 आ गया। सिंपल सिंप्लीफिकेशन कर दो, कुछ नहीं, एलसीएम 20 और जैसे सिंप्लीफिकेशन करते हैं वैसे ही सिंप्लीफिकेशन कर दो। तो ये आ गया 1/u = आई थिंक -3/20।
तो उल्टा कर दो, u इक्वल टू -20/3 तो आ गया 6.67 -6.67 मतलब इमेज को ऑब्जेक्ट को हमें मिरर से 6.67 सेंटीमीटर फ्रंट में रखना है, तभी हमें ये सारे कंडीशन मिलेंगे, मतलब इमेज को हम 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर फॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6.67 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं, धीरे धीरे करके स्टैंडर्डिटी बढ़ते जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। अब आया है कन्वेक्स मिरर, 20 सेंटीमीटर फ्रंट में रखा है हमने, इसका जो इमेज बना है वो कहां पर बना है, 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर मतलब कन्वेक्स लेंस हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है इमेज, और ये कनकेव और कन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन अगर पता नहीं, रे डायग्राम पता नहीं, तो इस चैनल पे मिल जाएगा, एनिमेटेड वीडियो मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से आपको ये सॉल्व कर पाएंगे। चलिए फोकल लेंथ निकालना है, तो पहले तो ड्रा कर लो ये पिक्चर। तो ये आ गया कन्वेक्स मिरर और ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट ए बी। तो हमें ये दिया गया है 20 सेंटीमीटर में, और इमेज हमने पाया है कि 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। अब हमको पता करना है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मतलब पी से एफ का डिस्टेंस। देखिए ये फोकल लेंथ हमें निकालना है। तो अब क्या क्या गिवन डेटा, पहले बताओ ये जो इमेज ऑब्जेक्ट रखा है हमने 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, ये नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, हमेशा नेगेटिव में, तो u आ गया -20, क्योंकि u कॉनकेव कन्वेक्स दोनों के लिए नेगेटिव में आता है। अब v कितना आएगा, v 15 सेंटीमीटर, क्यों, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। और फोकल लेंथ चाहिए हमें, तो फोकल लेंथ का हमको निकालना है, वही फॉर्मूला लगाओ, 1/v + 1/u = 1/f। अब क्या आया, तो सॉल्यूशन में सिर्फ f का वैल्यू को हमें ऐसे निकालना है, जैसे सॉल्यूशन करते हो वैसे ही करते जाओ, कोई नहीं। अब तो 15 और 20 का कितना आएगा, 60 आ जाएगा एलसीएम। तो 60 15 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा, 20 से 3 को तो 4 - 3/60 = 1/f। तो 1/f कितना आएगा, 1/60। और तो f कितना आएगा, 60 सेंटीमीटर। देखो f फोकल लेंथ हमें निकालना था, हमने निकाल लिया। और फोकल लेंथ कन्वेक्स का कहां पर होता है, राइट साइड में, मतलब बिहाइंड द मिरर में होता है, तो इसलिए पॉजिटिव वैल्यू में आएगा। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल, फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज 60 सेंटीमीटर। ओके, चलिए थोड़ा थोड़ा करके टफ होता जाएगा न्यूमेरिकल। चलिए ये टाइप 1 न्यूमेरिकल हो रहा है ये। एन इमेज इज फॉर्म्ड 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर। इमेज कहां पर हुआ है, 5 सेंटीमीटर दूरी पे कन्वेक्स मिरर के। फोकल लेंथ बताया गया है। अब ऑब्जेक्ट कहां पर है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें पता करना है। देखो गिवन डेटा में ये आ गया हमारा बिहाइंड द मिरर इमेज आ गया a.b. जो कि है 5 सेंटीमीटर दूरी पे, तो भी हमें मिल गया 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब ए बी जो ऑब्जेक्ट है कहां पर रखना जरूरी होता है, तब की ये कंडीशन मिलेगा। तो ए बी हमें निकालना है कितनी दूरी पे है, मतलब यू निकालना है हमें। तो भी क्या आएगा, कन्वेक्स मिरर मतलब राइट साइड में है, मतलब +5। तो फोकल लेंथ कितना आया, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव में, क्योंकि कन्वेक्स का पॉजिटिव में होता है फोकल लेंथ। अब हमें निकालना है u, तो वही फॉर्मूला लगाओ, 1/v + 1/u = 1/f। तो वहां से सिंप्लीफिकेशन कर दो, 1/u को सब्जेक्ट कर दो, बाकी सारे चीज को राइट हैंड साइड में लेके वैल्यू पुट कर दो। कुछ नहीं है, फोकल लेंथ का वैल्यू पुट कर दिया और ये v का वैल्यू पुट कर दिया, तो 1/u = 1/, तो 10 एलसीएम आएगा, तो 1 - 2 मतलब -1/10 आ गया, वही ना, -1/10। खुद से करना, ये अपने नोटबुक पे प्रैक्टिस खुद से कर लेना, क्योंकि ये सारे जो चीज होते हैं ये डेफिनेटली खुद से करना होता है। तो u आ गया -10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें यही तो निकालना था, u कितना आया, -10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कन्वेक्स मिरर, कितनी दूरी पे, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होगा, देखते रहिए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है एक ऑब्जेक्ट। फोकल लेंथ बताया गया है 15 सेंटीमीटर। पोजीशन निकालना है एंड नेचर निकालना है। पहली बार नेचर निकालने को आया है, तो कुछ नहीं, सेम तरह के न्यूमेरिकल होंगे। देखिए ये आ गया हमारा डायग्राम, जो कि है हमें निकालना क्या है और गिवन डेटा में क्या है, पहले देख लेते हैं। तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दिया गया है 15 सेंटीमीटर, हमें निकालना है भी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमेशा नेगेटिव में आता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव में आएगा, क्यों, कन्वेक्स मिरर है, और हमें निकालना है भी।
तो चलो पहले भी निकाल लेते हैं, 1 प्लस भी प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होगा। तो भी को सब्जेक्ट कर दो, कुछ नहीं, बाकी सारे चीज का वैल्यू पुट कर दो। तो इससे क्या आएगा, इससे हमें भी का पता चल जाएगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन सिंपल तरह के करना, छोटे क्लास में ही तुम ये सब कर चुके होगे, तो इसमें आसानी से समझ में आ जाएगा। 1/v तो कितना आएगा, तो देखो सिंप्लीफिकेशन करने से हमें पता चलता है कि 1/v आ गया, तो काट दो ना, सिंपल सिंपल जैसे काटते हैं हम लोग वही से ही काट देंगे, और भी आ गया तो डेफिनेटली 1/6, तो v हो गया 6 सेंटीमीटर। तो हमें पता चल गया कि कहां पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है, 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कन्वेक्स का लेंस में, ये कन्वेक्स मिरर में ये प्लेस किया गया है। बढ़िया। अब हमें कैसे नेचर पता करना है, देखिए ये ऑब्जेक्ट हमें ये मिल गया ए बी, और इमेज जो है ए डॉट बी डॉट। हमें पता है कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज राइट हैंड साइड पे बनता है, मतलब बिहाइंड द मिरर बनता है, और वो क्या होता है, वर्चुअल और इरेक्ट होता है, सीधा मतलब इरेक्ट। तो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। और एक चीज देखिए, क्या लग रहा है यहां पर जो ऑब्जेक्ट है ए बी और इमेज है ए डॉट बी डॉट, कौन सा बड़ा है, ऑब्जेक्ट बड़ा है, तो ये क्या होगा, छोटा हो गया, मतलब इमेज छोटा आया है तो डिमिनिश्ड आया। तो फिर क्या आएगा, वर्चुअल आएगा, इरेक्ट आएगा और डिमिनिश्ड आएगा। ठीक है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड आएगा, और कहां पर आएगा, बिहाइंड द मिरर में आएगा। यही तुमको पता करना था, मतलब यही तुमको पूछना था, तुमसे यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये था हमारा प्रॉपर आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 7। An arrow is placed at a distance of 25 cm from diverging mirror of a focal length 20 cm. डाइवर्जिंग मिरर के 25 सेंटीमीटर पहले, मतलब आगे, एक ऑब्जेक्ट को, एरो को बिठाया गया है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द इमेज डिस्टेंस, हमें इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ये आ गया हमारा कौन सा लेंथ, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर मतलब कन्वेक्स, कन्वर्जिंग मतलब कनकेव। तो डाइवर्जिंग मिरर आ गया। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके पहले हमें एक ऑब्जेक्ट को रखा है ए बी। ए बी का जो प्लेसमेंट है कहां पर है, 25 सेंटीमीटर, मतलब यू है 25 सेंटीमीटर। और ये आ गया हमारा क्या, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, कहां पर ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, मतलब ए डॉट बी डॉट बनेगा, जो भी डिस्टेंस पे होगा, तो भी हमें निकालना होता है। चलिए, गिवन डेटा, यू में कितना आया, -25, यू हमेशा नेगेटिव में होता है। फोकल लेंथ कितना आया, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, पॉजिटिव में, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। और हमें निकालना है भी, तो भी में क्या आएगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहां से सोल्यूशन करो, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो इसको हमें क्या निकालना है, भी को सब्जेक्ट कर दो, बाकी सारे चीज को राइट हैंड साइड में ले चले जाओ, और इसका सिर्फ वैल्यू पुट करो और सिंप्लीफाई करो। एफ का वैल्यू पुट कर दिया 20 और यू का -25, तो इसको सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 1/20 प्लस 1/25। तो क्या आएगा, एलसीएम करो, तो एलसीएम कितना आएगा, तो ये आ गया नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन। तो v का वैल्यू आ जाएगा डेफिनेटली 45 बाई इतना। तो इसको काट कर दो, जैसे काटना है काटना है, हम लोग काट कर देते हैं, और उसका v का वैल्यू आ जाएगा 9/100 और 1/v का, तो v का आ जाएगा 100/9, जिसका होता है 11.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक न्यूमेरिकल है, जो तुम्हें ये अच्छे से करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार तुम्हें देखने को मिलेगा। तो इसको अच्छे से करके जाओ डेफिनेटली। और एक चीज है कि इस क्वेश्चन जो है तुम्हें प्रैक्टिस करना है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी तरफ। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं टाइप बी के तरफ। टाइप बी कौन सा वाले होंगे, जो मैग्निफिकेशन के ऊपर डिपेंड करेंगे। मैग्निफिकेशन H2/H1, या फिर नेगेटिव H2/H1, या फिर हम लिख सकते हैं -v/u। u क्या होता है, v क्या होता है, अभी तो आपको पता चल गया होगा, फिर भी बता दूं, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज द इमेज डिस्टेंस। चलिए, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है टाइप बी न्यूमेरिकल के लिए। तो H1 ऑब्जेक्ट हाइट, H2 इमेज हाइट, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और V इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो ये चारों चीज हमको याद रखना है टाइप बी न्यूमेरिकल के लिए। चलिए बढ़ते हैं, हाउ टू रीड मैग्निफिकेशन। ये हमेशा याद रखिए, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ये आपके लिए, एग्जाम के लिए। इसको अगर याद रखेंगे तो पूरा मैग्निफिकेशन आपको याद हो जाएगा। मैग्निफिकेशन कब +1 होता है, इसको याद रखना है। प्लस मतलब इरेक्ट वर्चुअल, ठीक है, प्लस मतलब इरेक्ट वर्चुअल। एंड डेफिनेटली माइनस मतलब इन्वर्टेड एंड रियल। हमेशा ये दिमाग में आप फिट कर लीजिए, प्लस आएगा मैग्निफिकेशन मतलब इरेक्ट एंड वर्चुअल, एंड माइनस आएगा मतलब इन्वर्टेड एंड रियल। ओके,
तो 1 का मतलब क्या है, सेम साइज। अगर प्लस मतलब सिर्फ 1 वैल्यू आया तो सेम साइज, अगर ग्रेटर देन 1 आया तो मैग्नीफाइड होगा, ठीक है। प्लस का मतलब इरेक्ट एंड वर्चुअल, माइनस आया तो इन्वर्टेड एंड रियल, इक्वल टू 1 आया तो सेम साइज बनेगा, और ग्रेटर देन 1 आया तो मैग्नीफाइड बन जाएगा, और लेस देन आया तो डिमिनिश्ड मतलब छोटा साइज बनेगा। तो ये हमेशा याद रखना है। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कौन सा वाला एग्जांपल देखिए, ए एम इक्वल टू -0.5, माइनस क्या कर रहा है, माइनस मतलब इन्वर्टेड एंड रियल, ओके, इन्वर्टेड एंड रियल हो गया। 0.5 एक से छोटा, लेस देन 1 तो डिमिनिश्ड, ठीक है, लेस देन 1 मतलब डिमिनिश्ड, ओके। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज इट मीन। एक मिरर में, प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन आया है +1, उसका मीनिंग क्या है। तो हमें तो पता ही है कि इरेक्ट होगा, प्लस मतलब इरेक्ट एंड वर्चुअल, और 1 आया है मतलब सेम साइज, ठीक है, 1 आया है मतलब सेम साइज। और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फाउंड बाय अ कनकेव मिरर इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज +3। अगर मैग्निफिकेशन +3 आया है तो उस कनकेव मिरर का, तो इसका नेचर क्या होगा। प्लस आया है, प्लस मतलब इरेक्ट एंड वर्चुअल, और 3 मतलब ग्रेटर देन 1 तो मैग्नीफाइड होगा। समझ में आ रहा है। नंबर 3, what is the nature of image formed by a concave mirror if the magnification produced by the mirror is -0.75, -0.75, माइनस मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, 0.75 लेस देन 1 होता है ना, तो इसलिए डिमिनिस्ड, लेस देन 1 मतलब डिमिनिस्ड। चलिए कंप्लीट। इसके बाद लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का हम टाइप बी न्यूमेरिकल करेंगे। आप चलिए, एन ऑब्जेक्ट 4 centimeter in height is placed at a distance of 36 centimeter from a concave mirror। ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है और ये यू दे दिया है, 36 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे उसको हमने रखा है। इमेज फॉर्म हो रहा है 18 सेंटीमीटर पे। तो फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। इमेज का हाइट पता करना है, ऑब्जेक्ट हाइट तो दिया हुआ है। तो पहले हमको गिवन डेटा, सब हर वक्त याद रखिए, कोई भी न्यूमेरिकल हो आपको गिवन डेटा क्लियर करना है। तो ये आ गया ऑब्जेक्ट, जिसको हम ए भी लिख रहे हैं। तो 4 सेंटीमीटर इसको हम मार्किंग कर रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी दिया है। अब क्या दिया है, कहां पर, मिरर से 36 सेंटीमीटर दूर है, तो ये क्या बन गया, यू। अब क्या है, हमें पता करना है इमेज का हाइट, जो कि हमें पता करना है। इमेज कितनी दूरी पे बना है, 18 सेंटीमीटर की दूरी पे बना है, ठीक है। तो चलिए इसको हमें निकालना है, ए डॉट बी डॉट को हमें निकालना है। चलिए, तो ऑब्जेक्ट हाइट जो है h1, तो वो है 4 सेंटीमीटर गिवन डेटा में। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है यू, यू हमेशा नेगेटिव आता है तो -36 सेंटीमीटर, बढ़िया। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है भी, इमेज डिस्टेंस, सॉरी भी तो दिया है -18 सेंटीमीटर में, तो हमें पता करना है h2, ठीक है, पता क्या करना है h2। तो फॉर्मूला क्या है, हमें 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 पता ही है कि सॉल्यूशन में हम कुछ देर पहले ही पढ़ के आए हैं, m इक्वल टू h2/h1 इक्वल टू -v/u। देखिए इस जो फॉर्मूला में h2 निकालना है, h1 v और u हमें पता है, तो सिंपल h2 को हमने सब्जेक्ट कर दिया, बाकी सारे चीज को हमने राइट साइड में ले लिया। अब सिंपल इसका वैल्यू बिठाओ और कैलकुलेशन करो। सिंपल, 18 से कटना 2 में कट जाएगा और 2 दुगना 4 हो जाएगा, तो क्या आएगा h2 इक्वल टू, मैं कैलकुलेशन करके भी दिखा रहा हूं, ठीक है, आपको जैसे कैसे काटना है या फिर सारी चीज आपको दिखा रहा हूं। चलिए तो कितना आएगा, डेफिनेटली -2 सेंटीमीटर। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, द हाइट ऑफ द इमेज इज 2 सेंटीमीटर डेफिनेटली, और रियल एंड इन्वर्टेड क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। चलिए समझ में आ गया, क्योंकि ये हमें बाहर एक माइनस था, तो इसलिए h2 कितना, -2 सेंटीमीटर आया है। सिंपल फॉर्मूला, कुछ नहीं कुछ नहीं, सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं इस्तेमाल करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो न्यूमेरिकल नंबर 2 है, कन्वर्जिंग मिरर। ये कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर कौन सा है आपको पता ही होगा, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर को कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बोलते हैं, तो हम बाद में बता देते हैं, पहले न्यूमेरिकल पढ़ ले। कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ, हाइट कितना है इमेज का, रियल इमेज का 4 सेंटीमीटर, ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, 1 सेंटीमीटर।
कितनी दूरी पे प्लेस किया है? 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, 20 सेंटीमीटर की दूरी में उसको बिठाया है। इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मतलब भी कैलकुलेट करना है। चलिए, तो इसके गिवन डेटा में देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये आ गया ऑब्जेक्ट जो डेफिनेटली इमेज बना रही है, तो 4 सेंटीमीटर बना रही है रियल इमेज। ओके, बढ़िया। तो ये आ गया ऑब्जेक्ट जो कि 1 सेंटीमीटर है ओनली, बढ़िया। तो कितनी दूरी पे है ये भी देख लेते हैं। प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ये दूरी है u इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, माइनस 20 सेंटीमीटर ऑब्वियसली। तो चलिए गिवन डेटा में लिख लेते हैं, हमें क्या निकालना है? b निकालना है। तो h2 कितना है? -4, बढ़िया। हमें निकालना है h1, वो भी है 1 सेंटीमीटर, बढ़िया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u दिया है 20 सेंटीमीटर माइनस में, क्योंकि u हमेशा नेगेटिव में आता है, और हमें v फाइंड करना है। कोई नहीं, चलो फॉर्मूला m इक्वल टू h2 बाई h1 इक्वल टू माइनस v बाई u। वहां से क्या सब्जेक्ट करो? v को सब्जेक्ट कर दो, बाकी सारे को राइट हैंड साइड में लाओ। तो v इक्वल टू क्या बन गया? ये सोल्यूशन में ला दो। तो हमें u, h2 और h1 का वैल्यू पुट करना है, तो v वहां से निकल के आया -8 सेंटीमीटर, -80 सेंटीमीटर हो गया। अब अगर नेचर की बात करें तो क्या होगा? नेचर आएगा द डिस्टेंस इज 80 सेंटीमीटर एंड फ्रंट ऑफ द मिरर। क्यों? नेगेटिव में आया ना, तो नेगेटिव मतलब फ्रंट ऑफ द मिरर। अगर पीछे आता, बिहाइंड द मिरर आता, तो पॉजिटिव में आता हमेशा। आ गया? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये भी और एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होगा। अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स एनलार्ज्ड इमेज, 3 गुना बड़ा इमेज क्रिएट कर रहा है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। हमें पहला पार्ट का पहले कर लेना है, फोकल लेंथ हमें कैलकुलेट करने को बोला है। चलिए, तो इसमें u कितना है? -10 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली u हमेशा -10। तो हमें पता है मैग्निफिकेशन इक्वल टू -v बाई u, जो कि कितना है? 3 टाइम्स। तो क्या आएगा? -3 में आएगा ना। एनलार्ज 3 टाइम्स, तो एनलार्ज 3 टाइम्स मतलब -3। तो नेगेटिव साइन इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। हमें पता है कि नेगेटिव साइन क्या होता है? फ्रंट ऑफ द मिरर के लिए यूज करते हैं हम। तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो v बाई u कितना आया? 3। तो v इक्वल टू क्या आया? 3u। u का वैल्यू कितना है? 10, बिठा दो, तो v आ गया -30 सेंटीमीटर। अब क्या करना है? हमें क्या पता है? हमें पता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v कितना है? -10, v इक्वल टू है -30, u कितना है? -10। तो उससे हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है f। तो f के हमें रख के बाकी सारे को पुट करके हमें क्या मिल गया? f इक्वल टू -7.5 सेंटीमीटर। ये क्या था? पार्ट 1 खत्म, ए का आंसर खत्म। अब देखो, शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम when a object is placed 6 सेंटीमीटर away from the pole of a convex mirror। एक रे डायग्राम ड्रॉ करने को बोला है, जिससे हमें क्या करना है? कन्वेक्स मिरर लेना है और ऑब्जेक्ट को 6 सेंटीमीटर दूर रखना है उस मिरर से। चलिए, उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें ये वाला इमेज ड्रॉ करना होगा। 6 सेंटीमीटर पोल से मतलब कितना? C और F के बीच में रहेगा ऑब्जेक्ट, C और F के बीच में रहेगा, तो क्या होगा? इमेज कहां क्रिएट होगा? बिहाइंड C, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। और क्या होगा? इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? आप देख सकते हैं, ये इमेज ऑलरेडी है। कैसे ड्रॉ करना है इसके बारे में मैं हर एक चीज आपको करवा चुका हूं। अगर नहीं आता तो जाके एक बार रे डायग्राम जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर in height is placed at a distance of 36 सेंटीमीटर from a concave mirror। एक concave mirror का ऑब्जेक्ट कहां पर बिठाया है? हाइट कितना है? बोल दिया है। अब इफ द इमेज इज फॉर्म्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इमेज कहां क्रिएट हो रहा है ना? फ्रंट ऑफ द मिरर में 18 सेंटीमीटर पे। तो हाइट ऑफ द इमेज कैलकुलेट करना है, वही वाला न्यूमेरिकल। गिवन डेटा में देखो, ये आ गया ऑब्जेक्ट जो कि कितना है वो देखो, मार्किंग कर रहा हूं 10 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 10। ओके, बढ़िया। तो कितनी दूरी पे है ये? 36 सेंटीमीटर, तो u आ गया -36, बढ़िया। अब इमेज कहां क्रिएट हुआ है ना? इमेज क्रिएट हुआ है 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो ये आ गया इमेज ए डॉट बी डॉट। तो कहां पर है ये? 18 सेंटीमीटर, मतलब भी है नेगेटिव में और है -18 सेंटीमीटर। तो क्या हमें कैलकुलेट करना है? h2। तो चलिए देखते हैं, जो कि इमेज हाइट होगा। चलिए, गिवन डेटा h1 10, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितना है? -36, और v कितना है? -18, और हमें फाइंड करना है h2। चलिए बढ़िया।
तो फॉर्मूला क्या है, m इक्वल टू माइनस वी बाई यू इक्वल टू h2/h1। तो हमें यहां h2 को सब्जेक्ट कर देना है, बाकी सारे चीज को राइट हैंड साइड में ले जाओ। सिंपल कैलकुलेशन और कुछ नहीं। तो h2 क्या निकल के आया, -10/2। तो 2 5 10 हो गया, तो h2 आ गया -5 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज बोला था, तो ये आ गया -5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये था द हाइट ऑफ द इमेज 5 सेंटीमीटर एंड क्या हाइट और क्या नेचर क्या था, इन्वर्टेड होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के बारे में न्यूमेरिकल है। एन ऑब्जेक्ट जो 2 सेंटीमीटर हाइट लेके बैठा हुआ है मिरर से 16 सेंटीमीटर, मतलब h1 2 सेंटीमीटर होगा, u होगा -16 सेंटीमीटर, और रियल इमेज का हाइट बताया है 3 सेंटीमीटर, h2 बता दिया। क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं पहले इमेज। क्या होगा, ऐसे आएगा ना। तो ये क्या था, ऑब्जेक्ट, इसका हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर, वहां पर बता चुके हैं। अब कितनी दूरी पे है 16 सेंटीमीटर, मतलब नेगेटिव यू, यू क्या आएगा -16। अब ये बना हमारा इमेज जो कि हाइट में 3 सेंटीमीटर है, h2 के वैल्यू दिया हुआ है और हमें निकालना है v। चलिए h1 2 सेंटीमीटर, u -16, हाइट टू h2 कितना है -3 सेंटीमीटर। -3 सेंटीमीटर क्यों है, क्योंकि हाइट कहां पर है, फ्रंट ऑफ द एक्सिस के नीचे है। एक्सिस के नीचे अगर ये रहा तो हमेशा नेगेटिव में आता है, आपको पता ही है, क्योंकि ये जो एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर अगर रहा तो हाइट पॉजिटिव में, एक्सिस के नीचे देखिए ये वाला हाइट की बात कर रहा हूं, ये हाइट कहां पर है, नीचे है ना, ये एक्सिस है ना, तो एक्सिस के नीचे हाइट मतलब नेगेटिव वैल्यू। तो हाइट आ गया h2 इक्वल टू -3 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या निकालना है, v निकालना है, तो v हमें फाइंड करना है। चलिए तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा दो, h2/h1 इक्वल टू -v/u। तो ये v निकालना है, v को सब्जेक्ट करो, बाकी सारे राइट हैंड साइड में ले जाओ। तो v निकल के आया ये, तो 2 से 8 कट गए, तो कितना आया, v इक्वल टू -24 सेंटीमीटर। v आ गया -24 सेंटीमीटर। तो फाइंड द इमेज डिस्टेंस बोला था, तो इमेज कहां पर है, इमेज डिस्टेंस कितना है, ये इमेज जो डिस्टेंस है ये v आ गया -24 सेंटीमीटर, और ये फ्रंट ऑफ द मिरर है इसलिए नेगेटिव है। चलिए ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं एक बार। अच्छा, अब लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन का टाइप बी न्यूमेरिकल का कुछ और एक एग्जांपल देख लेते हैं। नंबर 6, ये थोड़ा अलग ही न्यूमेरिकल होगा। फॉर अ कन्वेक्स मिरर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बोला है u इक्वल टू 30 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट एंड इमेज डिस्टेंस v इक्वल टू 12 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द मिरर। भी राइट साइड में क्रिएट हुआ है। हाइट बोला है 5। अब हाइट ऑफ द इमेज पता करना है, ये तो सारे दे चुके हैं, बहुत ही आसान। और एक न्यूमेरिकल है, अ कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, 3 टाइम्स रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का कहां पर प्लेस हुआ है 10 सेंटीमीटर पे। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहां पर हुआ है ये भी निकालना है आपको। तो ये पहले वाले में डेटा देखो, h इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आ गया। इसका आंसर जो होगा मैं बता रहा हूं, आपको करके देखना है। ये जो हाइट ऑफ द इमेज, इसको आपको कैलकुलेशन करना है, h2 2 सेंटीमीटर आया या फिर नहीं। अगर नहीं आया तो बोलना। क्वेश्चन नंबर 6 अनसॉल्व्ड, तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और ये डेफिनेटली 7 वाले में आंसर जो आएगा v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, ये भी अगर ना कर पाओ तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्वेश्चन नंबर 7 अनसॉल्व्ड। तो डेफिनेटली मैं इन दोनों का सोल्यूशन कैसे करते हैं वो भी आपको बता दूंगा। चलिए और चढ़िए बढ़ते हैं टाइप सी न्यूमेरिकल। टाइप सी न्यूमेरिकल में क्या आता है, देखिए यहां पर एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, तो नॉर्मल फॉर्मूला है। और मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला आपने याद कर लिया होगा, इतने देर से कर रहे हैं। चलिए नंबर 1, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर इन साइज, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बताया है 3 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। तो ये कनकेव मिरर से 20 सेंटीमीटर आगे रखा है, मतलब u बता दिया है नेगेटिव में। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर क्या होता है हमको पता ही है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसका वैल्यू। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन शार्प इमेज, किस डिस्टेंस पे हमें ये स्क्रीन रखना है
जिससे हमें शार्प इमेज मिल पाए। ऑल्सो फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। चलिए गिवन डेटा पहले तो देखिए, ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हाइट है 3 सेंटीमीटर, लिख दो, बढ़िया। ये कितनी दूरी पे है, 20 सेंटीमीटर, तो u आ गया -20, क्योंकि फ्रंट ऑफ द मिरर हमेशा u नेगेटिव होता है। और फोकल लेंथ क्या है, 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव फॉर कनकेव मिरर। ओके, चलिए हमें क्या निकालना है, एक मिरर, एक स्क्रीन रखना है जिससे हमें शार्प इमेज मिल पाए। तो हम मान लेते हैं यहां हमारा क्रिएट हुआ है इमेज, हमें इसको पता करना है। तो एट व्हाट डिस्टेंस द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। चलिए, तो डेटा हमें पता चल गया और v हमें निकालना है, और हमें क्या निकालना है, h2, मतलब इमेज का हाइट भी निकालना है। तो h1 ऑब्वियसली ऊपर में है, एक्सिस के ऊपर, मतलब 3 सेंटीमीटर पॉजिटिव वैल्यू। u हमेशा नेगेटिव में आता है, और f किसके लिए है, देखिए कनकेव के लिए नेगेटिव में आएगा। बढ़िया, क्या फाइंड करना है, इमेज फाइंड करना है v को। चलिए, वो तो पुराने वाले फॉर्मूला से हमें पता चल जाएगा। और इमेज हाइट क्या है, h2 पता करना है, और h2 कहां पर है, एक्सिस के नीचे, तो हमेशा नेगेटिव में आएगा वैल्यू। ये दोनों पता करना है। चलिए फॉर्मूला लगाओ, 1/v + 1/u = 1/f। तो m = मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, तो हमें सॉल्यूशन करना है पहले वाले। तो 1/v + 1/u = 1/f, तो 1/v = 1/f - 1/u। अब क्या है, इसको लगा दो, 1/v सब्जेक्ट कर दो, तो ये निकल के आया f का वैल्यू, ये आ गया u का वैल्यू। सिर्फ सॉल्यूशन, कुछ नहीं है, सिंपल सॉल्यूशन कर दो, एलसीएम करो, उसके बाद सॉल्यूशन पे आ जाओ। तो क्या आ जाएगा, f = -2/60, तो f आ गया, v आ गया 30, v आ गया -30 सेंटीमीटर। v क्या है, v है इमेज का दूरी, मतलब इमेज डिस्टेंस। तो ये नेगेटिव में क्यों आया, क्योंकि फ्रंट ऑफ द मिरर है, तो आ गया। तो हमें यहां पर एक स्क्रीन रखने से शार्प इमेज मिलेगा, ठीक है। द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, द इमेज इज रियल, ठीक है। चलो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में मिरर क्या आ रहा है, तो रियल ही होगा। अब हमें क्या करना है, H2 निकालना है, उसका नेचर भी निकालना है। तो H2 कैसे निकालें, H2 निकालने के लिए हमें इस पार्ट को हमने खाली कर दिया, इसको काट करके वहां पर बैठा दिया हमने। तो m = -h2/h1, h2/h1 - v/u हमें पता है। तो h2 का सब्जेक्ट कर दो, बाकी सारे चीज को राइट हैंड साइड में ले जाओ। h2 = क्या होगा, h2 = आ जाएगा -30 × 3, जितने भी वैल्यू हैं उसको बिठा दो, कैलकुलेशन करो, काटो, और तुम्हें क्या मिल जाएगा, h2 -4.5, माइनस आया है 4.5, 4.55 मतलब ऑब्वियसली मोर देन वन मतलब मैग्नीफाइड है। और नेगेटिव मतलब क्या, नेगेटिव मतलब क्या, इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड इमेज और रियल इमेज, ठीक है। रियल, इन्वर्टेड, एनलार्ज्ड आपको पता ही होगा, क्योंकि ये मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया था। तो एम क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा तो क्या होगा, ऐसे निकालने का आपको पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और एक बढ़िया न्यूमेरिकल। एन ऑब्जेक्ट साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। पूरा डेटा उठाओ, at what distance from the mirror should be placed so that sharp image can be obtained, and size और नेचर के बारे में बताएं। सेम टाइप न्यूमेरिकल, 2 नंबर जो न्यूमेरिकल है एक की तरह ही है। डेटा क्या है, h1 7 सेंटीमीटर, u क्या है -27, और f क्या है, फोकल लेंथ हमेशा कनकेव का नेगेटिव होता है। हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है v। तो वहां से v को सब्जेक्ट कर दो, बाकी सारे को लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, कैलकुलेशन करो, आंसर तुम्हारे सामने है। v कितना आया, v आया, कैलकुलेशन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और हमें v कितना मिल गया, 54 - 54। v पता चल गया, v नेगेटिव आया, मतलब क्या, द इमेज इज फ्रॉम 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, सो स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आ गया। अब हमें क्या निकालना है, डेफिनेटली h2 की निकालना है। सिमिलर वे, h2 को सब्जेक्ट कर दो, ये आ गया, सारे वैल्यू पुट करो, कुछ नहीं है इसमें, सारे वैल्यू पुट करो, -14 सेंटीमीटर, -14 सेंटीमीटर हो गया। माइनस मतलब नीचे, तो क्या आएगा, h2 greater than h1, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, हो गया कंप्लीट। ऐसे ही न्यूमेरिकल तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, अगर करते करते चले गए तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज
ऑब्जेक्ट साइज 4 सेंटीमीटर, H1 is placed 25 centimeter in front of a concave mirror, U equal to minus 25 centimeter. Focal length क्या है concave mirror, F equal to minus 15 centimeter. बढ़िया. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature of the image. वही सेम सारी चीज. H1 क्या है 4 सेंटीमीटर. बढ़िया, चलो लिख दो. U कितना है नेगेटिव 25 सेंटीमीटर. बढ़िया. फोकल लेंथ कितना है किसके लिए, कनकेव के लिए, तो नेगेटिव 15 बनेगा ना. तो क्या निकालना है, भी निकालना है भाई. चलो वैल्यू बिठाओ, HUF हमें निकालना है V एंड H2. ओके चलो 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F कर दो, वहां से भी निकाल लो. कुछ नहीं है सिंपल. V को सब्जेक्ट करो, लेफ्ट हैंड साइड में रखो, बाकी सारे चीज को राइट हैंड साइड लेके जाओ. अब क्या निकालना है, चलो सिंपल कैलकुलेशन करते जाओ, एलसीएम निकालो, उसका सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा, V इक्वल टू आ जाएगा माइनस 37.5 मीटर. ओके तो फ्रंट ऑफ द मिरर तो हो ही रहा है V. चलिए द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड 37.5 इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड इट्स इमेज इज रियल. M मैग्निफिकेशन इक्वल टू H2 by H1 माइनस V by U. यहां से क्या निकालना है, H2 निकालना है, तो उसको सब्जेक्ट कर दो, बाकी सारे चीज को मल्टीप्लाई करते जाओ और कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा, -6 सेंटीमीटर. -6 मतलब मैग्नीफाइड, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड. तो हो गया रियल एनलार्ज एंड इन्वर्टेड, हो गया खत्म. कुछ है यहां पर, कुछ नहीं है, सिर्फ डेटा उठाओ, अपने दिमाग में बिठाओ, फॉर्मूला लगाओ, आंसर. क्लास 10 का न्यूमेरिकल ऐसे ही सॉल्व होता है. चलिए टाइप सी न्यूमेरिकल टाइप 2 कैसे होता है. एन एरो 2.5 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर. एक एरो है जिसका हाइट है 2.5 सेंटीमीटर, मतलब H1 का वैल्यू दिया है. 25 सेंटीमीटर डाइवर्जिंग मिरर से है, 25 सेंटीमीटर U का वैल्यू है. फोकल लेंथ है उसका 20 सेंटीमीटर. नेचर आप देखो, ये आ गया मिरर. ये कौन सा मिरर है, कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट कर दो. डाइवर्जिंग मिरर है ये. डाइवर्जिंग मतलब कनकेव या फिर कन्वेक्स होता है. चलो ये दिया है H1 2.5 सेंटीमीटर. बढ़िया. और फ्रंट ऑफ द मिरर 25 सेंटीमीटर, तो U आ गया -25, हो गया. बढ़िया. फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. कहां पर क्रिएट हो रहा है, राइट साइड, तो पॉजिटिव में आएगा ना. बिहाइंड द मिरर नेगेटिव में फोकल लेंथ, राइट साइड में कन्वेक्स मिरर, डाइवर्जिंग मतलब कन्वेक्स. चलो वैल्यू बिठाओ और हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द इमेज भी निकालना है, H2 भी निकालना है, V भी निकालना है, H2 भी निकालना है, दोनों निकालना है. H1 U और F दिए हैं, हमें निकालना है क्या, V और H2. चलो वही वाला फॉर्मूला लगाओ, कुछ नहीं है. 1/V प्लस 1/E इक्वल टू 1/F. V को सब्जेक्ट करो, बाकी सारे चीज को राइट हैंड साइड में ले जाओ, कैलकुलेशन करते जाओ. 1/V बिठाओ, एलसीएम करो, हो गया. काट दो, काटने के बाद हाँ कितना आएगा, सिंप्लीफाई करो, डिवाइड करो. 100/9, 100/9 मतलब 11.1. 11.1 मतलब क्या है, 11.1 मतलब क्या है, ये आ गया हमारा V किधर प्लस में आ रहा है, V मतलब बिहाइंड द मिरर है, ठीक है, राइट साइड में आ रहा है. तो इसका नेचर क्या होगा आप बाद में देखेंगे. नेचर ये बिहाइंड द मिरर आ रहा है, ये पहले हमें पता चल गया, ठीक है, बिहाइंड द मिरर आ रहा है, पता चल गया. अब हमें H2 निकालना है. H2 के लिए हमें क्या करना है, देखिए वही वाला M इक्वल टू H2 by H1 से फॉर्मूला लगाओ, H2 वहां से निकाल दो. H2 कितना आया, कैलकुलेशन करते जाओ, कुछ नहीं है, थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन आपको रिजल्ट भी तो देगा ना. -1.11, -1.11. 1.11 मतलब क्या है, थोड़ा तो एनलार्ज हुआ है भाई, एक तो एक से ज्यादा हुआ है मतलब बड़ा हुआ है. नेगेटिव साइन आ रहा है मतलब क्या है, इट इज अ वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज. ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट. आप बोलोगे कि 1.11 आ रहा है फिर भी डिमिनिश्ड क्यों है, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना था, 2.5 था ना, इमेज हाइट आया 1.11, तो छोटा तो हुआ ना, इसलिए डिमिनिश्ड. और राइट साइड में आ रहा है तो वर्चुअल इरेक्ट तो होगा ही. चलो ऐसे बनते हैं न्यूमेरिकल. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. A convex mirror used for a rear view of an automobile has a radius of curvature दिया है. अभी नया वाला चीज, रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन है, उससे आप फोकल लेंथ आसानी से निकाल सकते हो. ओके चलो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 3 मीटर. इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, पोजीशन, नेचर और साइज. चलो कुछ नहीं है, क्या गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर.
तो लिख दिया हमने। और बास कहां पर है? 5 मीटर पे, ये है बास, तो 5u, u का वैल्यू दिया है, हमें निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 3 मीटर में, ऑब्जेक्ट u 5 सेंटीमीटर में। अब क्या निकालना है? इमेज निकालना है v। चलो हाइट क्या होगा? h2, वो भी निकालना है। फॉर्मूला लगाओ 1/v + 1/u = 1/f। बढ़िया। तो वहां से हमें f निकालना है, तो r/2 फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2 हमें पता है, तो हम क्या करेंगे? 3/2 कर देंगे तो 1.5 आ जाएगा। तो इसमें उसको आप मिरर फार्मूला में लगाओ, लगा के क्या निकालना है? v निकालना है, तो v को सब्जेक्ट कर दो, 1/v = 1/f - 1/u। सिर्फ वैल्यू बिठाओ, सिर्फ वैल्यू और कैलकुलेशन, कुछ नहीं है, वैल्यू कैलकुलेशन। ओके, ये कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूं मैं कैसे होता है कैलकुलेशन। तो v आ गया 1.15 मीटर, मतलब v कितनी दूरी पे क्रिएट हुआ है? 1.15 मीटर बिहाइंड द मिरर में। ओके, चलो बैक ऑफ द मिरर, बिहाइंड द मिरर सेम चीज होता है। अब हमें H2 निकालना है। H2 कैसे आएगा? अच्छा, एक चीज यहां पर मिस्टेक हो गया, मैं देखो u हमेशा नेगेटिव में आता है, या 5 मीटर नेगेटिव में होगा, माइनस नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो m इक्वल टू H2/H1 इक्वल टू -v/u। क्या निकालना है भाई? H2 निकालना है ना, सिंपल कैलकुलेशन करते जाओ। और यहाँ तो कैलकुलेशन करते भी जरूरत नहीं है, क्योंकि H2 हमें पता चल गया, मैग्निफिकेशन निकालने को बोला है। तो प्लस 0.23, प्लस मतलब क्या? अभी मैग्निफिकेशन के बारे में बता रहा था। 1.515 मीटर तो दूरी पे है, लेकिन प्लस आया है तो वर्चुअल इरेक्ट होगा। और डेफिनेटली कितनी फैक्टर स्मॉलर है? द स्मॉलर बाय साइज ऑफ फैक्टर 0.23। 0.23 क्यों है? क्योंकि आप देखो मैग्निफिकेशन 0.23 आया है। आज का टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार अच्छे से सुन लीजिए, ये टॉपिक पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए समझते हैं एनिमेशन से। द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स obliquely from one medium to another transparent medium is called refraction। मतलब क्या होता है इसका? मान ले एक ग्लास स्लैब है, तो ग्लास स्लैब हमने मार्किंग कर दिया ABCD। तो ये ऊपर वाला जो मीडियम होता है ये एयर, और ये ग्लास का जो मीडियम होता है ये डेंसर मीडियम होगा, और एयर मीडियम ऑब्वियसली रेयरर मीडियम होगा। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाए, मान ले एक रे ऑफ लाइट है जो आके ये ग्लास स्लैब पे गिरा, तो ये PQ नाम दे दिया हमने। यहां पर अगर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो क्या हम देख पाएंगे? यहां रिफ्रैक्शन देख पाएंगे, क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम, दोनों का डेंसिटी अलग होना चाहिए, तो जाए, तो रिफ्रैक्शन हमें दिखाई देता है। लाइट क्या करता है? ये सीधा पाथ ना जाके थोड़ा टेढ़ा पाथ ले लेता है, मतलब बेंड हो जाता है। इसी को हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये आ गया रिफ्रैक्टेड रे। देखिए P और Q इंसिडेंट रे था, और यहां से Q से हमने एक बेंडिंग देख लिया टुवर्ड्स नॉर्मल। कहां पर देख लिया हमने? रेयरर से जब डेंसर मीडियम में लाइट पास होगा, तो टुवर्ड्स नॉर्मल हम उसको घूमते हुए देखेंगे, डिविएट होते हुए देखेंगे, ठीक है। और ये Q और R जो है, इसको हमने नाम दे दिया रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और यहां पर फिर से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। क्यों? यहां पर फिर से हमें एक रिफ्रैक्शन दिखाई देगा। कि अगर बोले क्यों, देखिए रिफ्रैक्शन रेयरर से डेंसर में जाने के लिए होता है, और डेंसर से रेयरर में भी आने के लिए होता है। तो ये ग्लास से फिर एयर में निकलेगा, तो यहां पर भी एक रिफ्रैक्शन दिखाई देगा। तो ग्लास से एयर मतलब डेंसर टू रेयरर मीडियम हो रहा है, तो ये पाथ जाना चाहिए था, लेकिन ये पाथ फॉलो नहीं करेगा। ये क्या करेगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल चला जाएगा, क्योंकि डेंसर टू रेयरर मीडियम हो रहा है। तो ये जो रे निकला है, इसको हम बोलेंगे इमर्जेंट रे। क्या बोलेंगे? इमर्जेंट रे। और यहां पर देखिए ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो रहा है, तो याद रखिएगा डेंसर टू रेयरर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। रेयरर टू डेंसर अगर जाए तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। और इसका नाम हमने दे दिया S। तो इसका हमने क्या नाम दे दिया? S, ठीक है। आप देखिए ये जो ऊपर में देखिए, ये जो नॉर्मली इंसिडेंट हुआ था एंगल पे, इसको हम क्या बोलेंगे? डेफिनेटली इंसिडेंट एंगल I। और यहां पर जो रिफ्रैक्शन हुआ था, यहां पर रिफ्रैक्टेड रे आया था, तो ये एंगल बना, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल R। और यहां पर जो एंगल बना, जो जब लास्ट में R से S में निकल रहा था, तो ये क्या एंगल बना था? यहां पर इमर्जेंट एंगल E बना था, ठीक है। ये तीनों एंगल आप याद रखिएगा, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल और इमर्जेंट एंगल, ठीक है। ये तीनों को याद रखना है। चलिए देखते हैं एक रे ऑफ लाइट जैसे बेंड होता है, इसको कैसे हम समझेंगे एक कार के द्वारा।
मान ले एक ट्रैक्टर एक रोड पे चल रहा है, तो रोड जो है डेंसर मीडियम है और उसके बाजू में जो रास्ता है, मतलब जो लैंड है, वो रेयर मीडियम है। जब ये कार क्या करेगा, बेंड करने लगेगा, तो ये लेफ्ट और राइट में बेंड कर गया। क्यों बेंड कर गया, आप देखिए, स्पीड इज मोर एंड इस तरफ क्या है, स्पीड इज लेस, क्योंकि ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। लाइट हमेशा मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि यहां से अगर जाए तो हमें क्या पता चलता है, ये लाइट अगर आए, देखिए ये लाइट अगर आए तो यहां पर हमने रिफ्रैक्शन देख लिया, तो ये क्या होगा, ये आना चाहिए था, इस तरफ जाना चाहिए था, डॉट 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 कोट्स पर्सन जो देख रहे हैं आप, वहां पर जाना चाहिए था, लेकिन ना जाके ये ब्लू पर्सन में ब्लू पाथ को फॉलो किया है। यहां से हमें क्या पता चलता है, ट्रैक्टर बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एज द वेलोसिटी डिक्रीजेस। वेलोसिटी डिक्रीज जहां पर हो रहा है वहां पर बेंड हो रहा है। और लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एज वेलोसिटी डिक्रीज, मतलब लाइट भी उसी तरह बेंड होगा जहां पर वेलोसिटी डिक्रीज होगा। ठीक है, आप देखिए, ये अगर नॉर्मल पे आए तो ये भी स्पीड ऑफ लाइट पे सेम रहेगा। अब देखिए, यहां से अगर हमने एक नॉर्मल को ड्रॉ कर लिया तो ये क्या कंक्लूजन लाएगा, रेयरर टू डेंसर अगर जाए तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करता है, डेंसर टू रेयरर अगर आए अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करता है। और लाइट ट्रेवल स्ट्रेट नो डिविएशन, अगर स्ट्रेट लाइन पे अगर जाए तो कोई भी डिविएशन नहीं दिखाता है। ठीक है, इसको आप आसानी से समझिए। व्हाट हैपन व्हेन रेयरर टू डेंसर मीडियम जाए, देखिए ये डायग्राम, ये ग्लास स्लैब आ गया, जो वाटर या फिर ग्लास कुछ भी हो सकता है। ऊपर से अगर रेयरर मीडियम मतलब एयर से अगर लाइट आए तो ये हमने ड्रॉ कर लिया नॉर्मल, ये आ गया हमारा, जाना चाहिए था ये डॉट पोर्शन की तरफ, डॉटेड जो पोर्शन है इस पाथ को फॉलो करना चाहिए था, लेकिन नहीं करेगा, ये बेंड हो जाएगा। किस तरफ हो जाएगा, रेयरर टू डेंसर मतलब टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होके ये बन गया रिफ्रैक्टेड एंगल। इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल एंड डेफिनेटली वेलोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रेयरर से डेंसर आ रहा है। अब डेंसर से रेयरर आए तो क्या होगा, ये वाटर या फिर ग्लास मीडियम ले ले, वहां से लाइट आके रेयरर में मतलब एयर पे आ रहा है, तो ड्रॉ कर दो, तो ये क्या करेगा, जाना चाहिए था ये डॉटेड पाथ से, लेकिन नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, बेंड हो जाएगा। किस तरह बेंड हो जाएगा, डेफिनेटली बेंड होकर चला जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो क्या होगा, इट बेंड्स टुवर्ड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल एंड डेफिनेटली वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर नॉर्मल पे, सीधा नॉर्मल पे अगर इंसिडेंट हुआ तो क्या करेगा, कोई डिविएशन नहीं होगा, कोई बेंडिंग नहीं होगा, सीधा निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इट पासेस अनडिवेटेड एंड वेलोसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, ये तीनों चीज आपको याद रखना है, क्योंकि तीनों चीजें आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि बाद में जाके इसका एप्लीकेशन आपको मिलेगा। चलिए, तो रिफ्रैक्शन के बारे में आपने देख लिया। अब देखिए, तो रिफ्रैक्शन फिर एक लाइन में डेफिनेशन दे देते हैं, चेंज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ट्रांसफर मीडियम। इसको हम क्या कल बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट पास होने लगे तो जो पाथ फॉलो करना चाहिए था वो नहीं करके थोड़ा डिविएट कर रहा है, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, दो लॉ होते हैं, तो इसको हम आसान भाषा में समझेंगे। चलिए, फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड डेफिनेटली नॉर्मल टू द interference of the two surface transparent medium at a point of incidence are lie in same plane। इसको अगर आसान भाषा में बोले तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंसिडेंस आर लाई इन अ सेम प्लेन। मतलब ये जो इंसिडेंट रे है PQ, रिफ्रैक्टेड जो रे है, और नॉर्मल जो है, रिफ्रैक्टेड रे कौन सा है, QR, और नॉर्मल जो है हमने ड्रॉ किया है ब्लू कलर में, ये देखिए ग्रीन कलर में एक्चुअली, तो ये एक ही प्लेन पे होंगे, ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, जस्ट लाइक द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सेकेंड लॉ की बारी, देखिए सेकेंड लॉ भी समझना जरूरी होता है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट for a light of a given color and for the given pair of media. This law is also known as Snell's law. स्नेल एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये लॉ डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम पड़ा स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो चलिए, इसको समझने के लिए हमें क्या करना है, हमें देखना है, देखिए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आई, उसका साइन मतलब साइन आई, बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, आर, तो उसका साइन मतलब क्या, उसका साइन मतलब साइन आर, इक्वल टू कांस्टेंट, तो इक्वल टू हमने कांस्टेंट लिख दिया।
इस कांस्टेंट को हम बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जिसे एन या फिर म्यू दोनों से ही रिप्रेजेंट कर सकते हो, यूज कर सकते हो स्मॉल एन या फिर म्यू। ओके, तो ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये दोनों, ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, आपको याद जरूर रखना है। ठीक है, अब देखो ये आइस है, आइस के ऊपर अगर लाइट गिरे तो क्या होगा? आइस के ऊपर अगर नॉर्मल ड्रॉ कर दो तो लाइट आया, गिरा, मतलब रेयर टू डेंसर मीडियम आ रहा है, तो क्या टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगा। और जो यहां पर जो साइन आई बाई साइन आर, मतलब इन दोनों के बीच में अगर एंगल को हमने कैलकुलेट किया तो 1.13 आएगा। 1.13 क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आया? 1.31। अगर डायमंड की बात करें तो ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड, मतलब इतना चमकता क्यों है? क्योंकि यहां पर इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल के बीच में जो रेशियो बनता है वो है 2.42। 2.42 मतलब साइन आई बाई साइन आर, इंसिडेंट एंगल का साइन, रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन, रेशियो कर दो, आएगा कितना? 2.42। इसलिए ये ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड कहलाता है, इतना चमकने लगता है। डायमंड का 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, तो चलो और एक चीज यहां से समझने की जरूरत है, वो है रियल डेप्थ और एपारेंट डेप्थ की बारी। ये भी रिफ्रैक्शन के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बनता है। देखिए, किसी बीकर में हमने एक पेंसिल को रख दिया, तो पेंसिल का जो लिखने वाला पोर्शन होता है, नोक है, वो डाउनवर्ड है, ऊपर में हमारा रबर वाला पोर्शन, जैसे आप देख पा रहे हैं। अगर ये पेंसिल अपियर टू बी ब्रोकन इन बीकर विथ वाटर, अगर हमने इसको वाटर से फिलअप कर दिया और ऊपर से इस तरह देखने लगे तो क्या होगा? ये आ गया वाटर, वाटर से फिलअप कर दिया। अब अगर ये इस तरह हम ऊपर से देखने लगे तो ये पेंसिल का जो नोक है वो थोड़ा हमें ऊपर देखने लगेगा, ये थोड़ा हमें ऊपर देखने लगेगा। क्यों? यहां पर जो नोक वाले ओरिजिनल जो पोजीशन था पेंसिल का, वहां से दो रे निकल रहे हैं, जो कि जाएगा कहां? यहां पर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, वाटर से एयर में। हम कहां पर है? एयर पे। पेंसिल कहां पर डुबाया है? वाटर में। तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाएगा तो रिफ्रैक्शन बनेगा, रिफ्रैक्शन के बाद ये गया, निकल गया रे, जो हमें यहां देख पा रहे हैं। तो ये जो रे हमें दिख रहा है एक्चुअल में हमें थोड़ा ऊपर दिखेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? एपरेंट पोजीशन, जो हमें दिख रहा है लेकिन वो ओरिजिनल पोजीशन नहीं है। जो ओरिजिनल पोजीशन है उसे हम बोलेंगे रियल पोजीशन या फिर एक्चुअल पोजीशन। ये ओरिजिनल पोजीशन होता है, इसी को हम बोलेंगे एपरेंट डेप्थ। जो हमें ये डेप्थ मिला है इसको हम बोलेंगे एपरेंट डेप्थ। ये क्यों होता है? एक्चुअल में ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, due to refraction of light coming from the part of the pencil that is under water the pencil appear bent। क्योंकि ये पेंसिल जो है अंडर वाटर है और ये पानी में है, तो डेंसर मीडियम में है, लाइट हमें आ रहा है कहां? रेयर मीडियम में, तो बेंड हो रहा है ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी, रिफ्रैक्शन के कारण। तो इसलिए हमें ये ऐसा दिखता है। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो समझना की जरूरत है, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमें लास्ट वीडियो में मैंने पूरा डिस्कस कर दिया था, रिफ्रैक्शन क्या होता है, क्यों होता है। ये दो मीडियम में एक लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, दोनों का अगर डेंसिटी अलग हो तो रिफ्रैक्शन बनेगा। जैसे कि ग्लास स्लैब में आ रहा है पी से क्यू और क्यू से आर रिफ्रैक्टेड हो रहा है, तो यहां पर रिफ्रैक्शन बनेंगे। तो दो मीडियम की जरूरत है, हमें पता है, मीडियम 1 और मीडियम 2, जो कि अलग डेंसिटी वाला होगा। तो वी नो दैट साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू, हमें क्या पता है? कांस्टेंट, जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बढ़िया। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या लिख सकते हैं? एन या फिर म्यू लिख सकते हो, यहां पर एन भी लिखोगे तो चलेगा। और ये कहां जा रहा है? मीडियम 2 पे। कहां से आ रहा है? 1 पे। तो हमें लिखना है 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसको लिखेंगे 2 कहां पर गया, वो जहां पर लास्ट में गया उसको पहले लिखना है। 2 कहां से आ रहा है? 1 से, तो ये इसको हम पढ़ेंगे 2 रिस्पेक्ट टू 1, मीडियम 2 से मीडियम 1 पे, मतलब मीडियम 2 पे जा रहा है, मीडियम 1 से आ रहा है, तो 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? n टू 1 को देखिए कहां से आ रहा है? 1 से, तो हमें यहां पर लिखना है v1, वेलोसिटी ऑफ 1। क्योंकि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका एक फॉर्मूला भी है, म्यू इक्वल टू सी बाई वी। तो एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम। तो एन से v का रिलेशन 1 बाई वी, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं? एन 1 से आ रहा है तो इसका वेलोसिटी ऊपर में जाएगा, और कहां पर जा रहा है? 2, तो इसलिए वेलोसिटी 2 नीचे आएगा, v1 बाई v2 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, अगर ये उल्टा हुआ, ये 2 से 1 की तरफ, मीडियम 2 से मीडियम 1 की तरफ जाता तो क्या होता? तो यहां पर लिखते, कहां पर जा रहा है? 1 पे। कहां से आ रहा है? 2 पे। तो हम लिखते 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 आ गया,
2, तो वेलोसिटी ऑफ 2 तो हम v2 लिख देंगे और v1 कहां पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहती है, समझ में नहीं आता न्यूमेरिकल कैसे करें। ये पूरा वीडियो देखिए, थ्योरी न्यूमेरिकल सारे कुछ खत्म हो जाएंगे यहां पर। तो ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं ईच अदर के, तो हमें इसको याद जरूर रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। तो फिर से बता दूं कि कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, कौन सा मीडियम पे, मीडियम 1 to 2 या फिर 2 to 1, इसको हमें याद रखने की जरूरत है। चलिए, तो n21 इक्वल्स टू हमें लिख सकते हैं 1/n12, क्योंकि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मटेरियल, कुछ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस फर्स्ट मीडियम इज वैक्यूम। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पहला जो मीडियम होगा वो वैक्यूम होगा, तो ये जरूर याद रखना होगा। जैसे कि वैक्यूम से एयर में आ रहा है तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन बनेगा। तो ये आया इंसिडेंट रे, ये गया रिफ्रैक्टेड रे, और यहां पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बना एयर का, 1.0003। याद रखना, एब्सोल्यूट मतलब एक वैक्यूम होगा और दूसरा एयर होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ गया। अगर वैक्यूम से आइस में आया तो ये नॉर्मल ड्रॉ कर दो, इंसिडेंट रे आ गया, रिफ्रैक्टेड रे आ गया, और इसका जो बनेगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका बनेगा 1.31। कितना बनेगा, 1.31। तो ये गया। और ये आया वाटर के लिए, वैक्यूम से रे आ रहा, नॉर्मल ड्रॉ कर दो, इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे दोनों ड्रॉ कर दिए, और इसका जो बनेगा वो आइस से थोड़ा ज्यादा होगा, 1.33। ये कुछ वैल्यू आपको याद रखने होंगे क्योंकि न्यूमेरिकल के वक्त इसका उपयोग हमें करना है। ठीक है, तो 1.33। चलिए अब देखते हैं वैक्यूम। वैक्यूम से अगर क्राउन ग्लास में आया तो नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और इसका जो वैल्यू आ गया वो है 1.52। ये क्राउन ग्लास के लिए 1.52। चलिए, अब ये रॉक सॉल्ट के लिए क्या होगा, वैक्यूम से नॉर्मल ड्रॉ कर दो, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और इसका जो वैल्यू आएगा थोड़ा ज्यादा आएगा ग्लास के, क्राउन ग्लास से, तो कितना आएगा, 1.54। ठीक है, 1.54। आप देखते हैं डायमंड की बारी। तो डायमंड के लिए आप तो पता ही होगा कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे का बीच में जो एंगल आता है वो आता है 2.42। डायमंड का ब्रिलियंसी क्या होता है, इसलिए ब्रिलियंसी बोलते हैं हम लोग, इतना चमकने लगता है, 2.42 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। चलिए, अब कंक्लूजन में क्या आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस, द बेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा उतना ही ज्यादा लाइट बेंड करने लगेगा। इसलिए एआर में देखिए कम बेंड हुआ था, और डायमंड पे सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसलिए सबसे ज्यादा यहां पर बेंड हुआ है। ठीक है, अब चलो कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जिससे कि तुम्हारा पूरा डाउट क्लियर हो जाए। अगर यहां से न्यूमेरिकल आए तो कोई भी ना रुके। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या है। इसका जो स्टेटमेंट का मतलब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 सजेस्ट दैट the speed of light in diamond will reduce by a factor 2.42 as compared to the speed of light in air। मतलब ये 2.42 गुना कम हो जाएगा, जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर से 2.42 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, इसको बहुत ही आसानी से हम समझेंगे कुछ न्यूमेरिकल के साथ। कुछ फॉर्मूला को हम कैसे तोड़ते हैं उसको पहले एक बात देख लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए देखो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो एन ए भी मतलब एयर, तो डेफिनेटली इसको हम कैसे लिखेंगे, V2 भी मतलब उसका पार्टिकुलर मीडियम, और उसके बाद लिखेंगे V2A, क्योंकि जो आखिर में रहता है उसका वेलोसिटी ऊपर में जाता है। ठीक है, जो आखिर में रहता है उसका वेलोसिटी ऊपर में जाता है। अब देखो, अगर आइस से एयर में हुआ तो एयर ऊपर में जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एयर बाई वेलोसिटी ऑफ आइस, तो ये आ गया। अगर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर हो गया। ओके, अब देखो V2 भी बाई V2G अगर हुआ तो उसे क्या लिखेंगे, तो V ऊपर में है तो हम लिखेंगे NG2A, G2 भी लिख देंगे। ठीक है, G2 भी लिख देंगे। तो ये एक बार पूरा दिमाग में समझा लो। तो ये क्या आ गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आ गया। अब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वाटर को विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। वाटर पहले लिखना है, विद रिस्पेक्ट टू एयर बाद में। तो इसका वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करें तो भी ए ऊपर में आ जाएगा और भी डब्ल्यू नीचे में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो इसका ऑयल से एयर में कैसे जाएगा,
तो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ एयर बाई वेलोसिटी ऑफ ऑयल, ठीक है, तो हो गया। तो ये क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये सारे चीज अगर समझ में आ गया होगा तो डेफिनेटली कोई न्यूमेरिकल नहीं अटकने वाला। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठा लो, किसी भी सैंपल पेपर उठा लो, तुम्हें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं अटकने वाला। अगर ये समझ में ना आए तो फिर से एक बार बैक करके देख लो, क्योंकि ये सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट जरूरी होता है। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। फॉर्मूला याद रखना है, n21 मतलब वेलोसिटी 1 बाई वेलोसिटी 2, अभी करवा चुका हूं। अगर 21 हुआ तो हम इसको रेसिप्रोकल में ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई n12। अच्छा, वेलोसिटी v1 क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, v2 होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर करना है, इफ द फर्स्ट मीडियम इज नॉट मेंशन्ड टेक द फर्स्ट मीडियम एज एयर। अगर फर्स्ट मीडियम को मेंशन नहीं किया है तो फर्स्ट मीडियम को हम क्या करेंगे, एयर माने एयर पकड़ के चलेंगे। ओके, द फर्स्ट मीडियम इज वैक्यूम, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमें पता चल गया है। और ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए वेलोसिटी ऑफ जो लाइट होता है वैक्यूम में और एयर में, उन दोनों को हम इक्वल करेंगे, इक्वल मान के चलेंगे। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम दोनों ही इक्वल है, उसका वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट, इसको भी याद रखना है, इसका कोई यूनिट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ, यही सब फंसते हैं। लाइट एंटर्स इनटू अ ग्लास प्लेट हैविंग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। एब्सोल्यूट मतलब कहां, वैक्यूम से आ रहा है, ठीक है। 1.50 म्यू का वैल्यू बता दिया, मतलब एन का वैल्यू बता दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। चलिए, तो हमें क्या पता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो उसको हमें दिया गया है यहां पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि हमेशा फिक्स्ड होता है, पता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू दिया गया है 1.5, तो हमें निकालना है क्या, वेलोसिटी। तो क्या निकलेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में क्या आएगा, वीजी। तो वीजी का हमने क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब हमें फॉर्मूला तो पता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कि एन जी भी मतलब वेलोसिटी ऑफ, डेफिनेटली ग्लास नीचे आ जाएगा और वेलोसिटी ऑफ एयर ऊपर में चला जाएगा, तो ये वीवी बाई वीजी हो जाएगा, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, जो आखिर वाला होता है, आपने सोचा है ये वी आ गया तो वी ऊपर में गया और जी ग्लास के लिए नीचे आ गया। ये बार बार एक ही चीज मैं तब से समझा रहा हूं, तो आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका वैल्यू बिठा दे। तो हमें क्या निकालना है, वी ऑफ वी निकालना है। तो हमें इसके लिए सिंपल कैलकुलेशन करो और राइट साइड में बाकी सारे जो बाकी सारे को ले चके चला जाओ। तो इसका वैल्यू पुट कर दो। तो v वेलोसिटी ऑफ लाइट इन स्पीड वैक्यूम में कितना आएगा, वैक्यूम में आ जाएगा 3 × 10⁸, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया है तो काट दो, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो इसका पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान वाला न्यूमेरिकल था, सब टाइप के न्यूमेरिकल करवाऊंगा, बने रहिए। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना आ जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए बढ़ते हैं दूसरे तरफ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड द स्पीड ऑफ लाइट इज इन द एयर इज 3 × 10⁸। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दिया है। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। स्पीड ऑफ लाइट वाटर में निकालना है, तो हमें क्या क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 4/3 और स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू 3 × 10⁸। बढ़िया। तो अब देखो, स्पीड ऑफ लाइट वाटर निकालना है, VW निकालना है। पहले फॉर्मूला को यूज करो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, वाटर टू एयर, तो वेलोसिटी ऑफ एयर बाई वेलोसिटी ऑफ वाटर होगा। बढ़िया, हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो VW निकालना है। तो VW को सब्जेक्ट कर दो और बाकी का वैल्यू पुट कर दो। तो ये VW निकल के आएगा क्या, ये नॉर्मली इक्वेशन में ही आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9/8 आ जाएगा, 9/4 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करो तो क्या आ जाएगा, 2.25 × 10⁸, ठीक है। ये सिर्फ वैल्यू को पुट करना जरूरी होता है, सब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ और बाकी सारे का निकाल दो। तो कितना आया स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, डेफिनेटली स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आ गया 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 न्यूमेरिकल क्या है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, एयर से वाटर में जा रहा है जिसका 1.33 दे दिया है, एंड व्हाट इज द व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट फ्रॉम वाटर टू एयर। देखो ये ट्रिकी न्यूमेरिकल है, बहुत ही आसान है लेकिन ट्रिकी है। एयर टू वाटर में जा रहा है 1.33। अब निकालने को क्या बोला है, वाटर टू एयर, मतलब इसका रेसिप्रोकल निकालना है। तो गिवन डेटा में क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो हमने लिख दिया NWA = 1.33। हमें फाइंड करना है AW।
तो हमें क्या पता है, रेसिप्रोकल है ना, ये फॉर्मूला तो कुछ देर पहले करके आए थे। तो एन ए डब्ल्यू इक्वल टू 1/n तो हमें क्या निकालना है, वाटर टू एयर। तो हमें ए डब्ल्यू को हमें एक क्या बोलते हैं उसको सब्जेक्ट कर दो, उसके बाद उसका वैल्यू बिठा दो, नॉर्मल कैलकुलेशन कर तो निकल के आएगा 0.75। समझ में आया, रेसिप्रोकल करके हमने आसानी से ये निकाल लिया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 0.75। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन, टर्पेन एंड वाटर 1.44, 1.47, 1.33 दिया है। इन व्हिच ऑफ दिस मीडियम मटेरियल डज लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, सबसे ज्यादा इसमें से कौन से मीडियम में लाइट फास्टेस्ट ट्रेवल करेगा। तो हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये तो हमें पता है, म्यू इक्वल टू सी बाई वी फॉर्मूला। ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हमें निकालना है, तो हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट को मीडियम को सब्जेक्ट कर दो, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज ऑब्वियस दैट in the above equation that the speed of light will be the maximum in the medium which has the lowest refractive index। क्यों, ये देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन क्या है, ये से इसका रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा उससे हमें क्या पता चलेगा, स्पीड ऑफ लाइट उतना मैक्सिमम होगा। तो 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम किसका है, वाटर के लिए, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। नाउ आउट ऑफ द केरोसिन, जो भी दिया है केरोसिन, टर्पाइन या फिर वाटर, उसमें से सबसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोएस्ट है 1.33। ठीक है, तो लाइट सबसे ज्यादा भी ट्रैवल करेगा उसी मीडियम से, दैट्स व्हाई वाटर हैज द मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, स्पीड ऑफ लाइट होगा वहां पर। इन विच ऑफ द गिवन मीडिया लाइट मूव्स द फास्टेस्ट, तो वही वाला एक क्वेश्चन घुमा के दे दिया है, मीडियम दिया है वाटर, आइस, अल्कोहल। देखो यहां पर तुम्हें ये आंसर करना है क्योंकि ये पता तो चल गया होगा। और यूजिंग द अबव टेबल कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ वाटर। तो पहले तो हमें ये पता चल गया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट ट्रैवल उसी मीडियम में करेगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो। तो यहां पर जो दिया है उसमें 1.31 लोएस्ट वैल्यू है, जिसका आइस है। तो आइस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो है, मतलब आइस सबसे ज्यादा वहां उसमें से वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा पास करेगा, सबसे ज्यादा तेज होगा। तो उसमें क्या होगा, तो हमें पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, कैलकुलेट करो पहले कितना आएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट बिठा दो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिठा दो, ये आ गया 2.25। उसके बाद डेफिनेटली नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चले जाते हैं। तो क्या है, द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर टू अ डिफरेंट मीडिया ए बी एंड सी फॉर अ गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंट शोइंग बिलो, दिखा रहा है। तो ये अलग अलग इंसिडेंट एंगल, अलग अलग रिफ्रैक्टिंग एंगल के लिए दिखा रहा है। स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये डायग्राम को फॉलो करो। देखो ऑल जो इंसिडेंट रे है वो 60 डिग्री पे है, लेकिन रिफ्रैक्टेड रे आ रहा है 30, 45 और 40। ठीक है, अलग अलग रिफ्रैक्टेड एंगल है, आर का वैल्यू अलग है। तो व्हिच ऑफ द मीडिया एबीसी हैज मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी, नंबर 1। नंबर 2 पे है थ्रू व्हिच ऑफ द मीडिया विल द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम, इनमें से कौन से मीडिया में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगा। और will the light travel from A to B bends towards or away from the normal। ओके, अब देखो आंसर, देखो पहला वाला का आंसर देखो, साइन 30 डिग्री लेस देन साइन 40 डिग्री को लेस देन साइन 45 डिग्री, हमें पता है साइन का टेबल का तो वैल्यू पता ही होगा। तो इससे क्या पता चलता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सी ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी, क्योंकि जिसका एंगल कम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। तो मीडियम ए हैज मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी, किसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, ए का, क्योंकि उसमें रिफ्रैक्टेड एंगल सबसे कम बने हैं। तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन था, जो स्पीड ऑफ लाइट उससे किसमें सबसे ज्यादा होगा, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम इन द मीडियम बी, बिकॉज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा बनेंगे, तो ऑप्शन बी सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट जाएगा। और will the light travel from A to B bend towards or away from the normal। देखो एज हमें दिख रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ A ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B, लाइट ट्रेवल फ्रॉम A to B will be bend away from the normal। कहां से away from the normal होगा, क्योंकि ये सारे डेंसिटी के ऊपर और रिफ्रैक्टिव। ओके चलिए, तो चलते हैं, आज का टॉपिक है लेंस। बहुत अच्छे से समझिएगा इसको, क्योंकि ये क्लास 10 सीबीएसई
एनसीईआरटी जो साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये पूरा आपको देखना है तो पूरा समझने की जरूरत है, क्योंकि आप अगर पूरा ये वीडियो देखेंगे एनिमेशन से पूरा समझ पाएंगे। कंफर्म्ड है ये देखने के बाद आपको लेंस से कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। सिर्फ एक बार इसको पूरा देख लीजिए। तो देखिए लेंस तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट लेंस, स्पेक्टेकल्स, या फिर हम बात करें मैग्नीफाइंग ग्लास की, या फिर बाइनोकुलर, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, सारे लेंस होते हैं। तो लेंस किसे कहते हैं? अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस। दो सरफेस से मिला हुआ एक ट्रांसपेरेंट मीडियम को हम क्या बोलेंगे? लेंस। अब देखिए लेंस बहुत तरह के होते हैं, जैसे कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, प्लानो कॉनकेव, प्लानो कॉन्वेक्स, बहुत तरह के लेंस हमें पता है। जैसे कि आप जान ही सकते हैं कि वेरियस टाइप ऑफ लेंस में से हमें मेनली दो तरह के लेंस पढ़ने हैं यहां पर। एक होता है कन्वर्जिंग लेंस, दूसरा होता है डाइवर्जिंग लेंस। अब कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है? देखिए एक लेंस है जिसमें अगर पैरेलली रे आए तो आके उस पे हिट करने के बाद एक पॉइंट पे जाके फोकस पे मीट होता है, कन्वर्ज होता है, इसे हम कहेंगे कन्वर्जिंग लेंस। और इसका जो फोकस बनेगा वो रियल बनेगा, इसका जो फोकस बनेगा वो रियल बनेगा। और दूसरी तरह के इस तरह के साइज वाले जो लेंस होते हैं, जिसपे अगर लाइट आके हिट हुआ तो रिफ्लेक्ट करने के बाद मतलब जो फैल जाएगा चारों तरफ, अगर उसको हम एक फोकस पॉइंट पे मीट करवाएं तो ये बनेगा वर्चुअल फोकस, जो क्या होगा? डाइवर्जिंग वाला। तो रियल वाला जो कन्वर्जिंग लेंस है उसे हम बोलेंगे कन्वेक्स। कन्वेक्स याद रखिएगा, कन्वेक्स लेंस। और डाइवर्जिंग वाले को हम क्या बोलेंगे? डेफिनेटली कन्वर्जिंग जो कन्वेक्स जो लेंस होगा उसको एक ट्रिक से याद रखिए। कन मतलब कार्व और वेक्स मतलब आउटवर्ड। ठीक है, मतलब जिसका आउटवर्ड कार्व है उसको हम बोलेंगे कन्वेक्स। ठीक है, और जिसका डाइवर्जिंग होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव। ओके, तो ये था। तो हम अब देखते हैं ये कॉनकेव के लिए क्या होता है। देखिए कन मतलब डेफिनेटली कार्व, और केव मतलब इनवर्ड। जिस जो लेंस इनवर्ड कार्व है उसे हम बोलेंगे कनकेव लेंस, और इसे डाइवर्जिंग एक्शन दिखाता है। और कन्वर्जिंग एक्शन कौन दिखाता है? कन्वेक्स, जिसका आउटवर्ड कार्व है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस हमें पढ़ना है। तो डिफरेंस पढ़ने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं कन्वेक्स और कनकेव के बारे में। A lens which has two spherical surface carved outward is called convex lens. इसका जो स्फेरिकल दो सरफेस होता है आउटवर्ड कार्व होता है। देखिए ये जो कन्वेक्स लेंस है ये बाहर की तरफ आउटवर्ड में ये कार्व सरफेस होता है, लेकिन कनकेव में क्या होगा? इनवर्डली कार्व होगा, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं ऐसे। नंबर 2 पॉइंट पे आएगा, इट इज कन्वर्जिंग लेंस। और नंबर ये देखिए कन्वर्जिंग एक्शन मतलब ये सारे लेंस में लाइट पड़ेगा तो ये आके ये फोकस पे कन्वर्ज करेगा, मीट हो जाएगा, तो ये इसको हम बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस। और इसकी बात करें तो ये डाइवर्जिंग लेंस में डाइवर्ज हो जाएगा। अगर इसको फोकस में मीट करवाना हो तो डेफिनेटली हम वर्चुअल पाएंगे। नंबर 3 पॉइंट, इट फॉर्म्स अ रियल फोकस। ये रियल फोकस देगा, देख सकते हैं आप पूरा लाइट आके एक पॉइंट पे मीट कर रहा है जो रियल फोकस होगा। और इधर कनकेव में ये होगा एक वर्चुअल फोकस, ये होगा एक वर्चुअल फोकस। वर्चुअल मतलब जितने भी रे आ रहे थे वो बाहर की तरफ चले गए, अगर वो वर्चुअल एक पॉइंट पे जो F1 पे मीट हुआ है अगर आप देख पाए तो वो होगा एक वर्चुअल फोकस, ये रियल वाला नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। डेफिनेटली नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज थिक एंड सेंटर एंड थीन एट एजेस। मतलब जो सेंटर वाला पार्ट होगा उसमें थिक आएगा और जो एज होगा वो पतला होगा। ऑपोजिट होगा कनकेव में, देख सकते हैं ये कन्वेक्स वाला। और कनकेव में क्या होगा? इट इज थीन एट सेंटर एंड थिक एट द एजेस। मतलब बाहर पोर्शन मोटा होगा और सेंटर वाला पतला होगा, जैसे कि ये। और नेक्स्ट चलते हैं, हम कुछ कॉमन टर्म्स की बात करेंगे। कॉमन टर्म्स में देखिए पहले तो हम एक
कन्वेक्स लेंस को ड्रॉ कर लेते हैं। दो सरफेस ये रहा एक और दो, और दो सरफेस जो स्फीयर का पार्ट है वो स्फीयर तुम्हें ये ड्रॉ करना है, तुम्हें ये ड्रॉ कर लेना है। अब देखो ये सरफेस 1 आ गया, ये सरफेस 2 आ गया, और ये दो सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम दो डॉट देके यहां पर मार्किंग कर रहे हैं, जिसका नाम दे दिया हमने C1 और यहां का नाम दे दिया हमने C2। ठीक है, अब ये वाला पिक्चर देखो, ये कन्वेक्स के लिए है और ये राइट साइड वाला कनकेव के लिए है। तो ये सेम टर्म्स जो हम डिस्कस करेंगे दोनों के लिए डिस्कस करेंगे, कोई नहीं, यहां से डेफिनेशन पूछते हैं। पहला जो आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या आएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फीयर हुज अ पार्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ द लेंस आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब ये C1 और C2 जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो दो जो स्फीयर यहां पर बने हैं, जिस सेंटर का पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर को डेफिनेशन देखिए, ये जो C1 है, जो पहला स्फीयर, उसका रेडियस, या फिर आप कह सकते हैं जो C2 है दूसरा स्फीयर का सेंटर, उसका रेडियस जो है वो कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ द स्फीयर whose parts of spheres of the lens are called radii of curvature of the lenses। डेफिनेटली आप इसको समझ में आ गया हो गया। तो पहले के लिए R1 और दूसरे के लिए R2। ओके, चलिए, तो ये देखिए, अगर कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कैसा आएगा? तो ये स्फीयर का पार्ट है और दूसरा एक स्फीयर ऐसे आ गया, तो इसका पॉजिटिव मेनिस्कस बनता है। कैसा? पॉजिटिव मेनिस्कस। और अगर कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस की बात करें तो पहला स्फीयर आ गया ये, दूसरा स्फीयर आ गया ये, तो ये क्या होगा? नेगेटिव मेनिस्कस होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं? ये जो C1 C2 दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उसको जोड़ने वाला जो लाइन होगा वो होगा प्रिंसिपल एक्सिस। द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू बोथ सेंटर्स ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये C1 C2 को टच करते हुए जो इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ किया है, सीधा स्ट्रेट लाइन, से प्रिंसिपल एक्सिस होगा। नेक्स्ट, ऑप्टिकल सेंटर किसे कहेंगे हम? O को। देखिए ये आ गया कन्वेक्स लेंस और ये आ गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस का और ऑप्टिकल सेंटर में, ऑप्टिकल सेंटर जो पॉइंट होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पॉइंट बीचों बीच होगा, जो कि लेंस में, मतलब कन्वेक्स लेंस के बीचों बीच प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट जो होगा जिसको हम O से द्वारा मार्क किए हैं वो होगा ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर से अगर लाइट पास करेगा तो अनडिविएटेड रहेगा, मतलब डिविएशन नहीं होगा, लेकिन ऐसे अनडिविएटेड रहेगा। लेकिन मान ले कि ऑप्टिकल सेंटर के वगैरह आप कोई भी और जगह से पास करेगा तो ऐसा डिफ्लेक्शन हमें दिखाई देगा, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर में से कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो ऐसे डिफ्लेक्शन हमें दिखाई देगा। चलिए तो डेफिनेशन देखते हैं। द पॉइंट इनसाइड अ लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू व्हिच लाइट रे पासेस विदाउट चेंजिंग देयर पाथ। मतलब एक ऑप्टिकल एक्सिस जो होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेंस के बीचों बीच एक पॉइंट होता है जिसमें से लाइट पास करेगा तो कोई भी डिविएशन नहीं होगा, कोई भी पाथ चेंज नहीं होगा, तो इसे हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। अब प्रिंसिपल फोकस की बारी। देखो कन्वेक्स लेंस के लिए ये हमने कन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लिया। अब ये आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गया ऑप्टिकल सेंटर, ये रे पास हो रहा है, तो क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर में से जो रे जाएगा अनडिविएट रहेगा, बाकी सारा का डिविएशन होगा। डिविएट होके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट पे मीट कर रहा है जिसको हमने नाम दे दिया F1, और यही होगा हमारा कन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस। डेफिनेशन क्या लिखना है? व्हेन लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर इंसिडेंट ऑन अ कन्वेक्स लेंस। जब लाइट रे क्या होगा? पैरेलल जाके कन्वेक्स लेंस के ऊपर, एक्सिस के ऊपर हिट करेगा, तो जो पैरेलल होना चाहिए सभी, तो कन्वर्ज होके एक पॉइंट पे मीट होगा, जो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा उसे हम क्या बोलेंगे? डेफिनेटली प्रिंसिपल फोकस। अब इधर से अगर लाइट रे आया पैरेलली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आया,
तो ये इधर एक फोकस क्रिएट करेगा जिसे हम नाम देंगे F2। तो इधर बना F1 और इधर बना F2। O से F1 और O से F2 सेम दूरी पे होगा। चलिए, F1 एंड F2 आर द प्रिंसिपल फोकी ऑफ द कन्वेक्स लेंस। अब कनकेव लेंस की बात करें, देखिए ये आ गया हमारा कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस में क्या होगा, ये आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गया ऑप्टिकल सेंटर। पैरेलल रे आके अगर हिट करे तो क्या होगा, तो चारों तरफ ये बिखर जाएगा और उसको हम जोड़ने से प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट बनेगा, वर्चुअल पॉइंट, जिसे हम नाम देंगे एक F1। ये जो पॉइंट बना ये है कनकेव लेंस का डेफिनेटली प्रिंसिपल फोकस। तो ये समझ में आया, डेफिनेशन देख लीजिए एक बार। When light rays parallel to the principal axis are incident on a concave lens, they diverge and appear to be coming from a point। जैसे कि देखने से पता चल रहा है कि एक पॉइंट से वो सारे ले आ रहे हैं, वो सारे रे एक पॉइंट से आ रहा है, जैसे कि F1 से वो सारे रे बिखर के आ रहे हैं, तो देखने से ऐसा लगेगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस ऑफ अ कनकेव लेंस डेफिनेटली। तो इधर भी एक आएगा F2। तो ये F1 और F2 सिमिलरली हमको क्या बोलना है, प्रिंसिपल फोकी ऑफ अ कनकेव लेंस। ओके, तो याद रखना है कि कन्वेक्स लेंस के लिए रियल फोकस होगा, कनकेव के लिए वर्चुअल फोकस होगा, क्योंकि कनकेव लेंस में लग रहा है कि एक पॉइंट से वो सारे आ रहे हैं, लेकिन वो वर्चुअल है। चलिए, अब फोकल लेंथ की बारी। देखिए, फोकल लेंथ का डेफिनेशन पहले देख लीजिए। फोकल लेंथ का डेफिनेशन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस, मतलब O से F1 या फिर O से F2 का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। तो पहले कनकेव लेंस के लिए देख लीजिए, ये O से F1, ये आ गया F डिस्टेंस, ये आ गया फोकल लेंथ। ओके, और इधर O से जो F1 है, इधर मतलब ये कनकेव वाला, तो ये भी है फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये थे फोकल लेंथ का डेफिनेशन। तो अब चलते हैं डेफिनेटली क्या पढ़ेंगे हम, रे डायग्राम। ठीक है, रे डायग्राम पढ़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए, वो कॉन्सेप्ट मैं आज आपको दूंगा, बने रहिए। देखिए, कभी कभी हम जब लेंस में देखते हैं तो क्या होगा, ये हमें मैग्नीफाइड इमेज दिखाता है। तो लेंस शो डिमिनिस्ड या फिर इन्वर्टेड इमेज। हम अगर लेंस से कुछ भी देखते हैं तो क्या आएगा, तो वो आएगा डिमिनिस्ड एंड इन्वर्टेड। डिमिनिस्ड मतलब छोटा और इन्वर्टेड मतलब उल्टा। डेफिनेटली देखते हैं, बट आर व्हाट डिस्टेंस इट इज फॉर्म, कितनी दूरी पे ये तैयार होता है, इसके लिए हमें रे डायग्राम पढ़ना है। चलिए, बेसिक डायग्राम कुछ देखते हैं। रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पहला एक लाइन ड्रॉ कर लेना है आपको, जिसका मिड पॉइंट पे आपको O पॉइंट नाम दे देना है। अब वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है, उस परपेंडिकुलर पे आप प्रोटेक्टर को बिठाओ, ऐसे जैसे मैंने यहां रखा है वैसे आप रखो, और ये एक कर्व बना लो। हो गया, आप प्रोटेक्टर को घुमा के इस तरफ लाओ और ये दूसरा कर्व बना दो, तो ये बन गया तुम्हारा कन्वेक्स लेंस। अब इसके लिए ये 2 सेंटीमीटर दूरी पे एक F1 ले लो, फिर से 2 सेंटीमीटर दूरी पे एक F2 ले लो। सिमिलरली राइट साइड में भी 2 सेंटीमीटर दूरी पे F2 ले लो और यहां पर 2 सेंटीमीटर दूरी पे 2F2 ले लो। हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में F1 2F1, राइट हैंड साइड में 2F2 एंड F2 हो गया। अब चलो, कुछ रूल्स हमें पता करने हैं। रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि रूल नंबर 1 क्या है ये, When the incident ray is parallel to the principal axis, जब कोई इंसिडेंट रे पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्टेड जो रे होगा, रिफ्रैक्टेड रे होगा, पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। मतलब क्या है इसका, देखिए ये आ गया कन्वेक्स लेंस, ये पैरेलल रे आ गया इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्ट होके कहां जाएगा, फोकस में से जाएगा। तो ये ऑप्टिकल एक्सिस के ऊपर जब फोकस बनते हैं उसके ऊपर से पास करने लगेगा। ठीक है, रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 में है when the incident ray passes through principal focus, जब प्रिंसिपल फोकस में से जाएगा रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के अंदर। देखिए ये आ गया कन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल फोकस में जा रहा है, तो प्रिंसिपल फोकस में अगर जाएगा तो इंसिडेंट रे क्या हो जाएगा, पैरेलल ऐसे हो जाएगा।
रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाएगा, पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल में आ जाएगा। बढ़िया। अब रूल नंबर 3 देख लेते हैं, ये क्या है। When the incident ray passes through optical center, जब कोई इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर में पास करेगा तो विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं करने वाला। ऑप्टिकल सेंटर कौन सा होता है, वो होता है, इसमें से अगर जाएगा इंसिडेंट रे तो अनडिविएटेड होके सीधा चला जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे कोई भी दिशा में डिविएट नहीं होने वाला। अब चलते हैं रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम। रे डायग्राम मार्किंग करने के लिए कुछ नियम, जैसे कि मान ले पहला नियम, इंसिडेंट रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हुआ तो रिफ्रैक्टेड रे क्या होगा, पासेस थ्रू फोकस। नंबर 1, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, फिर एक बार रिवीजन हो रहा है कि इंसिडेंट रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हुआ तो ये पासेस थ्रू द फोकस में जाएगा। नंबर 2, इंसिडेंट रे अगर पासेस थ्रू द फोकस तो ये पैरेलल रिफ्रैक्टेड रे क्रिएट करेगा, पैरेलल होके निकल जाएगा। ठीक है। नंबर 3 क्या है नंबर 3 में देखिए, अगर इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास कर रहा है, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर में, ओ से, तो ये अनडिविएटेड होके सीधा निकल जाएगा, मतलब रिफ्रैक्टेड रे किसी भी दिशा में डिविएट नहीं होने वाला। ये मेन 3 रूल से आपको याद रखना है। अब रे डायग्राम डिस्कस करेंगे जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 होगा। तो कन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लिया, जैसे कि फोकस ड्रॉ करना होता है, हमने दोनों तरफ f1 टू f1 और f2 टू f2 ड्रॉ कर लेना होता है। अब 2f1 के बाहर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रख दें तो ये आ गया आपका ए बी, एक ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, बढ़िया। तो अब कैसे रे डायग्राम ड्रॉ करना है, देखिए AB से एक पैरेलल जो है इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस पे जाके हिट करेगा, डेफिनेटली हिट करेगा। तो ये रूल क्या कहलाता है, पहला रूल जो था, जो आपको अभी करवाया, कि अगर ये पैरेलली जाके ऑप्टिकल एक्सिस के बराबर जो नॉर्मल है उससे हिट करेगा तो वो डिफ्लेक्ट होके कहां से, F2 से पास हो जाएगा। बढ़िया। दूसरा जो रे है वो आएगा इंसिडेंट रे, ऑप्टिकल सेंटर में से ऐसे निकल जाएगा, तो ये जाके एक जगह क्रॉस कर रहा है दोनों रे। देखिए एक रे को मैंने ब्लू और दूसरे को हमने वायलेट कलर में मार्किंग किया हुआ है। तो ये डेफिनेटली ऑप्टिकल सेंटर में से जो रे पास करेगा तो अनडिविएशन रहेगा, लेकिन जाके क्रॉस कहां कर रहा है, देखिए F2 और 2F2 के बीच में एक जगह बना है जहां पर ये क्रॉस कर रहे हैं। तो ये जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं वहां पर हमने एक पॉइंट मार्किंग कर दिया, तो और उसको जोड़ दिया प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, और ये आ गया हमारा इमेज। ऑब्जेक्ट था यहां पर, इमेज बना यहां पर, तो इसको नाम दे दिया हमने A डॉट B डॉट। तो ये जो इमेज बना इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा, पहला तो देखिए कहां पर बन रहा है ये इमेज, F2 और 2F2 के बीच में, तो हमें लिखना है पॉइंट ऑफ इमेज बिटवीन, पोजीशन ऑफ द इमेज इज बिटवीन F2 एंड 2F2। बढ़िया। दूसरा नेचर क्या होगा, देखिए रियल होगा, क्योंकि कन्वेक्स लेंस के राइट साइड में जितने भी इमेज बनेंगे वो रियल होंगे। दूसरा सीधा है या उल्टा, उल्टा है, उल्टा मतलब इन्वर्टेड, तो आप देख पा रहे हैं जो ऑब्जेक्ट था ए भी वो सीधा था, लेकिन जो इमेज क्रिएट हुआ है उल्टा है, इसलिए इन्वर्टेड। एंड साइज क्या है, साइज देखिए जो ऑब्जेक्ट से छोटा या बड़ा, तो हमें क्या मिला, यहां छोटा इमेज मिला, इसलिए स्मॉलर। तो आपको लिखना है रियल इन्वर्टेड स्मॉलर, और कहां मिला हमें, F2 और 2F2 के बीच में। नेक्स्ट जो हमें ड्रॉ करना है, ऑब्जेक्ट को हम कहां रखेंगे, F1 पे, तो F1 पे हमें रखना है। चलिए 2F1 पे, तो 2F1 पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो ये पहला रे आया, एज पर रूल्स ये कहां से निकलेगा, F2 से निकल जाएगा। बढ़िया। दूसरा रे कहां आया, ऑप्टिकल सेंटर पे हिट किया, तो दूसरा रे यहां पर क्रॉस करके चला जाएगा। दूसरा रे चला गया तो एक जगह क्रॉस करेगा जो कि 2F2 पे क्रॉस करेगा। 2F1 पे अगर रखोगे तो 2F2 पे ही इमेज बनेगा, तो ये हमने इमेज का ड्रॉ कर दिया A डॉट B डॉट। तो अब देखो इसका नेचर क्या आएगा, कहां पर बन रहा है पोजीशन, 2F2 पे। बढ़िया। रियल डेफिनेटली, इन्वर्टेड या फिर इरेक्ट, इन्वर्टेड उल्टा हो रहा है। और साइज क्या होगा, देखो जितना भी ऑब्जेक्ट साइज है उतना ही इमेज साइज है, तो सेम साइज हो गया। ऑब्जेक्ट को अगर 2F1 पे रखोगे तो इमेज बनेगा 2F2 पे, सेम साइज वाला। हो गया, बहुत आसान है।
अब देखते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड 2F1। F1 और 2F1 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया तो ये बना हमारा ऑब्जेक्ट ए बी। चलो ये रे आया, पहला रे एज पर रूल्स कहां से निकलेगा, F2 से निकल जाएगा, बढ़िया। दूसरा रे जो आया ऑप्टिकल सेंटर में आएगा, हाँ डिविएशन होगा क्या, नहीं होगा, तो कहां से निकल जाएगा, सीधा निकल जाएगा अनडिविएटेड होके। तो क्रॉस कहां किया, बियॉन्ड 2F2। एक पॉइंट हमको येलो डॉट मिल गया, यहां पर हम क्या क्रिएट करेंगे, इमेज क्रिएट करेंगे, इमेज यहां फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा, ये कहां बना, पोजीशन बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड 2F2। रियल है क्या, डेफिनेटली रियल है। इन्वर्टेड है क्या या फिर इरेक्ट है, उल्टा है मतलब इन्वर्टेड है। और साइज क्या है, साइज बड़ा है मतलब मैग्निफाइड या फिर लार्जर, कुछ भी लिख सकते हो, लार्जर मैग्निफाइड दोनों ही लिख सकते हो, कोई नहीं। तो ये थर्ड रे डायग्राम था जो कि कन्वेक्स लेंस के लिए F1 और 2F1 के बीच में रखा। नेक्स्ट, अब अगर ऑब्जेक्ट को हम F1 पे रखते तो क्या होगा, देखो F1 पे रख दिया तो ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। पहला रे आया, F2 से निकल जाएगा क्या, हाँ एज पर रूल्स F2 से निकल जाएगा। दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर में जाएगा तो क्या होगा, अनडिविएटेड होकर निकल जाएगा। कहां पर मीट करेगा, कहीं नहीं, मतलब इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगा। तो क्या होगा, नेट पोजीशन कहां पर बनेगा, इन्फिनिटी, क्योंकि कभी ये हम यहां पर मीट नहीं कर पाएंगे, इन्फिनिटी कहीं पे जाके इन्फिनिटी पे मीट होगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, नेचर क्या होगा, रियल होगा का, हाँ जरूर रियल होगा। इन्वर्टेड होगा का, जरूर इन्वर्टेड होगा। और वेरी लार्ज, इंफिनिटी में जाके मीट करेगा तो वेरी लार्ज बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ऑब्जेक्ट को और थोड़ा पास लाए, कहां पर, F1 और O के बीच में, तो ड्रा कर लो, कोई नहीं। तो F1 और O के बीच में हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट ए बी रख दिया। तो पहला कंडीशन एज पर रूल्स आके निकल गया F2 से। दूसरा कंडीशन क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर में से निकल जाएगा सीधा ऐसे करके। तो ये क्या बनेगा देखो यहां पर कुछ सीखने वाली चीज है। यहां से अगर हम ये एक इमेजिनरी लाइन बना दे तो यहां पर जाके मीट हो रहा है, और जो ऑप्टिकल सेंटर वाला पर्पल कलर का लाइन है उसको भी हमने डॉटेड वर्जन कर दिया, मतलब डॉट डॉट करके पीछे ले गए, तो यहां पर मीट हो रहा है। मतलब दोनों एक जगह क्रॉस कर रहे हैं, जो फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर यहां पॉइंट मिल रहा है, और ये हमारा आ गया ऑब्जेक्ट। याद रखना यही एक क्या बोलते हैं एक्सेप्शन है, बाकी सारे सेम टाइप के होते हैं, यही एक एक्सेप्शन है। जैसे का मिरर का एक्सेप्शन था वैसे एक लेंस का भी यही एक्सेप्शन है। चलो तो ये बन गया हमारा ए डॉट बी ए डॉट। तो अब नेचर में देखो पोजीशन कहां पर बना, F1 और 2F1 के बीच में, तो लिख दो ऑन सेम साइड भी लिख सकते हो, कोई नहीं। सेम साइड क्यों, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज है, या फिर फ्रंट ऑफ द मिरर भी लिख सकते हो, कोई नहीं। अब नेचर क्या आएगा बताओ, ये रियल होगा या वर्चुअल, ये वर्चुअली डॉट डॉट मतलब ये वर्चुअली क्रिएट किया ना, तो ये आ गया वर्चुअल। सीधा है या उल्टा, उल्टा हुआ तो इन्वर्टेड, सीधा हुआ तो इरेक्ट, तो देख रहे हैं हम सीधा ही है तो इरेक्ट। और क्या, साइज में क्या, साइज में मैग्निफाइड या फिर लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये बहुत बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा, आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, तो इसको बहुत ही अच्छे से करना है। इसका जो हम डेली लाइफ में एग्जांपल कहां पर देखेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप में, क्योंकि मैग्नीफाइड इमेज मिल रहा है ना। देखिए जो हमने अभी ड्रॉ किया, जब हम एक ऑब्जेक्ट को O और F1 के बीच में रखते हैं तो हमें वर्चुअल, इरेक्ट और बहुत ही लार्ज इमेज बनते हैं। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप पे हमें 20 गुना ज्यादा लार्जर इमेज दिखाई देता है। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल में हम लोग यह क्या करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज करके इसका इस्तेमाल देख सकते हैं। ओके, ऐसे हम देखते हैं। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट वाला रे डायग्राम, जो कि है ऑब्जेक्ट को अगर हमने इंफिनिटी पे रखा, मतलब इंफिनिटी से रे आएगा। अच्छा कैसे होगा ये, देखिए हमने ड्रॉ कर लिया, अब ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। हमने यहां पर इतनी बड़ी साइज क्यों बनाई है, क्योंकि ये पैरेलली रे हमको लाना है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, यहां से पैरेलल रे आके कहां मीट कर रहा है, ये कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर ये मीट कर रहा है, मतलब गिर रहा है। तो ये क्या करेगा,
चारों ओर से आके एक पॉइंट पे प्रिंसिपल ऑक्सिस के ऊपर एक पॉइंट पे मीट होगा जो कि F2 है एज पर रूल्स। तो F2 में हमें क्या मिलेगा? F2 में एक पॉइंट मिलेगा जहां पर इमेज क्रिएट हो रहा है। कहां मिल रहा है? वही पे इमेज क्रिएट होता है ना। तो पोजीशन कहां पर है? F2 पे, एट फोकस पे। बढ़िया। नेचर क्या होगा? डेफिनेटली नेचर राइट साइड में हो रहा है तो रियल होगा। दूसरा इन्वर्टेड होगा। और ये साइज क्या होगा? पॉइंट साइज इमेज बनेगा। पॉइंट साइज इमेज, ठीक है, इसको याद रखना। ये पूरा जो है कन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम हो चुका है। अभी बढ़ते हैं कनकेव की बारी। अब यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस देख लेते हैं, कौन सा यूज हमें है। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और स्लाइड प्रोजेक्टर में हमें ये यूजेस मिलते हैं। सिंपल कैमरा भी मिलते हैं। और डेफिनेटली वॉच मेकर्स, मैग्नीफाइंग जो लेंस होते हैं वॉच मेकर ये यूज करते हैं। और स्पेक्टेकल्स जो होते हैं, जो हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट हो। अब हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट क्या है अगर पता नहीं है तो तुम्हारा एक चैप्टर है ह्यूमन आई करके, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, जिसका पूरा वीडियो इस चैनल पे मिल जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, सारी चीज वहां पर डिस्कस किए होंगे। तुम जाके वो पूरा देख लेना, पूरा चैप्टर का वीडियो स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा, वन शॉट भी मिल जाएगा। चलिए अब रे डायग्राम बात करते हैं। रूल्स फॉर रे डायग्राम ऑफ इसका कनकेव के। रूल नंबर 1, अ रे ऑफ लाइट व्हिच पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो रे लाइट पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के कनकेव लेंस में, वो अपियर टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। वो क्या करेगा? जैसे देखने को लगेगा कि वो फोकस से आ रहा है, जैसे कि ये आ गया कनकेव। अब ये रे गया, हिट किया, तो ये क्या होगा? डिफ्लेक्ट बैक करके चला जाएगा। जैसे देखने को से लग रहा है क्या? जब फोकस से वो रे आ रहा है, इसीलिए डॉट 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 करके हमने बनाया। कहां से आ रहा है? मतलब देखने से लग रहा है कि फोकस से आ रहा है। ओके, ये रूल नंबर 1 है। फिर से बता रहा हूं, ये जो रे आ रहा है, देखो ये जो रे आ रहा है ये डिफ्लेक्ट बैक के यहां पर चला गया। लेकिन अगर हम इस पर डॉट डॉट कर दें तो ये रे कहां से आ रहा है? लग रहा है कि फोकस से आ रहा है, इसलिए स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, तो देख के लग रहा है कि फोकस से आ रहा है। यही था रूल नंबर 1। अब देखो रूल नंबर 2 क्या है। और रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, अगर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हुआ तो अनडिविएटेड होगा, पहले की तरह। मतलब ऑप्टिकल सेंटर ओ में से अगर कोई रे ऑफ लाइट जाएगा सीधा निकल जाएगा, कोई भी डिविएशन नहीं है। नेक्स्ट रूल नंबर 3 क्या है? अ रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड द फोकस, जो रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ जा रहा है कनकेव लेंस में, वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। जैसे कि ये देखो, ये आ गया, सीधा निकल गया, तो यहां से देखो जैसे कि लग रहा है फोकस से जा रहा है, तो डॉट डॉट किया हुआ है। अब ये ना फोकस में से गुजर के वो पैरेलल में हो जाएगा। जाना चाहिए था फोकस के अंदर, F2 के अंदर से, लेकिन वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। ये 3 मेन रूल होते हैं, तुमको याद रखना है। अब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे तो कनकेव के लिए क्या रे डायग्राम आ गया। तो पहले तो ये स्ट्रक्चर तुम्हें ड्रॉ करना है रे डायग्राम के लिए, तो हमें कहां रखना है? इंफिनिटी पे। तो इंफिनिटी से तो बहुत सारे रे आएंगे पैरेलल, बढ़िया। तो रे आके हिट किया, बहुत बढ़िया, ये डिफ्लेक्ट होके बाहर निकल गए। लेकिन उसको हम अगर देखेंगे तो लग रहा है कि F1 से वो रे दोनों तरफ निकल रहे हैं। तो F1 से वो रे दोनों तरफ निकल रहे हैं, तो F1 पे क्रॉस किया, मतलब वहां पर क्या बना? इमेज बन गया। ऑब्जेक्ट कहां पर है? इंफिनिटी पे है। तो कहां पोजीशन ऑफ द इमेज कहां पर है? फोकस में। बढ़िया। तो अब नेक्स्ट क्या है? नेचर। नेचर में क्या क्या लिखोगे? लेफ्ट हैंड साइड में आ गया डॉट डॉट, मतलब लग रहा है कि वहां से आ रहा है, तो रियल या फिर वर्चुअल? बोलो बोलो जल्दी। वर्चुअल। अब इरेक्ट, सीधा इमेज आएगा। और साइज क्या होगा? पॉइंट साइज, क्योंकि ये पॉइंट साइज बन रहा है ना F1 पे, तो इंफिनिटी पे लगाओगे तो पॉइंट साइज मिलेगा। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1 के बीच में रखोगे तो क्या होगा? देखो, अब ये हमने ड्रॉ कर लिया, F1 और 2F1 के बीच में PQ एक ऑब्जेक्ट लगा दो। हर बार AB लगाते हैं, अब थोड़ा अलग किया है, PQ लगा दिया, कोई नहीं। तो ये आ गया रे, जो पैरेलल में आके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आके हिट किया, तो ये क्या होगा? ये देखने से वहां बाहर की तरफ निकल जाएगा, देखने से लग रहा है कि F1 में। रूल नंबर 1, F1 से निकल रहा है, बढ़िया। दूसरा रे आएगा जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से निकल जाएगा, ऑप्टिकल एक्सिस में से निकल जाएगा,
तो उसमें क्या होगा, अनडिविएटेड होगा। क्रॉस कहां किया, ये देखो यहां क्रॉस किया, तो यहां क्या बन जाएगा, एक इमेज बन जाएगा। तो इसलिए हमने इसका नाम दे दिया पी डॉट क्यू डॉट, हो गया। अब नेचर में देखो, ये पोजीशन कहां पर बना, देखो बियॉन्ड, बिटवीन ओ एंड F1, कहां से आया, फोकस से में आया। अब देखो नेचर क्या है, वर्चुअल है ऑब्वियसली। इरेक्ट है क्या, हाँ इरेक्ट है, और साइज क्या है, स्मॉल। ठीक है, बन गया F1 और 2 F1 के बीच में। अब देखो कुछ यूज, ये दो ही सिर्फ रे डायग्राम होता है, बता दो। कॉन्केव लेंस के लिए ये सिर्फ दो रे डायग्राम, कुछ नहीं है इसके बाहर। कोई भी सिलेबस में कुछ नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दो आते हैं, एक तो इन्फिनिटी पे और एक एनी पोजीशन, तो एनी पोजीशन में आगे तो ये ड्रॉ कर देना। कॉन्केव लेंस का एक यूज जो होता है, पहले तो गैलीलियन टेलीस्कोप जो है उसमें हमें आई लेंस के तौर पे ये मिल जाएगा। नंबर 2, बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कॉम्बिनेशन जो होते हैं, जो उसे हम ये कॉन्केव लेंस यूज करके हम देख पाते हैं। ओके, स्पाई होल इंडोर्स, जो हमें दरवाजे के बीच में जो स्पाई होल होते हैं ना, बाहर से कौन आया है हमें देखने के लिए, तो उसका जो एंगल हो, वाइड एंगल होता है, इसलिए हमें स्पाई होल यूज करते हैं। स्पाई होल में जो लेंस यूज करते हैं वो कॉन्केव होता है। और स्पेक्टेकल्स में होते हैं जो मायोपिया, जिन लोगों का प्रॉब्लम है मायोपिक आई में, ये ठीक करने के लिए स्पेक्टेकल्स में हमें ये यूज करना होता है। ओके, चलिए कुछ इमेज ड्रॉ करके कुछ क्वेश्चन करते हैं। ड्रॉ द पाथवे ऑफ लाइट आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ द लेंस और मिरर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। देखिए, तो ये जो आएगा, ये पहला आएगा। देखिए, पहला जो क्वेश्चन था ये क्या था, कनकेव। कनकेव क्या था, लेंस था। तो रे आके ये यहां पर पॉइंट पे हिट किया था, कहां पर हिट किया था, इस पॉइंट पे हिट किया था, इसलिए इस पॉइंट से क्या होगा, पैरेलल में निकल जाएगा। दूसरा वाला देखिए, इस पॉइंट से जा रहा है, जाके इससे पैरेलल में इधर निकल जाएगा और ऑप्टिकल सेंटर में जाएगा, ऑप्टिकल एक्सिस में जाएगा, तो क्या होगा, अनडिविएटेड। ठीक है, चलो नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ लेंस मस्ट बी प्लेस्ड एट XY सो दैट इमेज इज शिफ्टेड टू आई। किस तरह के लेंस यूज करना है जिससे कि इमेज कहां पर बने, आई पे बने। तो इसका जो आंसर होगा, कॉन्केव लेंस यूज करना है। कॉन्केव, ऐसा क्वेश्चन तुम्हें बहुत सारे बार मिल जाएगा, क्योंकि ये जो रे आएगा, रे आके ऐसे हिट करेगा और फिर से रिफ्लेक्ट करके आई पे मीट होगा। तो इसके लिए हमें क्या यूज करना है, कॉन्केव, आई पे या फिर आई डॉट पे। तो ये आ गया हमारा कॉन्केव लेंस। ठीक है, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अ कॉन्केव लेंस मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 एंड इज केप्ट एट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। एक कॉन्केव लेंस ले लिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, जिसको हमने जो मीडियम पे रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2। अ पैरेलल रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द लेंस। आप देख रहे हो कि यहां पर पैरेलल रे इंसिडेंट हो रहा है। ओके, कंप्लीट द रे, उसका पाथ जो है उसको कंप्लीट करना है। अब देखो, जो हमें यह पता है कि दिया हुआ कंडीशन पे N1 ग्रेटर देन N2 है, मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, तो ये हमें पता चल गया। ओके, अब बात कर लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की। चलिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होता है ये पहले एक बार देख लो। ये ग्राफ पेपर जैसा ही ड्राइंग आपको समझना है। जैसे कि कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या होता है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में किसको हम पॉजिटिव पकड़े, किसको नेगेटिव पकड़े, तो ये सारी चीज आपको याद रखना है। जैसे एक्सिस ड्रॉ करना है तो पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, सिमिलरली नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। आपको पता ही है, ये पॉजिटिव एक्स है, पॉजिटिव वाई है, ये नेगेटिव वाई है और ये नेगेटिव एक्स है। तो ये लिख दिया हमने एक्स वाई, ये आ गया हमारा पॉजिटिव, ये आ गया। हम 1 2 3 4 5 पॉइंट ले लेते हैं। अब ये हमारा नेगेटिव साइड आ गया, यहां पर भी हमने -1 से -5 ले लिया। ऊपर में प्लस वाई होता है तो +1 से 5 ले लिया, और नीचे -y होता है तो इसलिए -1 से -5 ले लिया। बढ़िया। अब देखिए, ये आ गया कन्वेक्स लेंस। इसके सेंटर में जो होता है वो ऑप्टिकल सेंटर होता है। बढ़िया। अब बिहाइंड द लेंस कुछ भी हुआ, मतलब लेंस के राइट साइड में कुछ भी हुआ तो वो सारे चीज पॉजिटिव में आएंगे, और फ्रंट ऑफ द लेंस कुछ भी हुआ तो वो सारे चीज नेगेटिव में आएंगे। याद रखिए, फ्रंट ऑफ द मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, बिहाइंड द मतलब राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड वाला सभी कुछ पॉजिटिव में आएगा, लेफ्ट हैंड वाला सभी कुछ नेगेटिव में आएगा। ओके, जैसे कि देखो, ये एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, किस तरफ है,
फ्रंट ऑफ द मिरर, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में है तो नेगेटिव में आएगा जरूर। तो ये बना हमारा इमेज। तो इमेज कहां बन रहा है? बिहाइंड द मिरर, मतलब राइट साइड में बन रहा है। तो इसका जो वैल्यू आएगा मतलब ये V में आएगा, तो V का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पॉजिटिव में, क्योंकि U जो था ऑब्जेक्ट था वो नेगेटिव में था। तो ये आ गया इमेज। तो ऑब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी लेफ्ट ऑफ द लेंस, डेफिनेटली। ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। हमेशा क्या करना है? ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है। तो डिस्टेंस टू द राइट ऑफ द ऑरिजिन, जो कि राइट में होगा ऑरिजिन से, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव। और ये जो भी डिस्टेंस राइट में होगा आप देख पा रहे हैं, और जो भी डिस्टेंस लेफ्ट में होगा उसको हम क्या करेंगे? नेगेटिव में डिनोट करेंगे। ठीक है, अभी हो गया। नंबर 4 पॉइंट बोल रहा है डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव। देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। जैसे कि इमेज हाइट, जो AB का हाइट है वो हमें क्या है? ये जो हाइट है ये पॉजिटिव में आएगा। अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो वो परपेंडिकुलर जो नीचे हो गया उसको हम नेगेटिव में पकड़ेंगे। जैसे कि ये हाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आया तो हमें क्या करना है? इसको हाइट को नेगेटिव में लेना है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है। जैसे कि कन्वेक्स लेंस पे लेंस में रे आके मीट होके फोकस पे मीट करता है, तो फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। याद रखो, फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस शुड बी पॉजिटिव। अब फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव लेंथ क्या होना चाहिए? कि वो वर्चुअल है। वर्चुअल मतलब जैसे लग रहा है कि वो फोकस से सारे रे निकल रहा है, इसलिए उसको हमें नेगेटिव में लाना है। तो हमें नेगेटिव पे लाना है। अब चलो, लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/v, और v u और f क्या होता है पहले बता दूं। v होता है इमेज डिस्टेंस, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f होता है फोकल लेंथ। अब इसका जो फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। देखो ये मिरर का जो फॉर्मूला था ये 1/v प्लस 1/u था, मतलब v और u के बीच में पॉजिटिव था, साइन था, यहां नेगेटिव साइन है। यही डिफरेंस है लेंस और मिरर फॉर्मूला के बीच में। अब मैग्निफिकेशन की अगर बात करें तो मैग्निफिकेशन क्या है? साइज ऑफ द इमेज, जिसे हम बोलेंगे H2, बाई साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसे H1। तो ये लेंस के लिए भी जैसे था, इसके लिए भी ऐसा ही है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H2/H1, और इसे हम -v/u भी लिख सकते हैं, जो हमें बाद में ये मिरर में क्या था? -v/u, और ये लेंस में क्या आ जाएगा? +v/u। तो इमेज साइज ऑफ डेफिनेटली अगर 4 टाइम्स हुआ, द साइज ऑफ द इमेज इज 4 टाइम्स, तो हमें यहां पर 4H2 ऐसे लिखना है। चलिए, और ये साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि ये तुम्हें जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है तो ये देखना जरूरी होता है। तो ये अगर कट गया तो मैग्निफिकेशन कितना आया? तो ग्रेटर देन 1 आया ना, क्योंकि 2 निकलेगा, 2 दूना 4। तो चलो आप देखते हैं, अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हुआ तो क्या होगा? इमेज मैग्निफाइड होगा डेफिनेटली। क्योंकि अगर अब ये देखो कि ऊपर में 2 आए, नीचे में 4 आए, तो क्या 0.5 आ रहा है, मतलब हाफ आ रहा है। तो ये क्या आएगा? लेस देन 1 आ जाएगा। लेस देन 1 मतलब इमेज इज डिमिनिश्ड। क्या आ जाएगा? इमेज इज डिमिनिश्ड। और मान लो कि दोनों तरफ ही इक्वल है, तो क्या आ जाएगा? 1 आएगा, मतलब m इक्वल टू 1 आएगा, मतलब इमेज इज सेम साइज। ये तीनों चीज आपको याद रखने हैं, कब मैग्निफाइड होगा, कब डिमिनिश होगा, और कब सेम साइज में आएगा। बहुत ही आसान है। मोर देन 1 मतलब मैग्निफाइड, लेस देन 1 मतलब डिमिनिश, और 1 मतलब सेम साइज। हो गया, बढ़िया। अब बढ़ते हैं कुछ प्रॉब्लम की, मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। टाइप 1 पहले सॉल्व कर पाऊंगा, जो कि ये फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड करके होगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। बढ़िया। अब देखो पहला जो न्यूमेरिकल आ रहा है, if an object of 7 centimeter height is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens। एक ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है H1 7 सेंटीमीटर, जिसको हमने रखा है एक कॉन्वेक्स लेंस के सामने। फोकल लेंथ उसका 8 सेंटीमीटर, पोजीशन कहां पर भी निकालना है। ये आ गया हमारा डायग्राम। तो हमें ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, जिसका हाइट हमने बता दिया है 7 सेंटीमीटर। बढ़िया। जो कि 12 सेंटीमीटर दूरी पे है, U हमने बता दिया। ओके, फोकल लेंथ कितना है? फोकल लेंथ 8। हमें कहां पर ये इमेज क्रिएट होगा? ये इमेज डिस्टेंस हमें निकालना है, इसको हमें निकालना है। ओके,
तो आप गिवन डेटा में कैसे लिखोगे? फॉर्मूला तो वही है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, मिरर फॉर्मूला है। लेकिन गिवन डेटा में देखो, पहला जो गिवन डेटा है, जो u होता है, u हमेशा क्या होता है? नेगेटिव में आएगा। लेकिन ये लेंस है, इसलिए u होगा डेफिनेटली -20, सॉरी नॉट 20, -12 सेंटीमीटर। क्या होगा? माइनस, यहां पर एक माइनस लगेगा, लेकिन कोई किसी कारणवश ये मिस हो गया, -12 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ कितना आया? फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि फोकल लेंथ किधर है? राइट साइड ऑफ द मिरर, तो फोकल लेंथ आ गया +8। बढ़िया। क्या फाइंड करना है हमें? भी फाइंड करना है ना। चलो फॉर्मूला लगाओ, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो हमें सब्जेक्ट करना है किसको? भी को। बाकी सारे चीज को राइट हैंड साइड में जैसे थे ले जाओ। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। आप सिंपल वैल्यू बिठाओ। एफ का वैल्यू 8 था और यू का वैल्यू क्या था? -12। ओके, तो सॉल्यूशन करने से इसको क्या आएगा? सिंपल सॉल्यूशन करते जाओ, जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम करके करते हैं, वही कर दो। क्योंकि 8 और 12 का एलसीएम 24 आएगा, तो 3 - 2 मतलब 1/24। तो v आ जाएगा 1/24, मतलब v इक्वल्स टू 24। तो v कितना आया? 24। तो ये आ गया हमारा पोजीशन ऑफ द इमेज। कहां पर बना? बिहाइंड द मिरर। द इमेज इज फॉर्म्ड एट ए 24 सेंटीमीटर अदर साइड ऑफ द कन्वेक्स लेंस, मतलब बिहाइंड द कन्वेक्स लेंस बना। ठीक है, नॉट मिरर, इट्स अ लेंस। नंबर 2, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। डेटा, गिवन डेटा को हमेशा याद रखो, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है कन्वेक्स लेंस का, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द वॉल। एक यहां पर एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 12। हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड बी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू फॉर्म द रियल इमेज ऑफ द वॉल? किस दूरी पे रखने से इसका रियल इमेज बनेगा? देखो, ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, ये हमारा इमेज, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया है। बढ़िया। अब ये कहां पर बन रहा है? ये ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बन रहा है? ये बन रहा है 12 सेंटीमीटर दूरी पे। हमें क्या पता करना है? ये तो भी दे दिया है, हमें पता करना है ये यू पता करना है। यहां से हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, कहां पर ये ऑब्जेक्ट को प्लेस करने से इसका इमेज जो है 12 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे, लेकिन उससे पहले v कितना है? 12 सेंटीमीटर। +12 क्यों लिखा है हमने? राइट साइड में है। बढ़िया। और तुम ऐसे भी कह सकते हो, फोकल लेंथ इमेज डिस्टेंस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज डेफिनेटली, उस सारे कंडीशन को छोड़ के, अगर 6 कंडीशन है, 5 में पॉजिटिव में आएगा, 1 में नेगेटिव में आएगा। चलो, फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है? यू फाइंड करना है। वैसे ही जो फॉर्मूला होता है उसको लगाओ, लगाने से हमें क्या आएगा? ये आएगा। हमें क्या निकालना है? वी निकालना है या फिर यू निकालना है? यू निकालना है। तो हमें यू को सब्जेक्ट कर देना है और कुछ नहीं। आप सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए ये सारे वैल्यू करते जाओ, सिंपल कैलकुलेशन करो, कुछ नहीं है। तो कितना आएगा? -1/60 आ जाएगा। अब u कितना आया? 60/1 -1, तो आ गया -60 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन नॉर्मल है, कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। क्लास 7-8 का कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। तो u आ गया -60। अब -60 का मतलब क्या है? ये फ्रंट ऑफ द मिरर में है, फ्रंट ऑफ द मिरर। तो क्या आंसर आएगा? द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर एंड रियल इमेज फॉर्म होगा यहां से। ओके। अब अगर ये बोलता कि वर्चुअल इमेज कहां क्रिएट होता, तो एक ही कंडीशन पे, कन्वेक्स लेंस पे वर्चुअल इमेज क्रिएट होता है, जब जो 6 कंडीशन करवाए थे उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन पे ये वर्चुअल इमेज क्रिएट होता है, वही ना? ठीक बोला ना मैंने? अगर नहीं देखा है तो जाके अभी देख लो। A boy was standing at a distance of 20 सेंटीमीटर from a convex lens. एक बॉय जो 20 सेंटीमीटर दूरी पे खड़ा हुआ है कन्वेक्स लेंस के। इफ द फोकल लेंथ इज 80 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ उसका है 80 सेंटीमीटर, फाइंड एट व्हिच डिस्टेंस विल इमेज ऑफ द बॉय इज फॉर्म्ड, किस डिस्टेंस पे इमेज क्रिएट होगा? नॉर्मली ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट जो कि 20 सेंटीमीटर दूरी पे है गिवन डेटा में। फोकल लेंथ कितना है? 80 सेंटीमीटर, 80 आ गया। और हमें क्या करना है? इसका इमेज निकालना है। अब बोलोगे इमेज ऐसे कैसे निकाल दे?
देखो फोकल लेंथ है 80 सेंटीमीटर और इमेज है जो ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर रखा है, तो फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना है ना, तो इसीलिए हमने O और F1 के बीच में रखा। इसीलिए सेम साइड में इमेज आ गया। अगर ये बोलता कि जो बॉय है वो 100 सेंटीमीटर की दूरी पे है, मतलब तब कहां आ जाता, तब हमें F1 के बियॉन्ड मिलता, मतलब 2F1 और F1 के बीच में हमें ऑब्जेक्ट रखने की जरूरत है। ये सारे ख्याल करके तुम देख सुन के बहुत ही अच्छे से समझ के इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठना, क्योंकि एक थोड़ा बहुत ही गलती हो गया तो प्रॉब्लम आ जाएगा। अब चलो गिवन डेटा में क्या देखा है, तो U माइनस में है तो -20, बढ़िया। फोकल लेंथ कितना है 80 सेंटीमीटर, फाइंड करना है हमें भी। नॉर्मली जैसे करते हैं फॉर्मूला लगाओ करते जाओ, व्यू को सब्जेक्ट कर दो और कुछ नहीं है भी। तो इसका जो वैल्यू आएगा, मतलब हम लोग अगर कैलकुलेशन करते जाएं तो इसको वैल्यू पुट कर दो तो कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा 80 आएगा। ओके, तो 1/v इक्वल टू 80, 1 - 4 मतलब -3/80 आ जाएगा। और इसको तुम उल्टा कर दो, v इक्वल टू 80 -80/3, तो इसको डिवाइड करने से कितना आएगा -26.67। मतलब ये जो इमेज बनेगा, ये फ्रंट ऑफ द इमेज तो इमेज फ्रंट ऑफ द मिरर लेंस तो बनेगा ही, और ये 26.67 के दूरी पे बनेगा। ओके, तो ऐसे न्यूमेरिकल तुम्हें सॉल्व करना होता है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। An object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex lens of a focal length of 12 centimeter. Find the position and nature. सेम टाइप प्रॉब्लम। देखो ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट जो कि 10 सेंटीमीटर दूरी पे है, फोकल लेंथ बोला है 12 सेंटीमीटर, तो यहां पर हमें इमेज मिलेगा। क्यों? फोकल लेंथ से छोटा है। कौन छोटा है? यू। यू 10 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, फोकल के बीच में रखा है, इसलिए सेम साइड में बनेगा। अब देखो, तो ये हमें फाइंड करना है, ये पोजीशन ऑफ नेचर। तो हमें फाइंड करने के लिए पहले तो भी निकालना है। गिवन डेटा में यू दे दिया है -10 सेंटीमीटर, वी कितना है 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ बार बार, यह माइनस मिसिंग हो गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में आएगा। पोजीशन ऑफ द इमेज क्या आएगा, वी निकालना है, तो हमें निकालना है वी। चलो पहले ये फॉर्मूला लगाओ, लगाने के बाद इसका सोल्यूशन करते जाओ, सॉल्यूशन करते जाओ, और इसका जो कैलकुलेशन है सीधा तरह से करो, कुछ नहीं है 1/v, और ये u आ गया -10। अब इसका कैलकुलेशन करने से हमें क्या मिलेगा, 60 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो v कितना आएगा -1 बेसिस तो 60। ओके, तो -60 में आंसर आएगा, बढ़िया। चलो तो ये आ गया हमारा 60 -60, तो ये सेम साइज में तो होगा। अब नेचर कैसे पता करें, देखो नेचर पर पता करने के लिए, तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है, मतलब जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज भी है, तो वर्चुअल और इरेक्ट तो बनेगा ही बनेगा। अगर रे डायग्राम देखे होगे तो पूरा पता चल गया होगा। और इसका साइज क्या होगा, डेफिनेटली क्या होगा, बढ़ गया होगा। देख से ही पता चलता है कि इसका साइज डेफिनेटली बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 5। An object is placed at a distance of 50 centimeter from a convex, सॉरी यहाँ पर कनकेव लेंस दिया है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन। तो फोकल लेंथ ड्रॉ कर दो, यह आ गया ऑब्जेक्ट। अब ये आ गया 50 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर दूरी पे है, तो यहां पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ये पूरा रे डायग्राम को समझने के बाद ये कर रहे होगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब इसे हमें ये निकालना है कि v कितना है। चलो तो गिवन डेटा में देख लो, u हमेशा नेगेटिव में आएगा -50, बढ़िया। फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, माइनस है क्योंकि फोकल लेंथ कनकेव का माइनस होता है, कनकेव लेंस का माइनस होता है। अब देखो फाइंड करना है हमें भी, क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला लगाओ। जस्ट लगाने के बाद कैलकुलेशन करते जाओ, कुछ नहीं है यहाँ पर, जस्ट वैल्यू को पुट करना है। हमें वैल्यू पुट करने के बाद क्या है, 1/v तो आ गया, कितना एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 100। तो इसको कैलकुलेशन करने से कितना आएगा, 1/v इक्वल टू -7/100, तो v इक्वल टू -100/7, तो डिवाइड कर दो तो कितना आया -14.28। अब पोजीशन तो पता चल गया, नेचर कैसे पता चले, नेचर क्या होगा, द इमेज इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 14.28 सेंटीमीटर, सेम साइड ऑफ द कनकेव, सेम साइड में हो रहा है, क्योंकि यहाँ में देख के ही पता चल रहा है कि ये कनकेव मिरर के सेम साइड में इमेज क्रिएट हो रहा है। नंबर 6, an image was formed at a distance of 60 centimeter
ऑफ अदर साइड ऑफ द लेंस, दूसरी साइड पे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तो राइट हैंड साइड में कनकेव के इमेज बनेगा। इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू बोला है, फोकल लेंथ कैलकुलेट करने को बोला है। देखो ये कन्वेक्स लेंस आ गया, तो यहां बन रहा है हमारा 60 सेंटीमीटर पे इमेज बन रहा है, तो भी हमें मिल गया। फोकल लेंथ हमें पता है, नहीं फोकल लेंथ निकालना है, तो यू पता है 10 सेंटीमीटर, तो हमें फोकल लेंथ निकालना है। चलो गिवन डेटा, v कितना है 60, f निकालना है, u कितना है -10, और हमें निकालना है f, तो f कितना आएगा। तो नॉर्मल फार्मूला लगाओ, नॉर्मल फार्मूला लगाते जाओ और यहाँ से सब्जेक्ट कर दो f को, बाकी सारे कैलकुलेशन जो भी है जितने भी हैं जैसे जैसे नॉर्मली होता है करते जाओ। तो करने से कितना आएगा, तो डेफिनेटली f आ जाएगा 60/7। तो 60/7 को डिवाइड करने से कितना आएगा 8.57, तो इसका फोकल लेंथ निकल गया 8.57। ठीक है, तो फोकल लेंथ हमें पूछ रहा था, फोकल लेंथ हमने निकाल दिया। नेक्स्ट 7, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस, इफ द फोकल लेंथ ऑफ फोकल लेंथ दिया गया है, u दिया गया है, इमेज डिस्टेंस भी निकालने को है, तो हमें फिर से वही नॉर्मली u हमें मिल चुका है, हमें फोकल लेंथ मिल चुका है, हमें v निकालना है। तो v इधर ही क्यों, क्योंकि ये फोकल लेंथ से छोटा डिस्टेंस पे है इसीलिए। तो नॉर्मली जो है u लगा दो, v लगा दो, ये f लगा दो और v हमें निकालना है। तो नॉर्मली जितने भी होते हैं तो उसको वैल्यू पुट करते जाओ और यहाँ से भी हमें कैलकुलेशन करना है। सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं यहाँ पर, नॉर्मली जो कैलकुलेशन होते हैं वैसे ही पुट करो और यहाँ से तुम्हें मिल जाएंगे। तो कितना आएगा -1/20, तो -20 सेंटीमीटर। ओके, द इमेज ऑफ द बॉय इज फ्रॉम एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, सेम साइड ऑफ द लेंस, जिस तरह साइड लेंस है उसी तरह इमेज भी। चलो तो आज अभी आप डिस्कस करेंगे टाइप बी न्यूमेरिकल, तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अ फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, दैट इज m इक्वल टू h2/h1, दैट इज v/u। हमें पता है मैग्निफिकेशन के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। तो नंबर 1 न्यूमेरिकल, एन ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। एक ऑब्जेक्ट जो है 6 सेंटीमीटर टॉल, ऑब्जेक्ट हाइट दिया है और ये कन्वेक्स लेंस के 18 सेंटीमीटर फ्रंट में इसको हमने लगाया है। ओके, इफ द इमेज इज फ्रॉम एट डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर, अब इमेज कहां बना, 9 सेंटीमीटर की दूरी पे इमेज बना, किस तरफ, अदर साइड पे, मतलब राइट साइड पे। तो हाइट ऑफ द इमेज पता करना है। जैसे कि मान लो ये हमने एक ऑब्जेक्ट लगा दिया ए बी, जिसका हाइट यहां पर गिवन है 6 सेंटीमीटर। बढ़िया, अब ये कितनी दूरी पे है, 18 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ऐसे गिवन डेटा को अपने दिमाग में बिठा बिठा कर आंसर निकालना है। अब हमें इसका ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता दिख रहा है कि 9 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो ये भी दिया गया है। बढ़िया, u भी दे दिया है हमें और h1 दे दिया है, पता करना है h2। तो गिवन डेटा में लिख दो, तो गिवन में क्या है, h1 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और u हमेशा नेगेटिव में आता है -18, और v कितना आएगा, राइट साइड में है तो +9 आ जाएगा। ओके बढ़िया, अब देखो हमें क्या निकालना है, h2 निकालना है। तो हमें ये जो फॉर्मूला दिख रहा है मैग्निफिकेशन इक्वल टू h2/h1 इक्वल टू v/u, तो h2 निकालना है ना, तो ये लिख दो पूरा फॉर्मूला। यहां से h2 को सब्जेक्ट करके बाकी सारे चीज को राइट हैंड साइड में ले चले जाओ और इसका सिंपल न्यूमेरिकल जो वैल्यू है जो गिवन डेटा में दिया है उसका वैल्यू जस्ट कट डाउन कर दो और यहां से h2 का वैल्यू तुम निकाल लो, कितना आएगा -3 सेंटीमीटर आ जाएगा। माइनस क्यों आया, ऑप्टिकल एक्सिस के नीचे है इसलिए माइनस आ गया। तो इमेज एट हाइट হচ্ছে 3 सेंटीमीटर एंड इट इज ऑब्वियसली इन्वर्टेड इन नेचर। ठीक है, तो इन्वर्टेड नेचर में आ जाएगा। देखो ऐसे न्यूमेरिकल बहुत बहुत पढ़ते हैं, तो तुमको इसको अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट हाइट है 10 सेंटीमीटर, कन्वेक्स लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पे है, यू दिया है और इमेज हो रहा है 5 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, फिर हाइट ऑफ द इमेज मतलब h2, सेम तरह की न्यूमेरिकल है। ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट जिसका हाइट है 10 सेंटीमीटर, h1 दिया है, तो u दे दिया है -30 सेंटीमीटर क्योंकि u हमेशा नेगेटिव है, और यहां पर इमेज बना है जो 5 सेंटीमीटर दूरी है और हमें निकालना है इमेज ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज। चलो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, गिवन डेटा में जितने भी हैं तुमको ऐसे लिख देना है। सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में सिर्फ ऐसे ख्याल रखना कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है। तो h इक्वल टू डेफिनेटली क्या होगा,
तो फॉर्मूला आ जाएगा m इक्वल टू h1 बाई h2 इक्वल टू v बाई u। सोल्यूशन में क्या आएगा, h2 निकालना है तो सब्जेक्ट करो और बाकी सारे को वैल्यू पुट करते जाओ। तो पुट करने से क्या होगा, ऐसे तुम्हें h2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो कितना आया, -1.67। तो इमेज हाइट 1.6 सेंटीमीटर एंड इट इज इन्वर्टेड, क्योंकि 1 से ज्यादा हुआ तो क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा। और डेफिनेटली हमें कौन से कंडीशन में इन्वर्टेड मिलेगा या फिर कैसे मिलेगा, ये तो हमें सारे चीज कर चुके हैं। अब टाइप से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फॉर्मूला 1/v माइनस 1/e इक्वल टू 1/f, जो लेंस का फॉर्मूला होता है और मैग्निफिकेशन दोनों को मिला के हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जैसे कि देखो, अब 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से एक 5 सेंटीमीटर दूरी पे एक ऑब्जेक्ट हमने रखा है। टॉल ऑब्जेक्ट मतलब ये ऑब्जेक्ट का हाइट है। फोकल लेंथ दिया है 50 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्सिस इज 10 सेंटीमीटर। अब नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज तीनों निकालना है एंड ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। तो ये पहले ड्रॉ कर लो। तो ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट जो कि है 5 सेंटीमीटर हाइट पे, बढ़िया। 50 सेंटीमीटर दूर पे ये इसका फोकल लेंथ है, 50 सेंटीमीटर दिया है, बढ़िया। अब देखो, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द एक्सिस इज 10 सेंटीमीटर, मतलब यू का वैल्यू यहां पर 10 सेंटीमीटर है। हमें निकालना क्या है, वी निकालना है। तो इमेज कहां बन रहा है, यहां पर बन रहा है। भी और H2 दोनों ही निकालने हैं। तो पहले गिवन डेटा में जितने भी हैं, पहला ये दो फॉर्मूला यूज होंगे। तो गिवन डेटा में क्या क्या है, H1 है एक फोकल लेंथ है, और U तो है ही माइनस में। अब हमें F निकालना है। पहले तो F निकालो, तो सॉरी V निकालो, क्योंकि V इमेज डिस्टेंस होता है और H2 भी निकालना होता है। तो पहला फॉर्मूला लगाओ, मैग्निफिकेशन भी निकालना, चारों निकालना है। तो पहला फॉर्मूला लगाओ 1/v। यहां से हमें क्या होगा, नॉर्मली हमें वैल्यू पुट करना है और v को सब्जेक्ट कर देना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, v का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे कि मैं कर रहा हूं, ऐसे तुम कैलकुलेशन करते जाओ तो तुम्हें v का वैल्यू आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये v आ गया। देखो, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है। तो v का वैल्यू कितना आएगा, -12.5 सेंटीमीटर आ गया। v कहाँ है, मुझे हम लोगों को पता चल गया कि सेम साइड में है, जिधर ही ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बना है। अब सेम साइड तो बन गया। अब देखो, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है H2। तो ये हमने रख दिया। अब H2 कैसे निकालते हैं, H2 बाई H1 समान V बाई U पता है। हमें H2 को सब्जेक्ट करके बाकी सारे चीज़ों को यहाँ पर पुट कर दो और न्यूमेरिकली जो कट जाता है कट दो उसको, उसके बाद H2 निकाल दो। तो कितना आएगा, 6.25। तो हाइट भी मिल गया, जो इमेज का हाइट है वो 6.25 होगा। तो ऑब्जेक्ट हाइट कितना है, ऑब्जेक्ट हाइट है डेफिनेटली 5 सेंटीमीटर और इमेज हाइट कितना है 6.25 सेंटीमीटर। और ये इरेक्ट भी है, सीधा है ना, इसलिए इरेक्ट है। अब देखो, नंबर 3 पे नेचर पूछा है और मैग्निफिकेशन के बारे में पूछा है। नेचर तो हमने बता दिया कि इरेक्ट है, और मैग्निफिकेशन की अगर बात करें तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, m इक्वल टू v बाई यू। तो v हमें पता है, u हमें पता है। तो कितना आया 1.25। 1.25 मतलब मैग्नीफाइड, बड़ा। तो इमेज इज मैग्नीफाइड। तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि पूरा जो न्यूमेरिकल है ऐसे तुम्हें सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। ये दो फॉर्मूला जो होते हैं लेंस के, मैग्निफिकेशन और लेंस वाला फॉर्मूला, ये मिला के न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। 3 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट H1 दिया है, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दिया है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 18 सेंटीमीटर। सेम तरह के न्यूमेरिकल है, सेम जितने जो अभी कर रहे हो तुम। ये आ गया 3 सेंटीमीटर इसका हाइट, किसका हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट। कितनी दूरी पे है, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ये लिख दो पहले। अब 18 सेंटीमीटर दूरी पे उसका फोकल लेंथ है, जो कि द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एक्सिस इज 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फोकल लेंथ, सॉरी भी निकालना है, H2 निकालना है। तो दोनों ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। H1 फोकल लेंथ और U दिया हुआ है, सारे लिख दो। फिर भी निकालना है, H2 निकालना है और नेचर भी निकालना है। ठीक है, मैग्निफिकेशन भी निकालना है, हाँ निकालना है। तो निकालो ना, 1/v करके जो फॉर्मूला आता है लेंस का, उसमें v को सब्जेक्ट कर दो, बाकी सारे चीज का वैल्यू पुट करते जाओ। करने से हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ से v का वैल्यू पता चल जाएगा। v कितना आया, 90 सेंटीमीटर। v 90 सेंटीमीटर मतलब क्या है कि 90 सेंटीमीटर दूर में ये इमेज फॉर्म होगा अदर साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, अदर साइड ऑफ द लेंस में ये फॉर्म होगा। अब देखो,
ये गया फर्स्ट पार्ट आंसर। अब हमें एम निकालना है, तो एम का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, H2 को सब्जेक्ट कर दो और बाकी सारे चीज को राइट हैंड साइड में लेके आओ, जस्ट कैलकुलेशन कर दो। H2 कितना आएगा देखो, H2 -15 सेंटीमीटर आ गया, मतलब H2 -15 सेंटीमीटर। द इमेज हाइट इज 1.67 सेंटीमीटर एंड इट इज इन्वर्टेड। तो इमेज हाइट कितना बना वो भी हमें पता चल गया, इमेज हाइट का H2 का पता चल गया, और डेफिनेटली इन्वर्टेड होगा। तो मैग्निफिकेशन कितना है, तो मैग्निफिकेशन आएगा V/U, जो मैग्निफिकेशन हमें निकलना है, तो वो -5 हो जाएगा। -5 मतलब ये इमेज 5 टाइम्स मैग्निफाइड होगा। नेगेटिव साइंस क्या शो कर रहा है, ये इन्वर्टेड होगा, इसलिए शो कर रहा है माइनस मतलब इन्वर्टेड, और 5 टाइम्स इन्वर्टेड हो गया, इन्वर्टेड और 5 टाइम्स मैग्निफाइड। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाइट इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ ऑफ लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। जो भी डेटा है उसको तुम्हें गिवन डेटा में लिखना है, जैसे कि H1, U और F जितने भी हैं डेटा वो लिख डालो पहले। अब फॉर्मूला लगाओ, क्या निकालना है हमें, V निकालना है, V को सब्जेक्ट कर दो, बाकी सारे को कैलकुलेशन करते जाओ। तो करने से क्या होगा, तुम्हें ये मिल जाएगा V का वैल्यू मिल गया, पोजीशन तो मिल गया। अब साइज निकालना है, तो साइज निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो H2/H1 है, तो H2 को सब्जेक्ट कर दो, बाकी सारे को वैल्यू पुट करो, तो H2 भी निकल गया, हमें मिल गया। तो पोजीशन बन गया, साइज बन गया, नेचर क्या होगा, नेगेटिव आ रहा है, मतलब क्या होगा, रियल इन्वर्टेड। अच्छा, ऐसे करके तुम जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उसका डेटा उठाओ और करते जाओ, डेटा उठाओ करते जाओ। देखो, अ कनकेव लेंस हैव फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब कनकेव की बात आई, फोकल लेंथ दिया है, तो at what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image of 10 centimeter from the lens? Okay, तो कनकेव लेंस ऑलवेज क्रिएट करता है वर्चुअल इरेक्ट, तो यहाँ पर V-10 F-15 U निकालना है, तो U को सब्जेक्ट कर दो ना, U को सब्जेक्ट करके कैलकुलेशन करते जाओ, तो कितना आएगा, तो ये आ गया -30, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया 30 सेंटीमीटर पे। बढ़िया, तो हमें क्या निकालना है, ये मैग्निफिकेशन निकालना है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला V/U होता है, पुट करो तो आ जाएगा आंसर। तो पॉजिटिव साइन क्या शो कर रहा है, इरेक्ट इमेज है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है, और ये साइज जो है 0.33 आ रहा है, लेस देन 1, मतलब ये साइज छोटा हो, डिमिनिश्ड हो रहा है। चलो, पावर ऑफ लेंस क्या होता है देख लेते हैं। द पावर ऑफ लेंस इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ लाइट रे फॉलिंग ऑन इट। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस को हमें ऐसे पता करना है, एक रे आया और ये रे आके एक पॉइंट पे मीट किया, तो जिसको हम बोलेंगे फोकस, अभी तो पता चल गया ये, और इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस को हम बोलेंगे फोकल लेंथ। और ये जो एंगल बना रहा है ये देख रहे हो तुम, और ये डेफिनेटली कनकेव और कन्वेक्स दोनों के लिए एक ही काम करेगा। तो ये एंगल जो बना रहा है, ये जो एंगल बना रहा है, द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, मतलब जो फोकल लेंथ है उसका रेसिप्रोकल को हम क्या बोलेंगे, पावर ऑफ लेंस। द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, लेकिन फोकल लेंथ का किस में यूनिट, मीटर में यूनिट है, तो ये हमें से याद रखना, पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन मीटर, मतलब 1 और फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना है, या फिर हम 100 भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो P इक्वल टू 1/f मीटर में, हमेशा याद रखना P इक्वल टू 1/f मीटर में। P इज द पावर ऑफ द लेंस एंड F इज द फोकल लेंथ इन मीटर। और इसका जो यूनिट होगा, और ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट होगा डायोप्टर। बहुत बहुत बार पूछा जा चुका है, ऐसा यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है। चलो, 1 diopter is the power of lens whose focal length is 1 meter. 1 diopter के डेफिनेशन में अगर पूछे तो लिखना है 1 diopter is the power of lens whose focal length is 1 meter. A convex lens has a positive focal length, so the power of the convex lens is positive. और कनकेव की अगर बात करें तो फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव में आता है, तो पावर क्या में, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना, पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव में होता है, पावर ऑफ कनकेव लेंथ नेगेटिव में आता है। अब चलो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कैसे पता करें। इफ द नंबर ऑफ लेंस आर प्लेस्ड इन क्लोज्ड कॉन्टैक्ट, देन पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पावर ऑफ द इंडिविजुअल लेंस। जैसे कि मान लो दो लेंस है, P1 P2 उसका पावर है, तो रिजल्टेंट पावर में क्या फॉर्मूला आएगा, P इक्वल टू P1 प्लस P2, नॉर्मल फॉर्मूला। और P इक्वल टू, अगर हम एक कन्वेक्स लेंस ले लिए जिसका पावर है 4 डायोप्टर, दूसरा कन्वेक्स लेंस ले लिए जिसका पावर है, कनकेव लेंस ले लिए जिसका पावर है -10 डायोप्टर,
तो पावर में कितना आएगा P1 P2, अगर दोनों का कॉम्बिनेशन बना दो, सिर्फ वैल्यू पुट करो, तो ये आ गया -6 डायोप्टर। ठीक है, तो ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्चुअल ये बनते हैं कि दो लेंस ले लिए, देखना है कौन सा है, कन्वेक्स हुआ तो पॉजिटिव में आएगा पावर, कनकेव हुआ तो नेगेटिव में आएगा। जितने भी लेंस होंगे उसको जोड़ दो, जोड़ने से जो भी वैल्यू आएगा उसका पावर बन जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस इज -6 डायोप्टर। अब देखो, नंबर ऑफ लेंस अगर है बहुत सारे तो इसका क्या होगा, P = P1 + P2 डॉट डॉट करके Pn तक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, P = 1/f, इसके ऊपर न्यूमेरिकल। अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर, पावर निकालना बोल, सेंटीमीटर में है फोकल लेंथ, तो गिवन क्या है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, हम इसको क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 0.1 मीटर आ गया। अब निकालो फोकल लेंथ, तो पावर निकालो, 1/f हो गया, तो कितना आएगा, P = 1/f। अब डायोप्टर में आंसर तो आएगा ना, तो P = 1/0.1 आ जाएगा ना, क्योंकि f का वैल्यू मीटर में निकालना है 0.1। तो कैलकुलेशन करने से पता चलेगा कि ये आएगा 10 डायोप्टर। तो ये ऐसे निकाला जाता है आपका पावर। चलो, तो पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज +10 डायोप्टर, +10 मतलब कन्वेक्स। चलो नेक्स्ट, चलो कैलकुलेट द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20, सेम टाइप के क्वेश्चन है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, हमें P निकालना है, P = 1/f है, तो P = 1/f की जगह 0.2 लिख दो, तो कितना आएगा 5 डायोप्टर। तो कितना आया 5 डायोप्टर। ऐसे करके तुम्हें अगर फोकल लेंथ निकालना है या फिर पावर निकालना है तो निकाल सकते हो। द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 2 मीटर, 2 मीटर फोकल लेंथ दे दिया, तो P = 1/f। आप देखो कॉन्केव है मतलब फोकल लेंथ तो नेगेटिव में आएगा, तो ये याद रखना ये कॉन्केव है या फिर कन्वेक्स है, तो P = 1/f, तो -1/2, 0.5 माइनस में 0.5 माइनस 0.5 डायोप्टर, तो ये आ गया पावर ऑफ कनकेव लेंस। सिर्फ इतना याद रखना है, कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव पावर आता है और कनकेव के लिए नेगेटिव में पावर आएगा। नेक्स्ट, अ थीन लेंस हैज अ फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर, माइनस मतलब पता है सबको, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस एंड नेचर। देखो फोकल लेंथ -25, तो हमें इसको मीटर में कन्वर्ट कर देना है, P = 1/f पता है, वैल्यू पुट करो, P = 1/f, 1/0 -0.25, तो कितना आएगा -4 डायोप्टर। अब -4 आ गया मतलब क्या, कनकेव, माइनस मतलब कनकेव है ना, पावर माइनस मतलब कनकेव, और माइनस साइन विद द पावर इंडिकेट्स दैट इट इज अ कनकेव लेंस, ये आपको लिखना है। ठीक है, नेचर पता है ना, नेचर की बात करें, व्हाट इज द नेचर, तो ये आपको इंडिकेट करना है। A person having myopic eye uses concave lens of focal length, concave lens यूज कर रहा है, उसका फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, पावर निकालने को बोला है। गिवन डेटा मीटर में कन्वर्ट कर दो, -0.5 मीटर आ जाएगा, तो आप पावर निकालो, P = 1/f, जस्ट पुट करो वैल्यू, तो कितना आएगा, P = -2 डायोप्टर, तो पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज -2 डायोप्टर। ओके, चलो नेक्स्ट, मायोपिक आई लेंस जिसका है +2, आप देखो पावर दे दिया है +2.5 डायोप्टर प्लस में, व्हाट काइंड ऑफ लेंस इट इज एंड व्हाट टाइप ऑफ फोकल लेंथ नीडेड। देखो गिवन डेटा में पावर तो दे दिया है +2.5 डायोप्टर, तो फोकल लेंथ निकालने को बोला है, तो P = 1/f, तो F = 1/p आ जाएगा, तो आप इसका वैल्यू बिट पुट कर दो, 1/2.5 मतलब कितना आएगा, तो इसको अगर हमने सेंटीमीटर में निकाले तो कितना आएगा 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 मीटर, और द पावर ऑफ द लेंस इज पॉजिटिव, सो इट्स अ कन्वेक्स। कन्वेक्स का पावर हमेशा पॉजिटिव में, नेगेटिव आए तो डेफिनेटली कनकेव। सो फोकल लेंथ, ये सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है ना, ये बॉक्स में सेंटीमीटर मिस्टेक से लिख दिया, ये मीटर होगा। ठीक है, चलो, टू थीन लेंस जिसको पावर दिया है +3.5 डायोप्टर और -2.5 डायोप्टर, एक कनकेव एक कन्वेक्स के लिए कॉन्टेक्ट किया है, तो पावर और फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन का निकालना है। तो हमें P1 दिया है, P2 दिया है, बढ़िया, तो हमें निकालना है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन P1 + P2 और F, तो P = P1 + P2 हमें पता है, तो P1 + P2 कितना आएगा, नॉर्मली प्लस माइनस करने से 1 डायोप्टर, द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन हमें पता है 1 डायोप्टर। अब फोकल लेंथ निकला है, फोकल लेंथ P = 1/f, तो F = 1/p, अब फोकल लेंथ कितना आ गया 1, तो फोकल लेंथ कितना आया 1, मतलब द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज +1 मीटर, तो +1 मीटर में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, convex lens forms a real and inverted image of a needle
at a distance of 15 centimeter of the lens. If the image is of the same size of the needle, what is the needle placed in front of the lens? अब पावर में निकालना है. देखो ये आ गया हमारा 50 सेंटीमीटर में ऑब्जेक्ट इमेज बना है. ऑब्जेक्ट, since the image is real, inverted and same size of the needle, thus the needle is placed at a distance of 50 सेंटीमीटर. ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये 50 सेंटीमीटर सेम साइज कब बनता है? जब 2f1 पे रखोगे तो 2f2 पे सेम साइज बनता है. तो 50 सेंटीमीटर मतलब इधर भी 50 सेंटीमीटर में हमें रखना है. तो ये आ गया 50 सेंटीमीटर. समझ में आया? अगर रे डायग्राम समझ में आ गया होगा तो ये आसानी से समझ में आ गया होगा. तो गिवन डेटा फोकल लेंथ कितना है? देखो फोकल लेंथ व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स लेंस इज द सेम साइज एज द नीडल, देन द डिस्टेंस ऑफ द नीडल ऑफ द लेंस इज 2f. तो कितना आएगा? 2f मतलब 50 सेंटीमीटर. तो f कितना आएगा? 50, क्योंकि ये f1 f2 2f2 में बन रहा है तो 2 से डिवाइड कर दो 50 से, तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा. तो चलो फिर फोकल लेंथ हमें मिल गया 25 सेंटीमीटर. इसको हमें मीटर में कन्वर्ट कर देना है. अब क्या निकालना है भाई? पावर निकालना है. P इक्वल टू 1/f, वैल्यू पुट कर दो, कुछ नहीं है. कितना आया? 4 डायोप्टर. हो गया, खत्म बात. द पावर ऑफ दिस कन्वेक्स लेंस इज 4 डायोप्टर प्लस 4 डायोप्टर. चलो एक एमसीक्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेकिंग अ लेंस. इसमें से कौन सा मटेरियल से यूज हम कर नहीं सकते लेंस बनाने के लिए? वाटर, ग्लास, प्लास्टिक और क्ले. कौन सा लग रहा है? कौन सा लग रहा है? कौन सा लग रहा है? क्ले, क्योंकि इट्स नॉट ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए. लेंस का डेफिनेशन जब स्टार्ट किया था तब बताए थे लेंस शुड बी ट्रांसपेरेंट मीडियम. चलो तो अब तक लेंस का पूरा पाठ कर चुके होगे, और ये अगर नहीं देखा पूरा सीरीज तो तुम्हें लेंस में से पूरा कंफ्यूजन रहेगा. एनिमेटेड वीडियो देख के पूरा समझ चुके होगे. ये पूरा अगर सीरीज देख लिया है तो लेंस के ऊपर जितने भी प्रॉब्लम बनेंगे 110% तुम सॉल्व करके आओगे, जितने भी प्रॉब्लम बनेंगे. ओके, अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो. बने रहो हमारे साथ. थैंक यू.